तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वंस ऑफ फिश किंग के एपिसोड 16 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा फिश किंग जो था वो अपने लिए कपड़े खरीदने के लिए जाता है, तो शॉपकीपर उसे वहां पर फ्री में कपड़े दे देता है और उसे कहता है कि ये कपड़े तुम्हारे लिए फ्री हैं। और साथ ही उसके बच्चे वहां पर अम्ब्रेला भी लेकर आते हैं और कहते हैं कि बाहर बारिश हो रही है, ये अम्ब्रेला भी हमारी तरफ से गिफ्ट है क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारा काफी ज्यादा भला हुआ है। तो अम्ब्रेला लेकर वहां पर से बाहर निकलता और कहता है कि मेरी पिछली लाइफ में मेरा कोई भी चाहने वाला नहीं था, लेकिन इस लाइफ में मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था कि अगर मैं यहाँ पर किसी की मदद करता हूँ तो उसके बाद बाकी सभी लोगों के साथ क्या होता है। क्योंकि पिछली लाइफ में मैं बहुत सारे ठग्स और बहुत सारे गुंडों को मार चुका हूँ, लेकिन कभी मैंने इस बात को महसूस नहीं किया कि लोग उसके उस बंदे से कितना प्यार करते हैं, उसे एक हीरो समझते हैं जिसने उन लोगों की जान बचाई हो। तो वो इस बात से काफी ज्यादा खुश अपना अम्ब्रेला लेकर वहां पर से आके गली में चलना स्टार्ट कर देता है। तो जब वो गली में चलता हुआ जा रहा था, इसी के साथ ही वो सोच रहा था कि दुनिया काफी ज्यादा बेहतर जगह बन जाएगी अगर यहाँ पर ऐसा कुछ बुरा ना हो। लेकिन जैसे वो आगे की तरफ थोड़ा सा जाता है, इसी के साथ ही उसका दोस्त प्योमियोंग जो होता है वो चलाता हुआ भागता हुआ आगे बढ़ रहा था और कहता है कि सभी लोग रास्ते से साइड के ऊपर हट जाओ। और वो वहां पर से लोगों को धक्के देता हुआ आगे की तरफ भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे वहां पर एक ग्रुप लगा होता है, एक ग्रुप जो कि उसे गालियां दे रहा था और उसे कह रहा था कमीने कहीं के यहीं पर रुक जाओ, हम तुम्हें जहां भी जाओगे वहीं पर भी जाकर ढूंढकर मार डालेंगे। तो हमारा यंग मास्टर जो होता है उसकी तरफ देखता और कहता है ये तो म्योंगो है, लगता है कि म्योंगो बेकार इंसान फिर से यहाँ पर किसी मुसीबत में पड़ गया है। तो म्योंगो जो होता है भागता हुआ सीधा फिश किंग के पास आ जाता और कहता है कि मेरे दोस्त कैसे हो तुम, काफी दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, बारिश हो रही है, क्या मैं तुम्हारे अम्ब्रेला के नीचे खड़ा हो जाऊं। तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और इतने लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं। और इसी के साथ ही वो कहता है कि लगता है कि तुम्हारी लाइफ तो काफी ज्यादा बिजी हो गई है। तो म्योंगो से कहता है कि ऐसा तो मत करो। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है मोयोंग क्लैन का दिखाया जाता है। मोयोंग क्लैन के अंदर एक मीटिंग हो रही होती है जहाँ पर सभी सुप्रीम एल्डर्स बैठे होते हैं, यानी सभी सेक्टर्स के एल्डर्स होते हैं बैठे मीटिंग कर रहे होते हैं। इसके साथ ही डॉगू क्लैन का जो मास्टर होता है वहाँ पर उन लोगों से कहता है कि मुझे यहाँ पर इस बात की काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि हम लोग काफी अर्से के बाद यहाँ पर दोबारा से इस मीटिंग में आकर इकट्ठे बैठे हैं। और जो मीटिंग रखने के लिए मास्टर मोयोंग बिन आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पर मीटिंग को अनाउंस किया। तो मास्टर मोयोंग कहते हैं कि हाँ बस यहाँ पर तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है, मैंने बस सभी एल्डर्स को इसलिए बुलाया ताकि हम लोग यहाँ पर इंटरनल मैटर्स को आपस में डिस्कस कर सके। जब किसी के साथ ही मास्टर मोयोंग कहते हैं कि मैं यहाँ पर ओयांग साइनिंग से बात करना चाहता था क्योंकि मास्टर ओयांग को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। एक तो यहाँ पर मर्चेंट ग्रुप के यंग मास्टर ने उनके जो लीडर, उनका जो कैप्टन था स्क्वाड का, ओयांग जूस को मार डाला और साथ ही उनके सारी स्क्वाड को भी वहां पर से निकाल दिया, जिसकी वजह से आपकी तो काफी ज्यादा इंसल्ट होगी। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर जो होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। मास्टर ओयांग उनकी बातें सुनकर वहां पर चुपचाप बैठे होते हैं। जबकि एक दूसरा एल्डर कहता है कि मैंने यहाँ पर सुना है कि मास्टर ओयांग जू जो था वो एक तलवारबाज है, यानी कि वो काफी एक्सपीरियंस तलवारबाज था, लेकिन इसके बावजूद वो एक मर्चेंट गिल्ड के यंग मास्टर के हाथ से मारा गया। ये तो बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ओयांग फैमिली को भी यहाँ पर शर्म महसूस होनी चाहिए कि उनके तलवारबाज इतने भी खास नहीं है। जब किसी के साथ ही वहां पर जो नामगुंग फैमिली के पैट्रियार्च बैठे होते हैं जो कि स्वर्ड एम्परर होते हैं, वो कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं, वहां पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं क्या वाकई में एक तलवारबाज यहाँ पर किसी के पंच खाकर मर गया, मुझे लगता है कि ये तलवारबाजी के नाम पर धब्बा है। तो इसी के साथ ही मास्टर ओयांग जो उन सभी के सामने सफाई देते हुए कहते हैं कि आप सभी लोगों को यहाँ पर ओयांग जू को मेरी फैमिली से जोड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने कब का उस कमीने को अपनी फैमिली से निकाल दिया था और उसकी स्क्वाड्रन को वो खुद लेकर वहां पर मर्चेंट ग्रुप में जाकर एक क्लैन गार्ड बना हुआ था। इसी वजह से मैं यहाँ पर उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोच रहा, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ बहुत ही मजेदार सोच रहा हूँ उस लड़के के लिए, उस लड़के ने जिसने हमारी बहुत ज्यादा इंसल्ट किया उसकी वजह, उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ बहुत ही खास प्लान कर रहा हूँ। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से गली का दिखाया जाता है जहाँ पर गली में हमारा फिश किंग जो होता है वो कहता है कमीना म्योंगो फिर से यहाँ पर मुसीबत इकट्ठी करके ले आया है। तो इसी के साथ ही वो उससे पूछता है क्या बताओ कि तुमने लोगों के साथ क्या कर दिया है। तो म्योंगो से कहता है कि मैंने यहाँ पर इस बार कुछ भी बुरा नहीं किया, ये कमीने लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। जबकि इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं वहां पर कहते हैं कि चुपचाप यहाँ पर हमारी तरफ आ जाओ। और साथ ही वो सभी कहते हैं कि लड़के तुम यहाँ पर इस सारे बखेड़े में मत पड़ो वरना हम लोग तुम्हें भी बुरी तरह से पीटने वाले हैं। जबकि वहाँ फिश किंग जो होता है म्योंगो से पूछता है म्योंगो ये बताओ ये लोग हैं कौन। तो वो कहता है कि ये सभी लोग इस वक्त बहुत ही खास किस्म का नोटोरियस अंडरवर्ल्ड ग्रुप है जो कि अपने आप को यहाँ पर रीपर ग्रुप कहता है, क्रिम्सन रीपर अलायंस के नाम से। और वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक है, उनका लीडर क्रिम्सन रीपर है, वो अपने आप को क्रिम्सन रीपर कहता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है। उसके नीचे यहाँ पर बहुत सारे थग्स हैं जो कि उसके नीचे काम करते हैं। आसपास के पूरे एरिया की अंडरवर्ल्ड गैंग को उसने पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया हुआ है, जहाँ पर उसी का राज चल रहा है। तो वो कहता है कि तुमसे यहाँ पर मार खाने के बाद जब तुमने मेरे पास इतना पैसा भी छीन लिया, मैं एक ब्लैक ऑक्शन के अंदर गया था और उस ब्लैक ऑक्शन के अंदर जाकर मेरे पास जो बची कुछ सेविंग्स थी उसके साथ मैं कुछ खरीदने वाला था ताकि मैं उसे महंगे दामों में आके बेच सकूं। लेकिन क्रिम्सन रीपर कमीना वहां पर अपनी गैंग लेकर आ गया और वहां पर आकर उसने पूरी ऑक्शन को टेक ओवर कर लिया और मेरे पास से मेरे पैसे छीनने की कोशिश की। तो मैं वहां से भागकर यहाँ पर आ गया। तो फिश किंग जो होता है उसकी बात सुनने के बाद से कहता है कि मुझे अपने हाथ दिखाओ, क्या तुम्हारे हाथ यहाँ पर बेहतर है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बुरी तरह से पीटा था। तो मुझे कहता है कि हाँ काफी बेहतर है, यानी कि अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए लेकिन फिर भी यहाँ पर ठीक है। तो इसी के साथ ही फिश किंग जो होता है वहां पर लड़कों से कहता है कि अभी इस लड़के के हाथ जहाँ पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, मुझे नहीं पता कि तुम लोग कौन सी गैंग से और कहां से आए हो, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही बार कहूंगा यहाँ पर से दफा हो जाओ। जब इस लड़के के यानी म्योंगो के हाथ ठीक हो जाएंगे या मैं या फिर ये हम दोनों मिलकर तुम्हें ढूंढ लेंगे और उसके बाद हम लोग अपना हिसाब चुकता कर लेंगे, इसलिए अभी के लिए यहाँ से दफा हो जाओ। तो ये बात सुनते हुए सभी लड़के हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि लड़के लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लगता है कि तुम किसी बड़ी फैमिली के यंग मास्टर हो जो यहाँ पर इस तरह से बात कर रहे हो। गैंगस्टर्स इस तरह से बातें नहीं सुनते और यहाँ पर इस तरह से हम लोग तुम्हारी बात मानने वाले हैं, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। तो वो सभी लोग यहाँ पर इस तरह कहने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उन सभी के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था क्योंकि हमारा फिश किंग उन सभी के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। तो वो कहते हैं कि जहाँ पर इस बंदे के बारे में कुछ ना कुछ तो अजीब है, इसके बंदे की बॉडी के अंदर से इतनी पावर निकल रही है कि हम सभी लोगों को महसूस हो रहा है जब भी क्रिम्सन रीपर की तरह ही खतरनाक है। इसी के साथ ही वहाँ पर उस ग्रुप के अंदर से एक सबसे छोटे वाला जो होता है उसे आगे भेजा जाता है और उसे कहा जाता है जल्दी से जाओ, जाकर उसके करीब जाओ, जाकर उसे बता कराओ हम लोग कौन है। तो वो छोटे वाला जो होता है वहाँ पर उसके करीब जाता
है अपनी उंगली हमारे फिश किंग के सामने करते हुए उसे धमकी देते हुए कहता है कि तुम हमें समझते नहीं हो कि हम लोग क्रिम्सन रीपर ग्रुप से हैं और तुम लोग हमें नहीं जानते, हम तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकते हैं, हम तुम्हें भी यहाँ पर मार डालेंगे। और जैसे वो इतनी बात करता है हमारा फिश किंग जो है वहीं पर अपनी उंगली को उसके माथे के ऊपर फ्लिक करता है। जब उंगली को माथे पर फ्लिक करता है तो बेचारा यंगेस्ट जो होता है उड़ता हुआ सीधा उन सभी के बीच से पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये कैसे हो गया। तो हमारा फिश किंग उनसे कहता है कि तुम सभी लोगों ने यहाँ पर मेरी बात को सुना नहीं, फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर भूख भी लगी हुई है और जब मुझे भूख लगती है तो फिर मैं यहाँ पर फाइट भी करता हूँ और फिर मैं मारता भी हूँ और मैं तुम सभी लोगों को फिलहाल के लिए मारना नहीं चाहता, इसलिए अब यहाँ पर से दफा आ जाओ। मैंने कहा ना कि जब मैं यहाँ पर जब मेरा मूड होगा मैं तुम सभी को ढूंढ लूंगा या फिर जब इसके हाथ रिकवर हो जाएंगे तब भी तुम्हें ढूंढ लूंगा, अब यहाँ पर से वापस चले जाओ। तो वो सभी लड़कियों से कहते हैं तो फिर ठीक है सर, हम लोग यहाँ पर से चले जाते हैं और सभी लोग वहाँ पर से भाग जाते हैं। तो उन सभी के वहाँ पर चले जाने के बाद वहाँ म्यूंगो जो था फिश किंग से कहता है कि मुझे भी यहाँ पर खाना चाहिए, मुझे भूख लगी हुई है, इतने दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया, जब से तुमने मेरे कैसीनो को लूटा तब से मेरे पास कुछ भी नहीं है। साथ ही उसे वहाँ पर भाषण देना शुरू कर देता है कि लास्ट टाइम भी तुमने मुझे इसी वजह से पीट लिया था क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी, उस वक्त मेरा पेट खाली था, इसी वजह से मैंने तुमसे मार खा ली और अपना कैसीनो भी तुम्हारे हाथों हार गया, वरना मैं यहाँ पर मार नहीं खाता। क्या तुमने कभी सुना नहीं है कि हमारा पेट भरा हुआ होना चाहिए? ग्रेट बुद्धा मॉन्क ने भी यही कहा था, उन्होंने कहा था कि खाली पेट यहाँ पर कोई काम नहीं करना चाहिए। तो हमारा फिश किंग उसे कहता बकवास बंद करो, अच्छा ठीक है मेरे साथ आ जा, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। इस तरह की बकवास डिटेल में बातें करने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ उसे अपने साथ लेकर रेस्टोरेंट में आ जाता है जहाँ पर उनके सामने खाना लाया जाता है। तो दोनों वहाँ पर ढेरों सारा खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पर खाना खाते खाते हमारा म्यूंगो जो कहता है वो कहता है कि तुम्हारे पेट में क्या कुआं तो नहीं निकल आया? पहले तो तुम यहाँ पर बहुत ही कम खाते थे, सिर्फ वाइन पिया करते थे और अब देखो यहाँ पर तुम कितने सारे बाउल स्टार्ट कर चुके हो। तुम्हारा फिश किंग उसे कहता है कि तुम भी तो देखो तुम कितने ज्यादा खा चुके हो। तो इसी के साथ वो वेटर से कहता है कि वेटर यहाँ पर 4 और बाउल्स ले आओ, मुझे लगता है कि 4 और बाउल्स भी यहाँ पर खाए जाएंगे। और इसी के साथ ही म्यूंगो जो होता है वहाँ पर सीरियस टोन में उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि वो दोनों जुड़वा कैसे हैं, क्या वो ठीक है? तो मुझसे कहता है कि हाँ वो दोनों ठीक है। तो म्यूंगो जो होता है वहाँ पर हमारे फिश किंग के साथ बैठा होता है खाना खाने के लिए और साथ ही उसे वहाँ पर ट्विंस के बारे में पूछता है। तो उसे बताता है कि ट्विंस ठीक है। तो म्यूंगो कहता है लेकिन वो वहाँ पर करते क्या है? तो वहाँ फिश किंग उसे कहता है कि वो लोग वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं। तो म्यूंगो से कहता है कि अब तुम उनसे कौन सी ट्रेनिंग करवा रहे हो? क्या वो यहाँ पर पेट भर का खाना खा रहे हैं? क्योंकि वो तो यहाँ पर ग्लूटनस स्पिरिट्स है, उनके पेट बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं और वो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है कि मैं एक अमीर आदमी हूँ, मैं एक मर्चेंट गिल्ड का मास्टर हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं उन्हें खिला सकता हूँ। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि जहाँ पर वो तुम्हारे पास रहकर प्रॉपर मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि तुमने यहाँ पर मार्शल आर्ट्स कैसे सीखी है? तो हमारा फिश किंग उसे कहता है लेकिन तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो वो कहता है कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं भी यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखने के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे मार्शल आर्ट्स आती होती तो मैं क्रिम्सन रीपर जैसे कमीने आदमी से डरकर कभी नहीं भागता। मुझे यहाँ पर पॉइजनस फॉक्स कहते हैं और मैं यहाँ पर किसी ऐसे बंदे से डरकर भाग रहा था जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उसके साथ ही जो है वो इतने खतरनाक नहीं है। क्रिम्सन रीपर के बारे में हमारा फिश किंग उससे पूछता है तो उसे कहता है क्रिम्सन रीपर जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है, वो भी तुम्हारी तरह यहाँ पर एक सिंगल इंसान है जिसने अपने नीचे इतने सारे थग्स को इकट्ठा किया हुआ है। क्रिम्सन रीपर के नीचे बहुत सारे ठग्स है, यानी कि इतने सारे लोग हैं कि हम लोग उनकी गिनती भी नहीं कर सकते। इसी वजह से वो यहाँ पर आसपास के एरिया के ऊपर राज कर रहा है। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है लेकिन तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊं? तो हमारा म्यूंगो से कहता है मेरे दोस्त अगर तुम वाकई मुझे मार्शल आर्ट सिखाओगे तो फिर तो अच्छा रहेगा, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? तो वो कहता है हाँ मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन बताओ कि तुम सीखना क्या चाहते हो? तो म्यूंगो से कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे ये सीखना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर कैसे किसी को मार सकता हूँ, मैं यहाँ पर पॉइजनस फॉक्स चुल म्यूंगो हूँ, मैं कुछ भी सीख सकता हूँ। तो इसी के साथ में फिश किंग कहता है तो फिर ठीक है यहाँ पर आओ, पहले आकर मेरे सामने अपना सर झुकाओ, यानी घुटने टेको और अपना माथा रगड़ो, तभी मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगा। तो म्यूंगो से कहता है क्या तुम यहाँ पर चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने अपना सर झुकाऊं? तुम तो मेरे इंसल्ट कर रहे हो। फिर साथ ही वो उठता और जाकर उसके सामने अपना सर झुका देता और कहता है लेकिन मैं सीखने के लिए कुछ भी करूंगा और तुम तो वैसे मेरे दोस्त, तो तुम्हारे सामने तो ऐसा किया जा सकता है। तो उसके वहां पर सर झुकाने के बाद उड़ता वापस कुर्सी के पर आकर बैठ जाता और कहता है कि सीरियसली क्या तुम वाकई मुझे कुछ सिखाओगे भी या नहीं? तो इसी के साथ ही हमारा फिश किंग जो होता है उसके पास जो अम्ब्रेला होता है उस अम्ब्रेला को उठाकर सामने की तरफ उसके साथ एक स्ट्राइक लगाता है और स्ट्राइक लगाकर उसे कहता है कि ये लो ये अम्ब्रेला तुम अपने पास रखो। तुमने यहाँ पर देखा कि मैंने कैसे यहाँ पर इस अम्ब्रेला को स्विंग किया है? तो उसे कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर देखा, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही? तो हमारा फिश किंग उसे कहता है कि हाँ बस इतना ही, तुम्हें बस यहाँ पर इसी मूव को कॉपी करना है। जब तुम इस मूव को अच्छी तरह से कॉपी कर लोगे तुम यहाँ पर किसी को मारने के लायक हो जाओगे। तो म्यूंगो से कहता है क्या तुम ऐसा मजाक कर रहे हो? मैंने यहाँ पर तुम्हारे सामने अपना सर भी झुकाया और तुम यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक अम्ब्रेला घुमाने की टेक्निक बता रहे हो, जबकि मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम मुझे मार्शल आर्ट सिखाओ, तुम यहाँ पर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन हमारा फिश किंग उसके सर में अम्ब्रेला मारता है और उसे कहता है बकवास बंद करो, अगर तुम यहाँ पर कुछ करना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर इस अम्ब्रेला को अपने एक हाथ में पकड़ना होगा, एक ही हाथ के साथ अम्ब्रेला को पकड़कर सामने की तरफ वैसी प्रैक्टिस करनी होगी, स्ट्राइक लगानी होगी जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्राइक लगाई थी। मैं चाहता हूँ कि आज से तुम अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करो, तुम्हें बस यहाँ पर 1,00,000 बार इसको यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। 1,00,000 बार अगर तुमने यहाँ पर अपने अम्ब्रेला को ऐसे स्ट्राइक लगाना सीख लिया तो तुम यहाँ पर किसी को मारने के काबिल हो जाओगे। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो फिर मार्शल आर्ट सीखने के बारे में भूल जाओ, ना ही मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ सिखाने वाला हूँ। सबसे पहला तुम्हारा टास्क यही होने वाला है कि तुम्हें अम्ब्रेला को 1,00,000 बार यहाँ पर घुमाना है। तो इसी के साथ ही उसे कहता है लेकिन तुम यहाँ पर मुझे क्या कह रहे हो, कितनी बार यहाँ पर घुमाना है? तुम्हारा फिश किंग उसे कहता है 1,00,000 बार। तो उसे कहता है क्या 1,00,000 बार? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? 1,00,000 बार कौन कैसे मैं यहाँ पर इस अम्ब्रेला को इस तरह से स्ट्राइक लगा सकता हूँ? 1,00,000 बार तो बहुत ज्यादा होता है। तो इसी के साथ ही फिश किंग उसे कहता है कि पॉइजनस फॉक्स, तुम अपने आप को पॉइजनस फॉक्स कहते हो जबकि तुम यहाँ पर एक चूहे की तरह डरकर वहां पर से भाग कर आ गए। मुझे लगता है कि अगर तुम यहाँ पर पॉइजनस फॉक्स हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर पॉइजनस फॉक्स बनना चाहिए। और वो आगे बढ़ता है, उसको कॉलर से पकड़ता है, गुस्से के साथ उसके ऊपर एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर अपनी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है? क्या तुम अपनी इज्जत नहीं करते जब तक तुम
अपनी इज्जत नहीं करोगे तब तक तुम यहाँ पर कुछ भी सीख नहीं पाओगे, ना ही कोई दूसरा तुम्हारी इज्जत करेगा। तुम अपने आप को पॉइजनस फॉक्स कहते हो, लेकिन एक चूहे की तरह यहाँ पर सभी लोगों से डर कर भाग गए, जबकि तुम उनमें से आधे लोगों को बड़ी आसानी से टेक डाउन कर सकते थे, क्योंकि वो सभी के सभी नॉर्मल लोग थे, उनमें से कोई भी मार्शल आर्टिस्ट नहीं था। तुम यहाँ पर 1 लाख बार इस अम्ब्रेला को घुमाते हो, तो मुझे लगता है कि 1 लाख बार पूरा से घुमाने के पहले तुम यहाँ पर उनमें से आधे लोगों को तो अम्ब्रेला के साथ हिट करके ही मार डालोगे। तो क्या तुम यहाँ पर सीखना चाहते हो? क्या तुम्हारे अंदर वो आग है कि तुम इसको सीख पाओ? तो ये बात सुनने के बाद म्योंगो कहता है कि मुझे लगता है कि ये वाकई में सीरियसली बात कर रहा है। तो म्योंगो कहता है कि ठीक है यार, तुम ठीक है, इस तरह से मेरे पर गुस्सा तो ना हो, ठीक है, मैं करने को तैयार हूँ। और वो बाहर की तरफ देखता है तो बारिश भी रुक जाती है, तो वो उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा अम्ब्रेला लेकर जा रहा हूँ। तुम्हारा फिश किंग उसे कहता है ये अम्ब्रेला मुझे बच्चों ने गिफ्ट दिया था, तो ये सही सलामत मुझे वापस चाहिए होगा। तो वो कहता है ठीक है, मैं उधार लेकर जा रहा हूँ। तो उस अम्ब्रेला को लेकर वहाँ पर से बाहर निकल जाता है। जब किसी के साथ ही वेटर आती है और आकर कहती है सर क्या आप अपने दोस्त के लिए भी यहाँ पर बिल देंगे? तो हमारा फिश किंग कहता है हाँ क्यों नहीं। और उसके साथ ही हमारा जो फिश किंग होता है वो कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि ये लड़का म्योंगो जो है यहाँ पर संभल पाएगा। अगर इसने यहाँ पर इससे 1 लाख बार घुमा लिया तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर जिंदगी में थोड़ा सा सीरियस हो जाएगा और उसे मार्शल आर्ट्स भी आ जाएंगी। साथ ही हमारा फिश किंग कहता है कि अब यहाँ पर बड़ा मसला यह है कि ये क्रिम्सन रीपर अलायंस है क्या? और वापस आने के बाद वो अपने दोनों जुड़वा से पूछता है क्या तुम्हें यहाँ पर क्रिम्सन रीपर के बारे में कुछ पता है? तो यहीं पास नेक्स्ट सीन में क्रिम्सन रीपर का दिखाया जाता है कि जहाँ पर वो एक लड़की के साथ मजे करते करते वहीं पर अपने 2 लोगों को मार चुका होता है और बाकी के सभी लोग सर झुकाकर उसके सामने बैठे होते हैं। तो वो उनसे कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर क्या कहा कि वहाँ पर किसी ने हमारे साथियों को मार डाला और चुल म्योंगो तुम्हारे हाथ से बचकर निकल गया। तो वो लोगों से बताते हैं जी सर वहाँ पर हम लोग चुल म्योंगो का पीछा कर रहे थे। तो म्योंगो भागता वहाँ पर अपने एक साथी के पास चला गया और उस साथी ने सिर्फ एक उंगली घुमाकर हमारे सबसे यंगेस्ट सोल्जर था उसको पीट दिया, उसको मार डाला। इसी वजह से उसने यहाँ पर हमें कहा कि वो हमें ढूंढ निकालेगा और हम लोग वहाँ पर से वापस आ गए। हम लोग वहाँ पर और क्या कर पाते, वो बंदा एक स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट था, हम उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाए, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान था और कहा जा रहा है कि इस वक्त वो उस रीजन का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और यंगेस्ट वॉरियर है। तो ये बात सुनते ही उनका जो रीपर होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है कमीनो तुम्हें लगता है कि मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, साथ ही अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग यहाँ पर अपनी स्क्वाड को स्टैंड बाय रखो, हम लोग उन दोनों को ढूंढने के लिए जाएंगे और उन दोनों को ढूंढ कर मार डालेंगे। यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमें जुड़वा का दिखाया जाता है कि जुड़वा जो होते हैं वहाँ पर हमारे फिश किंग को उनके उसके बारे में बता रहे होते हैं कि क्रिम्सन रीपर कौन है। तो उसे बताता है कि वो भी यहाँ पर गलियों का एक थग था, यानी कि गलियों में गुंडा था, लेकिन उसके बाद उसने मार्शल आर्ट सीखी और वो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। उसने अपने नीचे बहुत सारे ठग्स को इकट्ठा कर लिया, यानी कि उसके नीचे बहुत सारे लोग आकर जुड़ते गए और उसकी टीम इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसने आसपास के बहुत सारे अंडरवर्ल्ड गैंग्स के ऊपर कब्जा कर लिया, बहुत सारे मर्चेंट ग्रुप्स को भी उसने बुरी तरह से लूटा और उसके बाद अब यहाँ पर उनके पास टैक्सेस लेता है, जो भी उसे टैक्स नहीं देता तो उसे मार डालता है। उसका गुस्सा जो है बहुत ज्यादा, यानी वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला इंसान है, इसी वजह से सभी लोग उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। और योकवान में उसने इस वक्त अपना बेस बना रखा है, जहाँ पर एक ब्रोथल के अंदर हर वक्त वो लड़कियों के साथ मजे करता रहता है। तुम्हारा फिश किंग उनसे कहता है कि मैंने सुना कि कल उसने यहाँ पर एक ऑक्शन हाउस को लूटा, पूरे के पूरे ऑक्शन हाउस के अंदर जो कुछ भी था वो सब कुछ उसने लूट लिया है। तो दोनों जुड़वा उसे कहते हैं कि हाँ वो बंदा कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, इस तरह के बंदे से जितना दूर रहा जाए उतना बेहतर है। तुम्हारा फिश किंग कहता है कि ये काफी ज्यादा ट्रबलसम है, अगर उसने यहाँ पर इस तरह का सोच लिया और उसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया और उसे ये पता चल गया कि मैं इस मर्चेंट ग्रुप का यंग मास्टर हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि हमारा मर्चेंट ग्रुप भी यहाँ पर खतरे में पड़ जाएगा। तो इससे पहले कि वो बंदा यहाँ पर आए मुझे वहाँ पर जाकर उसे निमट लेना चाहिए। यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमें युकवान शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ब्रोथल हाउस होता है। उस ब्रोथल हाउस के अंदर जहाँ पर दिखाते हैं कि काफी सारी बिल्डिंग्स होती है, यानी वो काफी ऊंची बिल्डिंग होती है और उसके अंदर काफी सारे फ्लोर्स भी होते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं, बहुत सारी लड़कियां वहाँ पर काम करती हैं। तो एक लड़की जो वहाँ की मैनेजर होती है वो अपने लोगों से अपनी लड़कियों से कह रही होती है कि जाओ जाकर सभी गेस्ट रूम्स को जाकर चेक करो कि किसी को किसी लड़की या फिर किसी स्पेशल आइटम की जरूरत तो नहीं है। इसी के साथ ही सामने एक लड़की को दिखाता है जो कि बुरी हालत में रूम के अंदर से निकल कर आती है और बाकी की लड़कियों से सहारा दे रही होती हैं। तो बाकी वहाँ पर आती है और कहती है कि इसके साथ क्या हुआ। तो वो कहती है कि ये दोनों लड़कियां जो थी ये क्रिम्सन रीपर के रूम में गई थी उसे सर्व करने के लिए, तो एक तो भी वहीं पर उसके रूम के अंदर ही और दूसरी इसकी हालत देखो, उसकी बेचारी की टांगों के बेस से खून निकल रहा होता है। तो हमारी जो ओनर होती है वो कहती है कमीना कहीं का, अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, उसने पहले से यहाँ पर इसके ऊपर कब्जा किया हुआ और हमारे बिजनेस का आधा टैक्स तो वो ले जाता है। उसी के साथ ही ओनर जो होती है वहाँ पर अपनी लड़कियों से कहता है कि इसे जल्दी से नीचे ले जाओ, जाकर इसका ट्रीटमेंट करवाओ और इसे रेस्ट करने दो। एक नया ओनर नीचे एक नया कस्टमर नीचे आया है, मैं जाकर उसे डील करती हूँ, देखती हूँ कि उस कस्टमर को क्या चाहिए। ये जो नया कस्टमर आया वो हमारा यंग मास्टर फिश किंग होता है। फिश किंग जो होता है वहाँ पर उस रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है, उस वैशाखाना के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है क्रिम्सन रीपर वहाँ पर है। तो वहाँ पर आने के बाद लड़की जो होती है जो ओनर होती है वो भागती हुई उसके पास जाती है और कहती है कि वेलकम सर, मुझे लगता है कि आप पहली बार यहाँ पर आए क्योंकि मैंने आज से पहले आपको यहाँ पर नहीं देखा, तो बताएं कि आप यहाँ पर क्या करना चाहेंगे। हमारे पास सबसे बेस्ट लड़कियां हैं, यहाँ की सबसे बेस्ट लड़कियां हमारे पास ही मिलेंगी। जबकि हमारा फिश किंग जो होता है वहाँ पर उसकी बात को काटते हुए कहता है कि मुझे ये बताओ कि क्रिम्सन रीपर यहाँ पर है। तो ये बात सुनती हुई उसे कहते हैं एक्सक्यूज मी, आप यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं। तुम्हारा फिश किंग उसे कहता है कि मैं क्रिम्सन रीपर को ढूंढ रहा हूँ, क्या वो यहाँ पर इस जगह के ऊपर है, मुझे पता चला है कि वो यहीं पर है। तो इसी के साथ ही मैडम उसे कहती है कि अच्छा तुम यहाँ पर एसोसिएशन के लीडर को ढूंढ रहे हो, क्या तुमने यहाँ पर उससे मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट ली थी, क्योंकि यहाँ पर उससे ऐसे कोई नहीं मिल सकता और ना क्योंकि यहाँ पर उसके बहुत सारे लोग हैं और तुम उस तक पहुंच भी नहीं पाओगे। और इसी के साथ ही वो सोच रही होती है कि वो इस वक्त अपस्टेयर ऊपर रूम में है और जहाँ पर हमारी एक लड़की भी है, क्या मैं इसे बता दूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये है कौन और वहाँ पर जाकर क्या करने वाला है। तो इसी के साथ ही फिश किंग जो होता है उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बातों से समझ गया हूँ कि वो ऊपर है, चलो ठीक है मैं खुद ही जाकर उसे ढूंढ लेता हूँ, बस यहाँ पर इतना करो कि अपनी सभी लड़कियों को लेकर इस जगह से बाहर निकल जाओ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा खून खराबा होने वाला है। जब किसी के साथ ही ओनर सोच रही होती है कि हमारी एक लड़की की हालत उस कमीने ने बुरी कर दी और दूसरी लड़की वहाँ पर अभी भी रूम के अंदर है, पता नहीं उसकी क्या हालत की होगी। तो मुझे लगता है कि अगर ये बंदा जाकर क्रिम्सन रीपर को मार सकता है तो उसे मार देना चाहिए। और साथ ही उसे कह दिया कि प्लीज सर ऊपर जाना काफी ज्यादा दिक्कत भरा होगा, क्या आपको वाकई में लगता है कि आप ऊपर
ऊपर तक पहुंच पाएंगे। तो वहाँ फिश किंग उसे कहता है कि मेरे रास्ते में तो बहुत सारी दिक्कतें आई, मैं लेकिन हर एक दिक्कत को पार करके ऊपर तक जरूर पहुंचूंगा, यही तो मेरी जिंदगी का मोटो रहा है। और इसी के साथ हमारा फिश किंग जो होता है सीढ़ियां चढ़ते हुए वहाँ पर ऊपर की तरफ जाता है। जैसे वो फर्स्ट फ्लोर को पार करके यानी कि पहले फ्लोर के ऊपर पहुंचता है तो वहाँ पर गार्ड्स खड़े होते हैं। वो उसे कहते हैं कि लड़के तुम कौन हो, यहाँ पर ऊपर किधर आ रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई अपॉइंटमेंट है, बिना इजाजत के तुम ऊपर बिल्कुल भी नहीं आ सकते। जबकि वहाँ फिश किंग उसकी बात को इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ता जाता है तो वो गार्ड कहता है कमीने कहीं कि क्या तुमने मेरी बात को सुना नहीं, क्या तुम बहरे हो। और साथ ही वो जैसे अपने बाले के साथ अटैक करता है, इसी के साथ वहाँ फिश किंग उसके बाले को पकड़ लेता है। उसके बाले को पकड़ने के बाद उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे उठाकर वहीं पर फर्स्ट फ्लोर के पटक कर मारता है। जैसे ही उसे उठाकर पटकता है तो वहाँ पर शोर मच जाता है, सभी लोग वहाँ पर से डरकर भागना शुरू कर देते हैं। जबकि क्रिम्सन रीपर के साथी जो होते हैं वहाँ पर निकल कर आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये कमीना कहाँ से आया है, इसकी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आकर हमारे बेस के ऊपर अटैक करने की, ये क्रिम्सन रीपर के बेस के ऊपर क्रिम्सन रीपर अलायंस के लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। जबकि वहाँ फिश किंग उनसे कहता है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं अटैक कर रहा हूँ, वैसे मैं तुम सभी को मारने वाला हूँ। अगर तुम लोग यहाँ पर मुझे चुपचाप बता दोगे कि तुम्हारा वो कमीना रीपर कहाँ पर है, कौन से फ्लोर के ऊपर है, तो तुम सभी लोग बच सकते हो। लेकिन इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते और कहते हैं इस कमीने को मार डालो। तो वहाँ पर दिखाता है कि वहाँ पर 5-6 फ्लोर्स होते हैं और हर एक फ्लोर के ऊपर से लोग भागते हुए उसकी तरफ आगे बढ़े होते हैं। ये तो बिल्कुल यहाँ पर एक कुंफू वाली मूवी की तरह हो गया जिसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एक मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि वहाँ फिश किंग जो होता है अपने 5वें पावर को रिलीज करता है और अपनी व्हाइट थंडर पाम को टेक्निक को यूज करते हुए कहता है कि लगता नहीं है कि इतनी आसानी से मैं ऊपर पहुंच पाऊंगा, तुम सभी को मार कर मुझे अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। और साथ ही वहाँ पर एक वाले को पकड़ता है, उसके सर के ऊपर हाथ रखता है, फिर साथ उसे उठाकर पटक कर ग्राउंड के ऊपर मारता है, जिससे 2-4 जो होते हैं और उनके साथ पटकने के बाद ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। तो उसके बाद एक और लड़का आगे से निकलता है जिसके हाथ में वहाँ पर चेन और कांटू वाला बॉल होता है, वो उसे घुमाकर जैसे ही उसके ऊपर मारता है, इसी के साथ फिश किंग जो होता है उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और उसके हाथ से उसकी चेन को छीन लेता है और उस कांटू वाले बॉल को लेकर कहता है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझे ये दोगे, और उसी के बॉल को पकड़कर वहाँ पर रास्ते में आने वाले उन सभी लोगों को पीटना शुरू कर देता है। तो वो सभी लोग आधे वहीं पर गिर जाते हैं, आधे वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर से नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं। जब किसी के साथ ही फिश किंग कहता है कि अभी तो यहाँ पर काफी सारे रूम्स बचे हैं, मुझे यहाँ पर हर एक फ्लोर के हर एक रूम को चेक करना पड़ेगा। और साथ ही वहाँ पर रूम के दरवाजे तोड़ा होता है और आगे की तरफ बढ़ता जाता है और बड़ी तेजी के साथ घूमता है। जहाँ पर रास्ते में बहुत सारे लोग होते हैं वो सभी को पीटते पीटते आगे की तरफ बढ़ता जाता है। वहाँ पर रास्ते में जितने दरवाजे होते हैं वो उस कांटू वाले बॉल को दरवाजों के ऊपर मार रहा होता है, गोल गोल घूम रहा होता है, क्योंकि वो पैलेस जो होता है वो गोल दायरे में बना होता है, फ्लोर जो होते हैं ऊपर की तरफ चलते जाते हैं। और फिश किंग जो होता है पूरे एक फ्लोर के ऊपर जितने भी रूम्स होते हैं सभी के दरवाजे तोड़ देता है और कहता है कि लगता नहीं है कि वो कमीना जहाँ पर है, लगता है कि ऊपर वाले फ्लोर पर जाना पड़ेगा। और इसी के साथ ऊपर वाले फ्लोर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ब्लैक रीपर जो होता है उसने उस लड़की के साथ मजे मजे करने के बाद अब यहाँ पर रेडी बैठा होता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि नीचे कोई ना कोई तो है जो शोर मचा रहा है। और इसी के साथ उसके 2 साथी जो होते हैं वो दरवाजा टूटने के साथ ही अंदर आकर गिरते हैं और वो से कहता है कि एसोसिएशन लीडर प्लीज हमें बचा लीजिए। ये वही लड़का है जिसके बारे में हमने आपको बताया था जिसने म्यूंगो को बचा लिया था, ये वो इस मर्चेंट ग्रुप का यंग मास्टर है। तो इसी के साथ ही हमारा यंग मास्टर फिश किंग अंदर आता है और कहता था फाइनली मैंने यहाँ पर तुम्हें ढूंढ लिया। कमीने कहेंगे क्या तुम यहाँ पर किसी निचले फ्लोर के ऊपर नहीं रुक सकते थे, तुम यहाँ पर 5वें फ्लोर के ऊपर हो। तो क्रिम्सन रीपर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रहे हो, तुम यहाँ पर आराम से मेरे तक पहुंच सकते थे। तुम सीधा आकर ये कहते कि तुम म्यूंगो की जगह के ऊपर यहाँ पर उसकी टैक्स कलेक्शन पे करने के लिए आया, तो हम लोग यहाँ पर तुम्हें पीटते नहीं और तुम्हें यहाँ पर आसानी से आने देते, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मुश्किल भरा रास्ता चूज करना था। तुम्हारा फिश किंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर डेप्ट कलेक्शन के लिए तो आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ देने के लिए नहीं बल्कि तुमसे लेने के लिए आया हूँ। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि 5वां फ्लोर कुछ ज्यादा ही हाई था और यहीं पर से नीचे दिखाता है कि नीचे जितने फ्लोर होते हैं चारों फ्लोर के ऊपर वहाँ पर उसके साथियों की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। क्रिम्सन रीपर उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी वेलकम पार्टी बिल्कुल ही पसंद नहीं आई, लेकिन कोई बात नहीं, अब जबकि तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो अब यहाँ पर इस जगह से आगे तुम्हारा अंत जो है वो यही होने वाला है कि तुम मेरे हाथ से मरोगे। जबकि वहाँ फिश किंग उसे कहता है कि मुझे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर भी उठाकर तुम्हें ग्राउंड के ऊपर पटक सकता हूँ। और इसी के साथ ही वहाँ क्रिम्सन रीपर जब उसके सामने उठकर खड़ा होता है तो उसका कद काफी ज्यादा बड़ा होता है, साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है। हमारे रीपर की तरफ देखता है और उसे कहता है कि आपने पता है कि मेरी सबसे स्पेशल खूबी क्या है। तो रीपर उसे कहता है कि मेरी सबसे स्पेशल खूबी यह है कि मैं लोगों को ऊपर से नीचे की तरफ देखता हूँ, क्योंकि वो सभी लोग मुझसे छोटे हैं और मुझसे नीचे ही रहेंगे, कभी मेरे कद तक नहीं पहुंच पाएंगे। जबकि मैं फिश किंग सोच रहा था कि मेरी पिछली लाइफ में मुझे यहाँ पर इस तरह के अंडरवर्ल्ड के गुंडों को पीटना बहुत ज्यादा पसंद था, क्योंकि इन अंडरवर्ल्ड के गुंडों को यही लगता है कि इनसे बेहतर इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता और इनको मारकर बहुत ज्यादा मजा आता है, जैसे कि इस कमीने को भी यहाँ पर मारकर मुझे मजा आने वाला है। जब किसी के साथ हमारे फिश किंग की नजर वहाँ पर बिस्तर के ऊपर पड़ी हुई लड़की की डेड बॉडी के ऊपर पड़ती है कि वहाँ पर लड़की जो होती है बिस्तर के ऊपर पड़ी होती है, लेकिन उस बेचारी की ब्लीडिंग की वजह से वो मर चुकी होती है। तो हमारा रीपर उसे कहता है कि तुम्हें उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, ये लड़की यहाँ पर मुझे मजे देने के लिए आई थी, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा जोर का झटका लगा दिया जिसकी वजह से वो बेचारी मर गई है। लेकिन अफसोस अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है। वहाँ फिश किंग उसे कहता है कि पहले तो मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ सबक सिखाने वाला था, लेकिन अब मुझे लगता है कि सिर्फ सबक सिखाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अब तुम्हें यहाँ पर जान से मारना पड़ेगा। तो उसी के साथ ही हमारा फिश किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जबकि रीपर उसे कहता है कि इस तरह की बातें मुझसे बहुत सारे लोग कर चुके हैं, लेकिन वो सभी लोग जो यहाँ पर मुझे ये कहते थे कि वो मुझे मार डालेंगे, मैंने अपने दोनों हाथों के साथ उनकी बॉडी को अपने हाथ से चीर दिया। तुमने ये बात तो सुनी होगी, तुमने किसी कहानियों में सुना होगा कि मैं अपने हाथों के साथ उनको यहाँ पर 2 हिस्सों में चीर देता और तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। तो नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाता है कि सभी लड़कियां जो होती हैं वहाँ पर उस पैलेस को छोड़कर बाहर की तरफ भाग रही होती हैं, जबकि यहीं पर दिखाते हैं कि एक लड़का जो होता है वो कहता है यहाँ पर चल क्या रहा है, क्यों लड़कियां बाहर की तरफ भाग रही हैं। और जैसे वो अंदर जाने लगता है इसी के साथ ही पीछे से कोई छतरी के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, छतरी उसके सर में मारता है, जिससे वो लड़का वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और मर जाता है। तो ये लड़का जो होता है ये म्यूंगो होता है। म्यूंगो ने अपने सर के ऊपर वहाँ पर कागज चढ़ा रखा होता है, साथ ही
वहाँ पर वो गिनती गिन रहा था, क्योंकि उसे 1 लाख बार वहाँ पर उस छतरी की स्ट्राइक लगानी होती है और अभी तक वो यहाँ पर सिर्फ 2874 तक ही पहुंचा होता है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर पता नहीं कब 1 लाख तक अपनी इस तलवार को यानी इस छड़ी को यहाँ पर स्विंग कर पाऊंगा। तो इसी के साथ ही वहाँ मिंगो जो होता है उस लड़की को मारने के बाद आगे बढ़ता है, फिर से अपनी तलवार को घुमाना शुरू कर देता है, यानी अपनी छतरी को घुमाना शुरू कर देता है। और जैसे वो यहाँ पर 2877 तक पहुंचता है, इसी के साथ ही पीछे बिल्डिंग के अंदर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो मिंगो कहता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, इतना बड़ा एक्सप्लोजन कैसे हो गया। तो जहाँ हमारा मिंगो जो होता है वहाँ पर अपनी छड़ी को घुमा कर यानी अपनी छतरी को घुमाकर वहाँ पर उन लोगों को मार रहा होता है, इसी ग्रुप के लोगों को। और वहीं पर पैलेस के पीछे वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है। तो वो कहता है कि अब ये क्या हो गया, वहाँ पर ये धमाका कैसे हुआ है। तो इसी के साथ ही दिखाता है कि वहाँ पर उस धमाके के अंदर से एक बंदा बाहर की तरफ गिरता है, तो वो यहाँ पर क्रिम्सन रीपर होता है। तो रीपर वहाँ पर से बाहर की तरफ गिरता है और इसी के साथ ही हमारा यंग मास्टर जो होता है वहाँ पर से निकलकर उसके ऊपर अपने दोनों हाथ जोड़कर एक जबरदस्त पंच मारने के लिए नीचे आता है। और ऊपर से जैसे वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करता है तो वो सीधा ग्राउंड के ऊपर धड़म से आकर गिरता है। और उसके बाद हमारा फिश किंग जो होता है उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो रीपर जो होता है वो वहाँ पर हंसते हुए उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि ये तो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है, मुझे तो लगा था कि तुम काफी कमजोर इंसान हो, लेकिन तुम इतने भी कमजोर इंसान नहीं हो, तुम तो काफी ज्यादा बेहतर हो। साथ ही हमारा फिश किंग जो होता है अपनी जैकेट उतार देता है और साथ ही अपने साथी से कहता है कि मेरा वेपन लेकर आओ। और इसी के साथ से वहाँ पर वेपन दे दिया जाता है। तो जब वो वेपन अपने हाथ में पकड़ता है तो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर एक अच्छी फाइट एक्सपेक्ट कर रहा था और तुम वाकई में काफी ज्यादा बेहतर। और साथ ही वो अपने हाथ में उस बॉल को घुमाकर सामने की तरफ थ्रो करता है। तो हमारा फिश किंग ऊपर की तरफ जंप करता है, उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, लेकिन रीपर जो होता है वहीं पर से फिर से अपने बॉल को घुमाकर उसकी तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से हमारा फिश किंग जो होता है उसके बॉल की रस्सी को वहीं पर पकड़ लेता है। और उसको पकड़ने के बाद उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी के साथ एक वेपन के साथ मेरे पर अटैक करके मुझे हरा पाओगे। तो क्रिम्सन रीपर कहता है कि इसने तो यहाँ पर इसको पकड़ लिया और हमारा फिश किंग से अपनी तरफ खींच रहा होता है। जब उसे अपनी तरफ खींच रहा होता है तो रीपर उसे अपनी तरफ खींच रहा होता है। तो रीपर कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी आम से मर्चेंट ग्रुप का कोई यंग मास्टर तो दिखाई नहीं देता, ये तो ऐसे लगता है जैसे कोई वेटरन है जो कि पहले यहाँ पर बहुत सारी जंगें जीत चुका है, बहुत सारी फाइट्स कर चुका है। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे यहाँ पर एक ऐसे मेथड को यूज करना होगा जिसे रीबाउंड फोर्स कहा जाता है। तो इसी के साथ ही वो रस्सी को छोड़ देता है और रस्सी को छोड़ने के साथ बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले हो। और जब वो उसके करीब पहुंचता है उसे कहता है कि देखता हूँ कि तुम मेरे पंच को ब्लॉक कर पाते हो या नहीं। जबकि हमारा फिश किंग सोच रहा था क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर इस पंचिंग टेक्निक के साथ मुझे मार पाओगे। तुमने मीटियोराइट हैमर टेक्निक को मास्टर किया हुआ है। मीटियोराइट फिश स्ट्राइक टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, लेकिन मेरे पास जो व्हाइट पाम थंडर टेक्निक है ये उससे ज्यादा कमजोर है। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली टेक्निक क्या होती है। तो इसी के साथ हमारा यंग मास्टर फिश किंग जो होता है वहीं पर से अपने हाथ को घुमाकर उसके हाथ यानी उसकी फिश को वहां पर ब्लॉक कर लेता है। और उसको ब्लॉक करने के बाद उसे कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ अब आगे क्या होने वाला है। जब तुम फिश किंग के सामने खड़े हो तो फिर तुम्हारी फिश टेक्निक जो है बिल्कुल बेकार है। फिश किंग के सामने तुम यहाँ पर अपनी फिश पाम टेक्निक दिखाना चाहते हो और साथ ही उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है। तो जब फिश किंग उसके पेट में पंच मारता है तो क्रिम्सन रीपर वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है और घुटनों के बल नीचे गिर जाता है। उसके पेट में एक जबरदस्त झटका लगता है। तो वो कहता है कि कमीने कहीं क्या तुमने भी यहाँ पर किसी फिश टेक्निक को मास्टर किया हुआ है। और इसी के साथ ही अपने कपड़े फाड़ता है और अपने डोले शोले इंक्रीज करता है, अपनी पावर्स को इंक्रीज करता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर प्रॉपर्ली तुम्हें फेस करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इसी तरह फेस किया जा सकता है। तो रीपर उसे कहता है कि तुमने ये स्टोरी तो सुनी होगी कि मैंने बहुत सारे लोगों को सेंटर से 2 हिस्सों में चीर दिया और इसी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए इसी टेक्निक के साथ मैंने ये किया था। और उसके करीब पहुंचने के बाद जब उसे चीरने के लिए करीब पहुंचता है तुम्हारा फिश किंग वहीं पर से अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसको गले से पकड़ लेता है। गले से पकड़ने के बाद धोबी पिछाड़ यूज करते हुए वहीं पर उसे ग्राउंड के ऊपर उठाकर पटक देता है। जब वो उसे ग्राउंड के ऊपर पटकता है तो रीपर वहां पर नीचे गिरा गिरा सोच रहा होता है कि ये मैंने किस मॉन्स्टर से पंगा ले लिया, मेरी सारी की सारी स्ट्रेंथ यहाँ पर इसके सामने बिल्कुल बेकार है। ये बंदा मुझसे ज्यादा ओवरवेल्म्ड ऐसे लगता है जैसे कोई सुप्रीम राम का मास्टर मेरे सामने खड़ा हो। तो हमारा फिश किंग जो होता है उसके मुंह के ऊपर हाथ रखता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर दूसरों को अपनी टेक्निक सिखाकर मजा आता है ना, दूसरों को टॉर्चर करके तुम्हें मजा आ रहा था ना, मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि असली टॉर्चर क्या होता है। क्या तुम यहाँ पर मेरी टेक्निक देखना चाहोगे? मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ कि असली फिश टेक्निक क्या होती है और असली थंडर पाम टेक्निक क्या होती है। और साथ ही उसकी गर्दन के ऊपर अपना घुटना रखना और साथ ही उसके मुंह के ऊपर अपना हाथ रखता है और उसे कहता है कि क्योंकि तुमने यहाँ पर इंसानों को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया, ऊपर तुमने एक लड़की को मार डाला जो कि सिर्फ तुम्हें सर्विस देने के लिए आई थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर अब तुम्हारे ऊपर अपना गुस्सा उतारने वाला हूँ। मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे जैसे लोगों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। जो लोग इतने ज्यादा घटिया उन्हें यहाँ पर मारी जाना चाहिए। और उसके मुंह के ऊपर हाथ रख के अपनी थंडर पाम टेक्निक को रिलीज करता है और कहता है कि चलो अब यहाँ पर इसके सेकंड फेज को स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही हमारा फिश किंग जो होता है वहाँ पर थंडर को रिलीज करता है तो रीपर इसी के साथ ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। तो जब रीपर वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहा था इसी के साथ हमारा यंग मास्टर यानी फिश किंग जो होता है वहाँ पर उसके फेजेस को रिलीज कर रहा था, यानी थंडर की पावर को बढ़ा रहा है। पहले वो सेकंड फेज को यूज करता है, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, और जैसे वो फिफ्थ फेज के ऊपर पहुंचता है तो वहाँ पर बिजली का झटका और भी ज्यादा तेज हो जाता है। जबकि बाकी के सभी जो देखने वाले होते हैं वो कहते हैं कि हमें आगे बढ़कर जाकर उसे रोकना नहीं चाहिए, वो तो ऐसे यहाँ पर हमारे मास्टर को मार डालेगा। तो इसी के साथ उनमें से ऊपर आसमान की तरफ देखता है तो फिफ्थ फेज में यानी कि 5वां फेज जो होता है, 5वां लेवल जो होता है उसमें थंडर के साथ एक बहुत ही बड़ा सा पंच बनता है। टेक्निक का नाम लाइटनिंग रोर होता है। तो लाइटनिंग रोर टेक्निक के साथ ऊपर से थंडर का बड़ा सा पंच बनता है और इसी के साथ ही हमारा यंग मास्टर फिश किंग उसे कहता है और यही तुम्हारा अंत है। और जैसे वहाँ पर बड़ी सी फिश जो होती है उसकी बॉडी के साथ टकराती है, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। सभी लोग वहाँ पर धमाके की वजह से ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। वो सामने की तरफ देखते हैं कि वहाँ पर धमाके के बाद हुआ क्या। तो जब वो देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिश किंग होता है और वहाँ पर जो रीपर होता है उसकी पूरी की पूरी बॉडी ग्राउंड के ऊपर स्मैश हो चुकी होती है, यहाँ तक उसकी बॉडी होती ही नहीं है। बिजली के साथ वो इतनी बुरी तरह से जलता है कि वो हाक बन चुका होता है। और फाइनली क्रिम्सन रीपर जो है वो यहाँ पर मर चुका है। तो इसी के साथ फिश किंग उठकर खड़ा होता है, कहता है क्या बताओ कि तुम में से कौन यहाँ पर दोबारा रिव्यूज लेने के लिए जाएगा, बताओ
बताओ कौन यहाँ पर इन आम लोगों से, यहाँ पर गलियों में दुकानों से जाकर टैक्स लेने के लिए जाएगा, और जो भी ये जाएगा तुम सभी लोगों को मुझसे निमटना पड़ेगा। है तुम लोगों को किसने अधिकार दिया ये सब कुछ करने का? और अगर तुम्हें यहाँ पर मुझसे फाइट करनी है तो फिर आ जाओ, क्योंकि यहीं पर इसी को यहीं पर खत्म कर देते हैं। कल को मैं किसी को यहाँ पर किसी से टैक्स लेते हुए ना देखूं। तो वो सभी लोग पहले काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं, फिर साथ ही कहते हैं कि हमारा बॉस यहाँ पर मर चुका है, लेकिन हमें यहाँ पर इस बंदे के ऊपर अटैक करना ही होगा, हमें यहाँ पर इसको मारना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये अकेला और हम इतने सारे लोग हैं। और वो सभी लोग जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि यहीं पर साइड के ऊपर आम जनता खड़ी होती है और इनके अंदर हमारा म्योंगो भी खड़ा होता है। तो एक बंदा वहाँ पर बात कर रहा था कि क्रिम्सन रीपर जो है वो मर चुका है। ये लड़का कौन है? ये हीरो बनकर यहाँ पर आया और उसने आकर क्रिम्सन रीपर को मार डाला। जबकि उनमें से एक कहता है कि क्या हमें यहाँ पर अब टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे, जबकि दूसरा उसे कहता है लेकिन रुको, अगर इस बंदे ने यहाँ पर क्रिम्सन रीपर को मार दिया तो इसका मतलब यह है कि ये अगला गैंग लीडर बन जाएगा और हमें यहाँ पर इसको टैक्स देने पड़ेंगे, यानी कि हमें तो यहाँ पर कोई फायदा ना हुआ। जबकि माँ म्योंगो जो होता है अपने मुंह के ऊपर फिर से उस कागज को चढ़ा लेता है और उनसे कहता है कि नहीं, ये बंदा कुछ ज्यादा ही अच्छा है, आपको यहाँ पर दोबारा टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो उसे कहते हैं क्या तुम इस बंदे को जानते हो? तो म्योंगो कहता है कि नहीं, मैं इस बंदे को नहीं जानता, बस मुझे इसके बारे में इतना पता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा कूल है और एक राइटियस इंसान है। तुम लोगों को आज के बाद कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और तुम सभी लोग आज के बाद से आजाद हो, इसलिए खुश हो जाओ। और साथ ही वो अपनी छड़ी यानी अपनी छतरी वहां पर फिर से स्विंग करना शुरू कर देता है। सभी लोग उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं लगता है कोई पागल है जिसने अपने सर के ऊपर यहाँ पर कागज का लिफाफा चढ़ाया हुआ है और साथ ही यहाँ पर छतरी को तलवार की तरह घुमाई जा रहा है। लेकिन वहाँ मिंगो जो होता है वहाँ पर सामने हमारे फिश किंग की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि मेरे दोस्त को देखो कितना ज्यादा बदल गया। कभी मैं यहाँ पर इसे बुरी तरह से पीटा करता था और इसके पास से सारे पैसे भी छीन लेता था, लेकिन आज देखो जी यहाँ पर क्रिम्सन रीपर को हरा रहा है, एक ऐसा मास्टर जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था जिससे मैं मार खा चुका हूँ। उस बंदे को यहाँ पर इसने मार दिया और उसने मुझसे कहा था कि क्या मैं यहाँ पर पॉइजनस फॉक्स बनना चाहता हूँ या फिर मैं एक चूहा बने रहना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर पॉइजनस फॉक्स ही बनना चाहिए, क्योंकि हम अपनी पहचान खुद बनाते हैं, हमें खुद यहाँ पर अपने आप को साबित करना है कि हमें क्या बनना है। और मैं भी यहाँ पर इसकी तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता हूँ, क्योंकि कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएगा। मैं यहाँ पर इसी की तरह स्ट्रॉन्गर बनना चाहता हूँ। इसके साथ ही म्योंगो फिर से अपनी छतरी स्विंग करना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे बस यहाँ पर 1,00,000 बार इस छतरी को स्विंग करना है और उसके बाद मैं जाकर उसके पास से प्रॉपर मार्शल आर्ट सीखूंगा, फिर मैं भी यहाँ पर उसी की तरह स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगा। और वो भी अपनी छतरी लेकर वहां पर भागता हुआ आगे चला जाता है और कहता है कि मुझे भी यहाँ पर इनको मारने दो। की शुरुआत में यहाँ पर मर्चेंट ग्रुप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर माँ सेकंड ब्रदर जो होता है वो फर्स्ट ब्रदर के पास आता है और उसे कहता है कि तुम थे कहाँ पर, मैं कल भी यहाँ पर तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हारा फिश किंग उसे कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए रात के वक्त चला गया था और फिर वहीं पर कहीं पर सो गया था, तुम यहाँ पर मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि ब्रदर तुम यहाँ पर ड्रिंक पीने के लिए नहीं गए थे, जरा अपनी तरफ देखो, तुम्हारे कपड़ों के ऊपर, तुम्हारे चेहरे के ऊपर खून लगा हुआ है। तो वो उसे कहता है ये खून मेरा नहीं है। तो सेकंड ब्रदर कहता है वो तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये तुम्हारा खून नहीं है, लेकिन ये किसका खून है जो जहाँ पर तुम इतना ज्यादा खून बहाकर वापस आए हो? फिर सारी सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि चलो छोड़ो इस बात को, मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर दिन रात काम करने पा रहे हैं और साथ ही तुम्हारे लिए यहाँ पर एलिक्सर्स और मेडिसिन बुलाई जा रही हैं। लेकिन फादर ने जिन एल्डर से कहा था, अपने दोस्तों से कहा था कि मेडिसिन भेजे, उन्होंने यहाँ पर एलिक्सर्स और मेडिसिन तुम्हारे लिए भिजवाई थी। इसी वजह से मैं उन्हें थैंक यू कहने के बारे में सोच रहा हूँ कि उन्हें कैसे थैंक यू बोला जाए। लेकिन तुम बताओ कि यहाँ पर बदले में उन्हें क्या दिया जाए, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर बदले में उन्हें पैसे देते हैं तो पैसे तो उनके पास पहले ही बहुत सारे होने वाले हैं। आखिर ऐसी क्या वैल्यूएबल चीज है जो कि हम लोग रिटर्न में उनको दे सकते हैं? स्पेशली ताइहो मर्चेंट ग्रुप के लोग जिन्होंने यहाँ पर तुम्हारे लिए वो स्पेशल एसेंस लिक्विड भेजा था वो बहुत ज्यादा कीमती है। तो हमारा फिश किंग उसकी बात सुनने बाद सोच रहा था कि हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि उन्होंने यहाँ पर जो मुझे एसेंस भेजा था वो बहुत ज्यादा कीमती है और सिर्फ पैसे के साथ हम लोग यहाँ पर उनके एहसान का बदला नहीं चुका सकते। अगर हम लोग यहाँ पर उन्हें कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो कोई उससे भी ज्यादा कीमती देना पड़ेगा। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर उसकी कीमत नहीं लगा सकता। वो एसेंस जो उन्होंने मेरे लिए भिजवाया था उसको पीने के बाद मेरी बॉडी यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर बनी, यानी कि मैं काफी अगले लेवल तक ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ। तो इसी के साथ ही सेकंड ब्रदर उसे कहता है तो फिर बताओ कि रिटर्न में क्या दिया जाए, क्योंकि उन्हें थैंक यू तो बोलना पड़ेगा। तुम्हारा फिश किंग उसे कहता है कि फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर सोच नहीं पा रहा कि मैं यहाँ पर उन्हें ऐसा क्या दूं जो कि उनके लिए वैल्यूएबल हो, क्योंकि ताइहो मर्चेंट ग्रुप के लोग खुद भी यहाँ पर काफी ज्यादा अमीर है, उनके पास पैसे की कमी नहीं है और जड़ी बूटियों की कमी भी नहीं है। तो फिर हम लोग बदले में कुछ ऐसे ही दे सकते हैं जो कि उनके लिए काफी ज्यादा बेहतर हो सकता है। सेकंड ब्रदर कहता है वही तो पूछ रहा हूँ। तो फिश किंग उसे कहता है चलो उनसे यहाँ पर कहते हैं कि हम लोग एक मर्चेंट्स अलायंस बनाने वाले हैं। अगर हम लोग यहाँ पर एक मर्चेंट्स की अलायंस बनाएंगे और उन्हें यहाँ पर इस अलायंस का हिस्सा बनाएंगे तो मुझे लगता है कि इससे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सेकंड ब्रदर उसे कहता है लेकिन इस अलायंस का काम क्या होगा? तो उसे कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि हमें जिन लोगों ने यहाँ पर गिफ्ट्स भिजवाए थे उनमें से ज्यादातर सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा छोटे हैं, यानी कि उनमें से मर्चेंट ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि छोटे मोटे मर्चेंट ग्रुप्स हैं, लेकिन उन सभी लोगों ने मेरे फादर की इज्जत करते हुए हमें यहाँ पर गिफ्ट्स भिजवाया जिनके अंदर एलिक्सर्स और मेडिसिन थी। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ताइहो ग्रुप के साथ मिलकर हम लोग फिलहाल के लिए अलायंस बनाते हैं और जितने भी छोटे मोटे मर्चेंट ग्रुप्स होंगे वो सारे हमें ज्वाइन कर लेंगे और इस तरह यहाँ पर म्यूरम अलायंस की तरह हमारे मर्चेंट्स की अपनी एक अलायंस बन जाएगी। और हमारा मकसद यहाँ पर उन सभी लोगों को प्रोटेक्शन देना है, वो सभी लोग जो कि यहाँ पर अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, और हम उनकी बात सुनेंगे और उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि तुम्हारा प्लान तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। तो वो कहता है कि फिलहाल के लिए मैं अपने प्लान के अंदर सिर्फ ताइहो मर्चेंट ग्रुप और साथ में एक दूसरे विंड एस्कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट सेक्टर को ज्वाइन करवाना चाहता हूँ। इसके अलावा बाकी के सभी लोग छोटे मोटे सेक्टर जो है वो खुद ही आखिर में ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ये अलायंस बनाने
आसानी से यहाँ पर उनको थैंक यू बोला जा सकता है, क्योंकि पैसे के साथ यहाँ पर उन्होंने जो कीमती चीजें भिजवाई थी उससे उनकी कीमत अदा नहीं हो सकती, ना ही उन्हें थैंक यू बोला जा सकता है। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि मेंबरशिप का क्या तरीका होगा, कि यहाँ पर कुछ रूल्स भी तो होने चाहिए और मेंबरशिप के लिए क्या उन्हें यहाँ पर फीस देनी पड़ेगी। तो हमारा फर्स्ट किंग उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर सिर्फ इस मेंबरशिप के लिए सिर्फ यही रूल रखो कि कोई भी यहाँ पर दूसरों के साथ अन्याय नहीं करेगा, और फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर कोई भी किसी से फीस नहीं लेने वाले, यानी कि जिन लोगों को यहाँ पर इन्वाइट किया जाएगा उन लोगों को फ्रीली इस अलायंस को ज्वाइन करने का मौका दिया जाएगा, और उसके बाद जब हमारी अलायंस एस्टैब्लिश हो जाएगी उसके बाद हम लोग थोड़ी बहुत फीस रख लेंगे। और साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर इस बात का अंदाजा तब हुआ आज दिन को वक्त जब मैं यहाँ पर एक छोटी शॉप के अंदर गया था, और वहां पर जाने के बाद मुझे पता चला कि लोग कितने ज्यादा खुश हैं अगर हम लोग यहाँ पर उन्हें किसी गुंडे से निजात दिलाते हैं। कुछ गुंडों को मार डालते हैं जो कि उनके पास से बत्ता लेने के लिए आते हैं, टैक्स लेने के लिए आते हैं, तो ऐसे लोगों को मारकर हम लोग उनका भला करते हैं जिससे उनका फायदा होता है, वो लोग यहाँ पर हमारे से काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसलिए हमारी इस अलायंस का मोटो यानी कि हमारा मकसद जो है वो ये होने वाला है कि हम लोग यहाँ पर मर्चेंट्स यानी कि जितने भी हमारे जैसे ताजर और दुकानदार हैं उन सभी लोगों की रक्षा करना, यही हमारा मकसद होगा। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि अगर यहाँ पर किसी दूसरे सेक्टर के ऊपर मर्चेंट ग्रुप के ऊपर कोई गैंगस्टर आकर अटैक करता है, स्पेशली कोई अंडरवर्ल्ड डॉन आ जाता है और आकर उनके ऊपर अटैक करके उनके पास से टैक्स लेने की कोशिश करता है, तो वो हमें यहाँ पर कम्युनिकेट करके बता सकता है, यानी कि वो हमसे मदद मांग सकते हैं और हमारी अलायंस की तरफ से उनकी मदद करने के लिए गार्ड्स को भेजा जाएगा। या फिर अगर मसला बहुत ज्यादा सीरियस हुआ तो मैं पर्सनली वहां पर जाऊंगा, जाकर इस मसले को हल करूंगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं और उनसे निमटने के लिए अलायंस लीडर को खुद वहां पर जाना पड़ता है। ये बात सुनने के बाद सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर साथ ही उसे कहता है कि ये इस बात से तो मुझे लगता है कि हमारा जो उनको थैंक यू बोलने का तरीका है वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। फिर साथ ही वो कहता है मुझे तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया, ठीक है मैं यहाँ पर अलायंस बनाने के लिए उन्हें यहाँ पर रिक्वेस्ट भेज देता हूँ, लेकिन साथ ही मुझे बताओ कि अलायंस का नाम क्या होगा, क्या हम इसे यहाँ पर ग्रेट मर्चेंट अलायंस का नाम दे। तो हमारा फिश किंग सोच रहा था कि ग्रेट मर्चेंट अलायंस में क्रिम्सन रीपर अलायंस के जैसा साउंड करता है, तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम इसे ग्रेट मर्चेंट एसोसिएशन के जैसा नाम रखो। सेकंड ब्रदर उसे कहता है तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर इसका वैसे ही नाम रखूंगा। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे एक और बात में बतानी थी, जबकि तुम वापस आ गए हो, तुम्हारे वापस आने के बाद मेरा वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया और मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। तो फिश किंग उसे कहता है कि इसके लिए प्लीज मुझे माफ करना। तो हमारा सेकंड ब्रदर उसे कहता है कोई बात नहीं, पर मुझे इस बात से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, और वैसे भी मर्चेंट गिल्ड के अंदर अगर यहाँ पर काम आता रहेगा तो मैं यहाँ पर खुश रहूंगा, क्योंकि मेरा तो काम ही यहाँ पर अकाउंट्स को और फाइनेंस को संभालना है। तो वो दोनों भी वहीं पर खड़े होते हैं, किसी के साथ एक लड़का बाहर से भागता हुआ आता है और उनसे कहता है कि फर्स्ट यंग मास्टर सेकंड यंग मास्टर एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, यहाँ पर आपको बाहर आना पड़ेगा। तो वो लोग कहते हैं कि अब क्या हो गया, तो वो कहता है कि ओशेंग फैमिली का पैट्रियार्च अपने साथ अपने 3 डिसाइपल्स को लेकर यहाँ पर आ गया और वो चाहता है कि फिश किंग को चैलेंज करे और यहाँ पर बाहर आकर खल्ला खुल्ला कर रहा है, तो आपको बाहर आना पड़ेगा। तो ये बात सुनने के बाद मैं फिश किंग कहता है कि वो कमीना यहाँ पर अपने डिसाइपल्स को लेकर आया है, लगता है कि मार खाना चाहते हैं। तो बाहर मेन हाल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओशेंग फैमिली का पैट्रियार्च बैठा चाय पी रहा था, और इसी के साथ ही वहाँ पर वो पास का सीन दिखाता है कि उसने अपने 3 साथियों को यानी अपने 3 डिसाइपल्स को पर्सनली यहाँ पर तैयार किया इन तीनों को यहाँ पर फाइट करने के लिए, और उसने एक प्लान बनाया कि अगर हमें अपनी खोई हुई इज्जत को वापस हासिल करना है तो हमें यहाँ पर तुम तीनों को जाकर उसे जाकर चैलेंज करना होगा और डूल में उसे हराना होगा। अगर तुम तीनों मेरे डिसाइपल्स यहाँ पर ये काम कर लेते हो तो फिर हमारी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाएगी। उन तीनों में से एक जो होता है वो उसका दामाद होता है और बाकी के 2 जो होते हैं उसके अपने बेटे होते हैं, और वो इन तीनों को यहाँ पर लेकर फाइट करने के लिए आया होता है। तो वो उनसे पूछता है कि बताओ कि क्या तुम लोग यहाँ पर उसके खिलाफ किसी वेपन को यूज करने वाले हो। तो उनका दामाद जो होता है वो उनको बताता है कि मैं तो यहाँ पर फिश से फाइट करना ज्यादा बेहतर समझता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर फिश टेक्निक की ट्रेनिंग की, इसी वजह से मैं किसी वेपन को यूज नहीं करूंगा। तो उसका पहला बेटा जो होता है वो कहता है कि मैं भी यहाँ पर किसी वेपन को यूज नहीं करूंगा, जबकि थर्ड सन जो होता है वो कहता है मैं तो यहाँ पर एक तलवार को यूज करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लोगों की तरह कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, इसी वजह से मैं तलवार से फाइट करना चाहूंगा। जबकि सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इस बार में कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो, हम लोग यहाँ पर जिससे फाइट करने के लिए जा रहे हैं वो कोई वॉरियर नहीं है, ना ही कोई मार्शल आर्टिस्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ एक मर्चेंट ग्रुप के लीडर का बेटा है, हमें यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम लोग तो बचपन से मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग लेते आए हैं। तो थर्ड ब्रदर उसे कहता है कि अगर वो यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट नहीं होता तो फिर ओशेंग जू को नहीं हरा पाता। तुम भी जानते हो कि ओशेंग जू चाहे कितना ही यहाँ पर घटिया इंसान क्यों ना हो, लेकिन वो एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट और एक अच्छा तलवारबाज भी था। तो इसी के साथ ही सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि हाँ ये बात तुमने वाकई में सही कही, लेकिन मुझे लगता है कि ओशेंग जू यहाँ पर अपनी किस्मत की वजह से हारा है, क्योंकि उसने यहाँ पर शायद कुछ ऐसे काम किए होंगे जिसकी वजह से वो मार खा गया, लेकिन हम लोग यहाँ पर नहीं हारने वाले। और इसी के साथ ही सीन प्रेजेंट का दिखाता है जहाँ पर वो लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि जल्दी से हमारे ली जिनियन को बुला कर लाओ, यानी कि अपने फर्स्ट जंग मास्टर को बुला कर लाओ। लेकिन दोनों जुड़वा जो होते हैं उनके लिए वहाँ पर चाय लेकर उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि फर्स्ट जंग मास्टर ने तुम लोगों को दूसरी तरफ अरीना में बुलाया है, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर उसे चैलेंज करने के लिए आए, इसी वजह से वो तुम्हें वहीं पर मिलेगा। अपनी चाय खत्म करो और उसके बाद सीधे वहीं पर चले जाओ, वहीं पर तुम्हें मिलेगा। और इसी के साथ ही दोनों जुड़वा जो होते हैं उन चारों को अपने साथ लेकर उस अरीना की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ पर आने के बाद जुड़वा उनसे कहते हैं कि जंग मास्टर जिनियन हम लोग यहाँ पर गेस्ट को ले आए हैं, जबकि माँ जिनियन जो था वहाँ पर अरीना में फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी खड़ा होता है, क्योंकि उसे पता था कि ये चैलेंज करने के लिए आए हैं। इस एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा फिश किंग जो था वो अरीना में वहाँ पर रेडी खड़ा होता है और कहता है तो फिर बताओ कि तुम में से कौन यहाँ पर पहले ऊपर आना चाहेगा। तो वो तीनों वहाँ पर उसे रिस्पेक्ट देते हुए साथ ही अपना नाम बताते हैं, तीनों से अपना नाम बताते हैं। और उसके बाद हमारा फिश किंग कहता है कि तुम तीनों तो यहाँ पर ओशेंग पैट्रियार्च के डिसाइपल और तुम तीनों यहाँ पर स्पेशली पैट्रियार्च के साथ आए हो। तो पैट्रियार्च से कहता है कि प्लीज माफ करना कि मैं यहाँ पर बिना बताए चले आया, लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करना है, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारी रेपुटेशन काफी बुरी तरह से खराब हुई है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर अपने डिसाइपल्स को स्पार करते हुए पर्सनली देखने के लिए आया हूँ, और साथ ही तुम्हारी स्ट्रेंथ भी देखना चाहता हूँ क्या वाकई में तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो भी या नहीं। तो इसी के साथ ही हमारा जिनियन जो होता है उनसे कहता है तो बताओ कि तुम में से कौन यहाँ पर सबसे पहले आगे बढ़ेगा, और बताओ कि इस डूल का फॉर्मेट क्या होने वाला, कैसे यहाँ पर फाइट की जाएगी। पैट्रियार्च उसे कहता है कि मेरे बेटे और साथ में मेरा दामाद तुमसे यहाँ पर फाइट करेंगे, तीनों यहाँ पर तुमसे सीखने के लिए फाइट करने वाले हैं, एक फ्रेंडली स्पार होने वाला है। अगर कोई यहाँ पर
हार मान लेता है तो वो हार जाएगा, अगर कोई अरीना से बाहर गिर जाता है तो वो हार जाएगा, अगर कोई बेहोश हो जाता है तो वो हार जाएगा, किसी को जान से मारने की इजाजत नहीं होगी। तुम्हारा जिनियन कहता है कि ये आइडिया तो काफी ज्यादा अच्छा है, तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हूँ। तो बताओ कि अब तुम में से कौन यहाँ पर सबसे पहले आएगा। इसके साथ ही सेकंड ब्रदर जो होता है वो सबसे पहले आगे बढ़ता है और इसी के साथ पैट्रियाज वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि ये मर्चेंट का बेटा क्या वाकई में एक मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है, क्या वाकई में इस लायक था कि इसने ओयांग जू को हरा दिया। जैसे वहाँ पर फाइट स्टार्ट होने लगती है तो सेकंड यंग मास्टर जो होता है वो हमारे फिस्ट किंग की तरफ देख रहा था और कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ अजीब महसूस हो रहा है। एक तरफ से देखूं तो ऐसे लगता है जैसे किसी आम से मर्चेंट का एक आम सा बेटा है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लगता है जैसे कि कोई सीजन वॉरियर हो, ऐसा वॉरियर जो कि बहुत सारी फाइट्स कर चुका है, जो बिल्कुल ऐसे खड़ा है जैसे कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इसके सामने मेरे जैसा एक बंदा खड़ा है जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट है। तो वहाँ पर अपने पंचेस को रेडी करता है फाइट करने के लिए, जबकि वहाँ फिस्ट किंग उसे कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम तलवार यूज नहीं करना चाहते, अगर चाहो तो अभी भी यहाँ पर एक तलवार या ब्लेड यूज कर सकते हो। तो थर्ड यंग मास्टर से सेकंड यंग मास्टर से कहता है कि नहीं, तुमसे फाइट करने के लिए मुझे यहाँ पर किसी ब्लेड की जरूरत नहीं है। और साथ ही उसे कहता है और वैसे भी तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं कैसे यहाँ पर फाइट करता हूँ। और भी वो इतनी बात करता है कि हमारा फिस्ट किंग उसके करीब पहुंच जाता है और उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। एक ही पंच के साथ वो लड़का जो होता है उड़ता हुआ सीधा जाकर पीछे वाली दीवार के साथ टकराता है, वहीं पर गिरकर उसके मुंह से ब्लीडिंग होती है और वो ग्राउंड के ऊपर गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखने के बाद थर्ड ब्रदर और उनका जीजा जो होता है वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि पैट्रियाज काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो अपने कप को भी तोड़ देते हैं और कहते हैं कि ये कमीना इसने तो वाकई में यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को सीखी हुई है। तुम्हारा फिस्ट किंग कहता है कि सीरियसली मैंने कहा भी था कि यहाँ पर अपनी तलवार को यूज करो, क्योंकि तुम यहाँ पर बेर हैंड से मेरे से फाइट तो नहीं जीत पाओगे। अब बताओ कि तुम में से आगे कौन आना चाहता है। तो इसी के साथ जब वो यहाँ पर कहता है कि अब तुम में से आगे कौन आएगा, तो इसी के साथ ही जो थर्ड ब्रदर होता है वो कहता है कि अब मेरी बारी है, मैं वहां पर जाता हूँ। और वो जीजू से कहता है कि जीजू मैं जाकर फाइट करूंगा, जबकि तुम यहाँ पर उसकी खूबियों और उसकी खामियों को देखना कि वो कैसे फाइट करता है। तो वो कहता है ठीक है। और इसी के साथ ही हमारा जो थर्ड ब्रदर होता है वो भी जंप करते हुए रीना में चला जाता है और साथ ही अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पर सेकंड ब्रदर की तरह नहीं हूँ, मैं तलवार चूज करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे साथ एक फेयर एंड स्क्वायर मैच करोगे। तो हमारा फिस्ट किंग उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ। तो जब उसे रेडी होने का कहता है तो इसी के साथ ही थर्ड यंग मास्टर जो होता है अपनी तलवार उठाता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि लो मैं यहाँ पर आ गया। और उसके करीब जाने के बाद वहाँ पर बहुत ही पावरफुल एनर्जी के साथ रिलीज करते हुए सामने की तरफ स्ट्राइक्स लगाता है। लेकिन माया जिनियन जो होता है वो कहता है कि काफी ज्यादा अच्छे, मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा पसंद आया कि तुम अपनी तलवारबाजी में काफी ज्यादा बेहतर हो, लेकिन अफसोस कि तुम्हारी तलवारबाजी जो है वो इतनी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो अपने हाथों के साथ ही वहाँ पर उसके तलवार के अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। अपने हाथों के ऊपर एनर्जी शील्ड के साथ वो उसकी तलवार के अटैक्स को वहीं पर से फोल्ड करते जा रहा था, बड़ी आसानी के साथ उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। बिल्कुल यहाँ पर एक खंबे की तरह वो बीच में खड़ा होता है और कहता है कि यहाँ पर ये टेक्निक तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जबकि थर्ड यंग मास्टर भी सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो बेयर हैंड्स के साथ मेरी टेक्निक को ब्लॉक कैसे कर रहा है। जब किसी के साथ ही जिनियन जो होता है वहीं पर से अपनी लाइटनिंग के 5वें लेवल को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगा है। तो वो कहता है कि ये क्या, इसके पास यहाँ पर थंडर लाइटनिंग कहाँ से निकल रही है। तो जैसी जिनियन जो होता है अपने हाथ में अपना पंच बनाता है और साथ ही 5th लेवल की थंडर पावर को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। तो ये अटैक जो होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तो वो लड़का वहाँ पर उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता और थंडर के साथ हिट होने के बाद ग्राउंड के ऊपर गिरकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब बाहर खड़ा उनका जीजा और साथ में सेकंड ब्रदर जो होता है वो दोनों कहते हैं कि हमारा जो थर्ड यंग मास्टर वो भी यहाँ पर पुश बैक हो गया और उसने बड़ी आसानी से उसको भी हरा दिया। तो इसी के साथ ही उसका जो सेकंड ब्रदर होता है उसे कहता है कि जीजा जी क्या तुम वाकई में वहाँ पर जाकर फाइट करने वाले हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जाकर फाइट करनी चाहिए, पहले यहाँ पर रिजल्ट्स निकल आ चुके हैं, यानी कि हम लोग 2 फाइट यहाँ पर हार चुके हैं। तो उसका जीजू से कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर फाइट से पीछे हटने वाला, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि जब भी यहाँ पर पंचू की फाइट आती है तो फिर मैं भी यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ, मेरा खून यहाँ पर बॉइल्ड अप हो रहा है, मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ मैं यहाँ पर अपनी फिस्ट टेक्निक के साथ इस लड़के को हरा पाता हूँ या फिर नहीं। और इसी के साथ ही वहाँ पर आने के बाद उसे कहता है कि मैं भी अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर फिस्ट टेक्निक को ही मास्टर करता रहा हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी फिस्ट टेक्निक तुम्हारी टेक्निक के मुकाबले में कैसी है। और साथ ही उसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर मेरे साथ स्पार करो। तो हमारा जो फिस्ट किंग होता है उसकी तरफ देखता है और कहता है कि इसका जो स्टैंस है वो काफी ज्यादा बेहतर है, बाकी दोनों के मुकाबले मुझे लगता है कम से कम ये थोड़ा बहुत स्किल्ड है और मुझे लगता है कि इससे फाइट करके काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो इसी के साथ ही वहाँ फिस्ट किंग जो होता है वो कहता है तो फिर राजा और धोनी वहाँ पर बड़ी तेजी के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पहले वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने घुटने टकराते हैं, फिर साथ ही वो दोनों एक दूसरे को पंचेस मार रहे होते हैं। तो वहाँ फिस्ट किंग जो होता है उसके पंचेस को अवॉइड कर रहा था, जबकि वो साथ साथ से किसी मार रहा होता है, साथ ही पंच भी मार रहा होता है। तो वहाँ फिस्ट किंग कहता है कि ये लड़का उनसे काफी ज्यादा बेहतर है। तो इसी के साथ जीजा जो होता है वो पीछे की तरफ जंप करता है, पीछे जंप करने के बाद उसे कहता है क्या तुम सिर्फ और सिर्फ अटैक्स को ब्लॉक करने वाले हो या फिर तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक भी करोगे, चलो देखते हैं कि तुम इस अटैक को कैसे ब्लॉक करोगे। इस बार वो एक बहुत ही खास टेक्निक को यूज करता है जिसका नाम विरलिंग व्हील क्रशिंग पाम स्ट्राइक होता है। और इस टेक्निक के साथ जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो वहाँ पर एक टोर्नेडो की तरह एनर्जी निकलती है और बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए हमारे फिस्ट किंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन फिस्ट किंग उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारी मूवमेंट चाहे कितनी यहाँ पर टेरिबल क्यों ना हो, लेकिन इसके अंदर स्ट्रेंथ और साथ ही तुम्हारे पास स्किल्स भी हैं। और साथ ही वो उसके वहीं पर से पाँव को पकड़ लेता है, क्योंकि वो एक व्हिरलविंड की तरह यानी कि एक टोर्नेडो की तरह उसके ऊपर अटैक करके आगे गुजर रहा था और उसने अटैक को वहाँ पर अवॉइड कर लिया था। तो उसकी टांग पकड़ने के बाद वहाँ फिस्ट किंग उसे कहता है कि अब बस बहुत हो गया, मेरे जैसे मास्टर के सामने तुम्हारी क्या ही वैल्यू है। और साथ ही उसे उठाकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। जैसे उसे ग्राउंड के ऊपर पटकता है तो वो भी वहाँ पर हार मान लेता है। तो सेकंड ब्रदर कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर इसके सामने कुछ भी नहीं है और इसने यहाँ पर फेयर एंड स्क्वायर इस मैच को जीत लिया है। तुम्हारा फिस्ट किंग जो था यहाँ पर पैट्रियाज की तरफ देखता और कहता है क्या ये फाइट यहाँ पर खत्म होगी, क्या तुम यहाँ पर सेटिस्फाइड हो। हालांकि ये फाइट यहाँ पर खत्म हो चुकी है, लेकिन तुम यहाँ पर इस तरह से मुझे घूर का क्यों देख रहे हो, जैसे कि तुम्हें इस बात की बिल्कुल खुशी नहीं हुई या फिर तुम यहाँ पर इस बात से खुश नहीं हो कि तो ये फाइट खत्म हो गई है। पैट्रियाज वहाँ पर सोच रहा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मर्चेंट ग्रुप का एक बेटा जो जिसने कभी मार्शल आर्ट्स को सीखा भी नहीं है, जो कि बिजनेस करना चाहता है, वो यहाँ पर मेरे बेटे को इस तरह बुरी तरह से हरा रहा है। अगर ऐसी
ऐसी बात है तो फिर तो यहाँ पर हमारी और भी ज्यादा इंसल्ट होने वाली है। मैं यहाँ पर इसकी इंसल्ट करने के लिए अपने 3 लोगों को लेकर आया था कि वो 3 लोग यहाँ पर इसे हरा देंगे। अब तो वो सभी कमीने लोग यहाँ पर मेरा और भी ज्यादा मजाक उड़ाने वाले। अब जबकि वो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो इसका मतलब है कि मैं उनके सामने जाने के लायक भी नहीं बचा। अब तो मैं उनके सामने अपना मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगा। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपने आखिरी पैंजरे को यूज करना पड़ेगा। तो उसी के साथ ही उसे कहता है कि यंग मास्टर ली, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बाहर चल सकते हो? हम लोग वॉक पर चलते हैं और तुमसे मैंने कुछ जरूरी बात करनी है। तो वो उसे अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है और गांव में जाते हुए उसे कहता है कि तुम्हारा टाउन काफी ज्यादा पीसफुल है। कि तुम्हारे इस मर्चेंट ग्रुप के यानी कि तुमने जो यहाँ पर बाजार सजा रखा है, यहाँ पर बहुत सारे सप्लायर्स आते हैं जो तुम्हें माल सप्लाई करने के लिए आते हैं और इसी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा रश है। फिर साथ ही वो एक जगह के ऊपर रुकता है और उसे कहता है कि मैं डायरेक्टली यहाँ पर तुमसे बात करूंगा, क्या तुम यहाँ पर हमारी रूरल एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहोगे? तो हमारा फिस्किंग उसे कहता है कि वो क्या है? तो उसे कहता है कि तुमने शायद यहाँ पर रूरल एसोसिएशन के बारे में नहीं सुना। जैसे कि म्यूरियम अलायंस है, बिल्कुल वैसे यहाँ पर हमारे रूरल एसोसिएशन है जिसके अंदर 4 बड़ी फैमिलीज है। हम 4 बड़ी फैमिलीज ने मिलकर यहाँ पर एक नई एसोसिएशन बनाई और अगर तुम चाहो तो तुम भी यहाँ पर हमारी एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकते हो। मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें यहाँ पर दावत दे रहा हूँ, तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो और हम यहाँ पर तुम मेरे नीचे काम करोगे, यानी कि तुम मेरे ओजंग फैमिली की तरफ से रूरल एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकते हो। इससे तुम्हें काफी ज्यादा रेपुटेशन मिलेगी और साथ ही ढेर सारा पैसा भी मिलेगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर ओजंग जो होते हैं वो हमारे फिस्किंग से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी अलायंस को ज्वाइन करो। हमारी अलायंस यानी कि हमारा एक ग्रुप है और तुम उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लेकिन तुम्हारी फैमिली नहीं बल्कि अकेले तुम यहाँ पर मेरे नीचे काम करोगे और यहाँ पर तुम मेरे अंडर यहाँ पर इस ग्रुप को ज्वाइन करोगे। तो हमारा फिस्किंग से कहता है कि ये रूरल एसोसिएशन में तुम्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा खास चीज है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे लगता है कि यहाँ पर म्यूरियम अलायंस के लोगों ने 9 ग्रेट सेक्टर्स को अपनी कोर बना लिया, जिसकी वजह से तुम चारों सेक्टर्स के लोगों ने अपने आप को अलग कर लिया और एक अलग से एक अपना एक ग्रुप बना लिया। और मुझे नहीं लगता कि ये ग्रुप को इतना ज्यादा खास होने वाला है। जबकि मास्टर से कहता है कि नहीं नहीं, ये लड़के ये ग्रुप बहुत ज्यादा खास है। हम लोग यहाँ पर उनके म्यूरियम अलायंस के कंपटीशन में यहाँ पर उनके साथ खड़े हैं, यानी कि ये समझ लो कि हम लोग उनको अपोज करने के लिए यहाँ पर खड़े और हमारा ग्रुप भी काफी ज्यादा पावरफुल है। जबकि हमारा फिस्किंग जो था वहाँ पर सोच रहा था कि ये कमीना यहाँ पर अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए मुझे ज्वाइन करवाना चाहता ताकि मैं इसका अंडरलिंग बनकर वहाँ पर ज्वाइन करूँ तो सभी लोगों के सामने इसकी इज्जत बन जाएगी कि इसने यहाँ पर मुझे इस बारे में मना लिया। तो मास्टर ओयांग उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर ओयांग जू के साथ जो कुछ भी किया उसकी वजह से मुझे इस बात से ज्यादा दिक्कत नहीं है अगर तुम हमें ज्वाइन कर लेते हो, अगर तुम मेरे नीचे यहाँ पर इस ग्रुप को ज्वाइन करते हो। और मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर तुम्हारे बारे में जितने भी रूमर्स फैलाए उसकी वजह से मेरी काफी ज्यादा इंसल्ट होगी और अगर तुम यहाँ पर मेरा फैसला मान लेते हो और यहाँ पर हमारे साथ मिलकर इस ग्रुप का हिस्सा बन जाते हो तो फिर मेरी खोई हुई इज्जत वापस आ जाएगी। तो बताओ कि क्या तुम यहाँ पर जो करना चाहोगे? मैं तुम्हें यहाँ पर इसका ब्लेम नहीं दूंगा। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि मेरी ऑनर को रिस्टोर करने के लिए तुम्हें भी तो कुछ यहाँ पर कुछ करना चाहिए, ये कोई इतनी भी डिफिकल्ट रिक्वेस्ट नहीं होने वाली। और साथ ही वो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि एक बार तुम मेरे अंडरलिंग बन जाओ और उसके बाद सभी लोगों के सामने मेरी खोई हुई इज्जत तो वापस आ ही जाएगी और सभी लोग यहाँ पर मेरी इज्जत करेंगे कि मैंने यहाँ पर इस लड़के को जिसने हमारे मास्टर को यांग जू को मारा था उसे मैंने यहाँ पर अपना गुलाम बना लिया है। जबकि मास्टर फिस्किंग उसे कहता है अगर मैं यहाँ पर इसको मना कर दूं, अगर मैं तुम्हारी ऑफर को ना मानूं, तो मास्टर ओयांग उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर इसको मना क्यों करोगे? क्योंकि तुम्हें इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला बल्कि तुम्हें इससे फायदा ही होने वाला है। तुम एक मर्चेंट के बेटे और मर्चेंट के बेटे होने का मतलब यह है कि तुम्हें कैलकुलेशंस तो आती होंगी, तुम्हें बिजनेस के बारे में पता है कि इसमें तुम्हारा नुकसान कोई नहीं है। तुम्हारा फिस्किंग उसे कहता है कि हाँ मैं एक मर्चेंट का बेटा हूँ, तुम्हारी ग्रुप या फिर तुम्हारी एसोसिएशन को ज्वाइन करने से मुझे क्या ही फायदा हो सकता है? तुम मुझे एक पोजीशन दे सकते हो, साथ में तुम मुझे फेम दे सकते हो, तो साथ में तुम मुझे पैसा दे सकते हो और वो तीनों चीजें मेरे पास पहले ही बहुत ज्यादा है। इन सारी चीजों का मैं क्या करूंगा? मैं तो बस एक काम सा मार्शल आर्टिस्ट हूँ जिसने अभी भी यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखना स्टार्ट की है। तो फिर बताओ कि तुम्हारे ग्रुप में मेरा क्या काम है? और साथ ही हमारा फिस्किंग उसे कहता है कि अगर तुम सिर्फ इतनी बात करने वाले तुम्हारी कन्वर्सेशन यहीं पर खत्म होगी, मुझे तुमसे और मजीद कोई बात नहीं करनी और मुझे अब यहाँ पर तुम्हारे साथ और चलना भी नहीं है क्योंकि ये वॉक जो थी बिल्कुल भी इंजॉयबल नहीं थी। और जैसे हमारा फिस्किंग उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है तो उसी के साथ ही मास्टर ओयांग उसे कहता है कि यंग मास्टर ली, मैं यहाँ पर तुम्हें आखिरी मौका देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। क्या तुम वाकई में यहाँ पर मुझे अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मुझे अपना दुश्मन बनाओगे तो फिर तुम्हारा पूरे का पूरा मर्चेंट गिल्ड जो है मेरे हाथ से मरेगा। मैं सभी लोगों को यहाँ पर मार डालूंगा और उसके बाद सारे का सारा इल्जाम तुम्हारे सर के ऊपर आ जाएगा। मर्चेंट गिल्ड के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी को मारने के बाद तुम्हें अकेले को जिंदा छोड़ देंगे और मेरे जैसे पावरफुल क्लैन के मास्टर के लिए ये बात बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है कि मैं सारे का सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर डाल दूं कि तुमने यहाँ पर पागल होकर अपने लोगों को मार डाला। उसके बाद तुम्हें भी यहाँ पर सजा मिलेगी म्यूरियम अलायंस की तरफ से। अब जरा सोच लो कि तुम्हें क्या करना है, क्या तुम्हें अपने क्लैन के लोगों को बचाना है या फिर तुम्हें यहाँ पर अपनी अकड़ दिखानी है? और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ते जाकर उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते और कहते हैं कि तुम अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए कि तुम यहाँ पर हमारे क्लैन का मुकाबला कर सको। मेरा ओजैंग क्लैन जिसके पीछे यहाँ पर 3 और ग्रुप्स के लोग हैं वो लोग यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए यहाँ पर हमारी रूलर्स एसोसिएशन को अपना दुश्मन मत बनाओ वरना रूलर एसोसिएशन के लोग यहाँ पर तुम्हें इस दुनिया से रूल आउट कर देंगे। तो हमारा फिस्किंग जो था उसकी बात सुनती बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वहीं पर उसको गले से पकड़ता है, दीवार के साथ पटका कर मारता है और उसे कहता है कि बस बहुत हो गया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर सरेआम मुझे इस तरह से धमकी दे सकते हो? तुम एक कमीने इंसान हो, ये बात तो मुझे पहले से पता है और ऊपर से तुमने यहाँ पर मुझे जो धमकी दे दी उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो मैं इसी जगह के ऊपर तुम्हें जान से मार सकता हूँ। तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारी पूरी की पूरी ओयांग फैमिली को जाकर डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जैसा कि तुमने कहा। मैं जाकर तुम्हारी पूरी फैमिली के सभी लोगों को मार डालूंगा और तुम्हारे बड़े बेटे को जिंदा छोड़ दूंगा, सारे का सारा इल्जाम उसके ऊपर लगा दूंगा कि तुम्हारे बेटे ने यहाँ पर तुम्हारी ओयांग फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जरा सोच कर देखो कि ये प्लान कैसा है। तुम यहाँ पर मेरा सबर आजमाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन मैं ऐसा जरूर करूंगा। मास्टर ओयांग उसे कहता है कि लड़के मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी बातें सुनी है लेकिन मुझे लगता है कि ये वाली बात जो है ये अनफॉरगेटेबल होने वाली है, यानी कि इस बात को मैं अपनी जिंदगी में याद रखूंगा। और साथ ही उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसकी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ वो सब कुछ होकर रहेगा जो तुम्हें पसंद नहीं आने वाला, क्योंकि तुमने यहाँ पर मुझे गले से पकड़ा और साथ मेरे पर अटैक किया है। जब किसी के साथ ही वो वहाँ पर से अपने पास एक पॉइजनस
टेक्निक को रिलीज करते हैं। मास्टर ओयांग के साथ उनके पास एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक होती है जिसके साथ वो पॉइजन रिलीज कर सकते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि लड़के तुमने यहाँ पर मेरे पर अटैक करके गलती कर दी। साथ ही वो सोच रहे होता है ये पॉइजन टोर पाम स्ट्राइक टेक्निक है, एक बहुत ही खास किस्म का पॉइजन है। इस खास किस्म की पॉइजन की मदद से जब मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा इसकी बॉडी स्टिल हो जाएगी, उसके बाद से मारना बहुत आसान आ जाएगा और उसके बाद मैं जाकर इसके पूरे क्लैन के सभी लोगों को मार डालूंगा। मैं अपने साथ पहले से यहाँ पर बहुत सारे साथियों को लेकर आया, अपने क्लैन मेंबर्स को लेकर आया हूँ। मैंने इससे कहा था कि सारे का सारा इल्जाम इसके ऊपर डाल देंगे, लेकिन इसी के साथ ही वहाँ पर उस पॉइजनस फॉग के अंदर से ठंडर निकल रही होती है। तो इस बात से वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो हमारा जंग मास्टर फिश किंग जो होता है अपनी बॉडी के अंदर जब ठंडर को रिलीज करता है तो वो ठंडर इतनी पावरफुल होती है कि वहाँ पर जो पॉइजन होता है वो उसकी वजह से जल जाता है या फिर वेपोरेट हो जाता है। तो इस बात से मास्टर ओयांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है, इस कमीने के पास यहाँ पर इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है। हमारा फिश किंग जो होता है उसके पॉइजन को नॉलिफाई करने के बाद उसका गला छोड़ देता है, उसे नीचे फेंकता है, फिर साथ उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही हाई और माइटी बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जितने तुम हाई और माइटी हो तुम उससे बहुत ज्यादा कमजोर हो। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर एक क्लैन का लीडर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर अपनी व्हाइट लाइटनिंग पाम के 10 फेज आर्ट को यहाँ पर 8वें लेवल पर पहुंचाकर उसको यूज करना पड़ा, तब मैं जाकर इसके पॉइजन को नॉलिफाई कर पाया हूँ। जबकि मास्टर ओयांग उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे मार डालोगे, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मारकर पूरे पब्लिक का दुश्मन बनना चाहते हो? क्योंकि अगर तुम मुझे मार डालते हो तो फिर यहाँ पर बाकी के सभी लोग यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे और म्यूरम अलायंस भी इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। इस तरह तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकते। और साथ ही रूलर्स एसोसिएशन के चारों मास्टर इस वक्त मेरी बैकबोन है, इसी वजह से तुम यहाँ पर नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है अगर तुम यहाँ पर मुझे मार डालो तो। इसी के साथ ही हमारा फिश किंग जो होता है उसको सर से पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मारने वाला हूँ? तुमने मेरे साथ यहाँ पर जो भी बातें की हैं वो सारी की सारी बातें जो मेरे साथ तुम कर चुके हो उन सभी का तुम्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा और मैं यहाँ पर उन सभी का हिसाब तुमसे लेकर रहूंगा। और मुझे लगता है कि तुम अपनी बाकी की सारी जिंदगी इन बातों को बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है हमें अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर यंग मास्टर्स का ट्रीटमेंट चल रहा था, जिन लोगों ने यहाँ पर पैलेस के साथ डूल की थी। तो वो यंग मास्टर्स वहाँ पर अपनी पट्टियां करवा रहे होते हैं। इसी के साथ ही हमारा फिश किंग जो होता है उनके पैट्रियार्च को वहाँ पर बालू से पकड़ता है और उसे खींचता है, वहाँ पर अंदर लेकर आ जाता है और अंदर लाने के बाद वहाँ पर उनके सामने पटक कर मारता है। तो ये देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है हमारे पैट्रियार्च के साथ? यंग मास्टर लीजिए तुमने क्या किया है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर हमारे पैट्रियार्च के साथ ये सब कुछ करने की? फिश किंग जो होता है सभी लोगों से कहता है कि अपने मुंह बंद रखो वरना तुम सभी लोगों की भी यही हालत होगी जो कि यहाँ पर इस कमीने की हुई है। तो इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं कि क्या हमारे फादर अभी तक जिंदा भी है या नहीं, तुमने इनके साथ क्या किया है? तो वो उनसे कहता है कि हाँ ये कमीना अभी तक जिंदा है। और साथ ही वो अपने साथी से कहता है कि मॉक इन सियोप जल्दी से कैरेज का बंदोबस्त करो, मुझे यहाँ पर से अभी डिपार्ट करना है। तो वो कहता है लेकिन हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? और साथ ही वहाँ पर उनका जो दामाद होता है वो पूछता है कि यंग मास्टर ली क्या आप हमें बताएंगे कि यहाँ पर आपके पास इसकी क्या वैलिड रीजन है, आपने हमारे फादर के साथ ये सब कुछ ऐसा क्यों किया है? तो इसी के साथ ही हमारा फिश किंग उसे बताता है कि तुम्हारे फादर ने मुझे धमकी देने की कोशिश की, तुम्हारे फादर ने पहले मुझे कहा कि एसोसिएशन को ज्वाइन करो, मैंने ना कर दी। तो उसने कहा कि मैं मेरे पूरे के पूरे क्लैन और मर्चेंट ग्रुप के सभी लोगों को मार डालेगा और सारे का सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल देगा। और तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं चुपचाप बस यहाँ पर उसकी बातें सुनता रहता? तो उसकी बात सुनने के बाद वो सभी लोग जो होते हैं वहीं पर खामोश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर अपने बाप के कैरेक्टर के बारे में पता होता है कि वो ऐसा कर सकता है। तो फिश किंग जो होता है अपने लिए कैरेज का बंदोबस्त करवाता है। साथ ही इसी के साथ ही वहाँ पर ओयांग फैमिली के 3 गार्ड्स खड़े होते हैं। वो उनसे कहता है कि तुम तीनों मेरे साथ चलोगे, तुम लोग यहाँ पर इस बात का विटनेस बनोगे, इसी वजह से तुम तीनों को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। तो जब किसी के साथ ही हमारा जो दामाद जी होता है वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर ली मुझे एक बात बताएं, क्या आपको पता है कि 4 एसोसिएशन लोगों का बेस कहाँ पर है, आप कहाँ पर जाने वाले हैं? तो वो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर उनके बेस के बारे में तो नहीं पता, क्या तुम्हें पता है? तो वो उसे कहता है कि उनका बेस तो अलग अलग जगह के ऊपर बनता रहता है, यानी कि वो जब भी चाहते हैं वो किसी एक फैमिली के अंदर जाकर मीटिंग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा करीबी जो बेस है वो यहाँ पर मोयोंग फैमिली के लोग हैं, मोयोंग फैमिली के जगह के ऊपर जा सकते हैं और जाकर उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है मैं यहाँ पर से मोयोंग फैमिली की तरफ ही जाऊंगा। जाने से पहले हमारा फिश किंग जो होता है वो दोनों जुड़वा से और साथ ही अपने गार्ड से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इन तीनों के ऊपर नजर रखना, इनमें से कोई भी यहाँ पर कोई भी उल्टी सीधी हरकत करे तो उसे मार डालना और तब तक यहाँ पर बंदी बनाकर रखो, यानी कि इन्हें यहाँ पर इस फैमिली के अंदर ही रखा जाएगा। और साथ ही वो सेकंड ब्रदर से कहता है कि हाँ योन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर जितने मसले हैं सभी को खुद मैनेज करो, जहाँ पर जो कुछ भी हो सबकी एक रिपोर्ट बनाकर म्यूरम अलायंस में भिजवा दो, इन लोगों ने हमारे साथ जो कुछ भी किया है। फिर साथ ही वो कहता है कि चलो हम लोग यहाँ पर से मोयोंग क्लैन की तरफ चलते हैं और जाकर देखते हैं कि यार तुम्हारी जो अलायंस कितनी बड़ी बिग शॉट है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है बाहर का दिखाता है कि उनकी कैरेज होती है वो चलना स्टार्ट होती है। 2 गार्ड्स जो होते हैं वहाँ पर उस कैरेज को चला रहे होते हैं, जबकि एक गार्ड जो होता है वहाँ पर कैरेज के अंदर बैठा होता है जहाँ पर माँ फिश किंग उसके साथ बैठा होता है और वहाँ पर उनके सामने जो होता है ओयांग फैमिली का पैट्रियार्च होता है। तो ओयांग फैमिली के पैट्रियार्च होते हैं वो कहता है कि यंग मास्टर हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि उसे बाद में होश आती है। तो वो कहता है कि हम लोग मोयोंग क्लैन की तरफ जा रहे हैं। तो पैट्रियार्च उसे कहता है कि वाकई में तुम मुझे यहाँ पर मोयोंग पैट्रियार्च के पास लेकर जा रहे हो? फिर साथ ही वो अपने गार्ड से कहता है कि मुझे यहाँ पर प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए पानी लेकर आओगे? तो वो लड़का उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यंग मास्टर ली मुझे यहाँ पर परमिट करेंगे कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आ सकूं। तो इस बात को सुनने के बाद वहाँ यंग मास्टर ली जो होता है वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपने पैट्रियार्च की इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं करते कि तुम उसके लिए पानी लेकर आ सको, तुम्हारे पैट्रियार्च की हालत खराब है और ऊपर से तुमसे पानी मांग रहा है लेकिन तुम पानी नहीं लेकर आ रहे, इसका मतलब शायद तुम ओयांग क्लैन के मेंबर हो ही नहीं। अब बताओ कि तुम कौन से असैसिन ग्रुप से हो, क्या इसने तुम्हें यहाँ पर हायर किया हुआ है? ऐसी हमारा फिश किंग जो होता है उससे वहाँ पर पूछ रहा होता है। तो वो बेचारा जो होता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है और इसी के साथ ही वो हमारा फिश किंग जो होता है वहाँ पर उसके सर के ऊपर हाथ रख के साथ ही अपनी ठंडर पावर को रिलीज करते हुए उसे एक बिजली का जबरदस्त झटका देता है। जब उसे बिजली का जबरदस्त झटका देता है तो उनमें से एक जो होता है वहीं पर मर जाता है, दूसरा जो होता है उसके सामने बैठा होता है। तो बाहर जो कैरेज को चला रहे होते हैं वो लोग कहते हैं कि यंग
मास्टर के अंदर सब कुछ ठीक है? तो वो कहता है हाँ सब कुछ ठीक है, बस चुपचाप आगे चलते रहो, रास्ते के ऊपर ध्यान दो। और वहाँ पर उसके बाद फिश किंग जो होता है दूसरे वाले से पूछता है कि मैं यहाँ पर तुमसे भी वही सवाल पूछूंगा, क्या तुम एक असैसिन और तुम्हें कौन से असैसिन ग्रुप से हायर किया गया है? तो वो लड़का उसे कहता है हाँ हम लोग असैसिन है। तुम्हारा फिश किंग उसे पूछता है कि असैसिन ग्रुप का नाम बताओ। तो उसे कहता है कि हमारे असैसिन ग्रुप को गोल्ड सिल्वर असैसिन कहा जाता है। हमें यहाँ पर गोल्ड सिल्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे पास दो तरह के असैसिन होते हैं, कुछ ऐसे जो कि गोल्डन कैटेगरी में आते हैं, कुछ ऐसे जो कि सिल्वर कैटेगरी में आते हैं, और मैं सिल्वर कैटेगरी का असैसिन हूँ। फिश किंग उसे कहता है कि ये नाम तो कुछ ज्यादा अजीब है। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि पैट्रियार्च ओयांग ने तुम्हें यहाँ पर कितने पैसे दिए, यानी कि तुम्हारे मास्टर को कितने पैसे दिए तुम्हें हायर करने के लिए? या फिर मुझे यहाँ पर पैट्रियार्च से पूछना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर असैसिन्स को उनकी कीमत के बारे में नहीं पता होता कि उन्हें कितने पैसे मिले, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ ऑर्डर्स मिलते हैं। तो इसी के साथ ओयांग उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर इस बारे में क्यों बताऊंगा, क्या तुम भी असैसिन्स को हायर करना चाहते हो? तो फिश किंग उसे कहता है कि तुम्हारी बॉडी के कितने सारे पार्ट्स इंटैक्ट हैं, अगर मैं एक दो उंगली या फिर एक दो टांग को काट दूं तो फिर इससे फर्क तो नहीं पड़ेगा? तो ओयांग कहता है कि नहीं 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 मैं तुम्हें बताता हूँ। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर टोटल 800 नियांग दिए थे पर हेड के हिसाब से। तो हमारा फिश किंग आगे हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि असैसिन क्या ये ठीक कह रहा है? तो असैसिन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये ठीक ही कह रहा होगा, क्योंकि 800 नियांग जो है वो यूजुअल से ज्यादा है। वैसे हम लोग यहाँ पर 500 नियांग में भी इस तरह के मिशन कर देते हैं। तो ये बात सुनने के बाद फिश किंग उसे कहता है कि बेवकूफ इंसान, तुम अपने आप को एक असैसिन कहते हो, लेकिन तुम्हारी तो जो वैल्यू है वो 800 नियांग से भी ज्यादा नहीं है, यानी कि एक इंसान के हिसाब से तुम्हारी जो वैल्यू वो सिर्फ 8 नियांग हुई। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी जान की तो कोई कीमत ही नहीं है। तो तुम्हारे असैसिन ग्रुप का जो लीडर है उसने तुम्हें सिर्फ 800 नियांग में बेच दिया। इसका मतलब यह है कि असैसिनेशन ग्रुप असैसिनेशन मिशन के दौरान तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्या तुम यहाँ पर इस बात का अंदाजा लगा सकते हो? तो ये बात सुनते हुए बेचारा जो होता है वो सोच रहा था कि इसने तो बिल्कुल ठीक कहा कि उसकी जान की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, सिर्फ 800 नियांग में वो यहाँ पर मरने को भी तैयार है। फिश किंग उसे कहता है कि वैसे भी इस मिशन के पूरे होने के बाद ये कमीना ओयांग यू तुम सभी लोगों को मार डालता ताकि वो यहाँ पर सबूत मिटा सके। तो ये बात सुनने के बाद असैसिन कहता है कि पैट्रियार्च क्या ये बात सच है? तो पैट्रियार्च उसे कहता है कि हाँ ये बात वाकई में सच है, तुम सभी लोगों को यहाँ पर एंड के पर मरना था। मैं अपनी ओयांग फैमिली के सोल्जर्स को इसलिए अपने साथ लेकर नहीं आया क्योंकि बाद में यहाँ पर तुम सभी लोगों को मारना ही है ताकि यहाँ पर सबूत ना बच सके, इसी वजह से मैंने असैसिन्स को हायर किया है। फिश किंग उसे कहता है कि अब तुम्हें समझ आए कि बाहर से ये राइटियस कमीने दिखाई देते हैं, लेकिन असल में ये सभी लोग कमीने और लालची लोग हैं और राइटियस नहीं है। फिश किंग जो होता है असैसिन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारी जान की तो कोई कीमत नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी और ज्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए थी ताकि तुम्हारी जान की वैल्यू बढ़ सकती। फिर साथ ही मुझसे कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर सीधा मोयोंग क्लैन में जाने वाले और वहाँ पर जाने के बाद तुम सभी लोगों को सरेंडर करना होगा। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है मोयोंग क्लैन स्टेट का दिखाया जाता है कि ये सभी लोग जो होते हैं मोयोंग क्लैन के बाहर उतरते हैं, दरवाजा खुलता है, वहाँ पर से पैट्रियार्च को बुलाया जाता है। तो वो लोग ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है कि ओयांग क्लैन का पैट्रियार्च जो है वो रस्सियों में बंधा हुआ है और उनके साथ वहाँ पर कुछ गार्ड्स और साथ ही यहाँ पर एक लड़का है जिसने रस्सी अपने हाथ में पकड़ रखी है। तो ये देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो पैट्रियार्च खुद वहाँ पर से निकल कर आते हैं और कहते हैं कि पैट्रियार्च ओयांग इस बात का क्या मतलब है, आप इस वक्त हमारी फैमिली के बाहर क्या कर रहे हो और आपको रस्सियों के साथ क्यों बांधा गया और ये लड़का कौन है? तो इसी के साथ ही मास्टर मोयोंग जो होते हैं वहाँ पर पूछते हैं कि लड़के अब तुम कौन हो, बताओ अपने बारे में बताओ। तो इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि तुमने यहाँ पर इनके साथ ऐसा क्यों किया है, मैं आज से पहले तुमसे नहीं मिल चुका, मेरा नाम मोयोंग बिन है और मैं इस क्लैन का पैट्रियार्च हूँ, मैं मोयोंग क्लैन का पैट्रियार्च हूँ। तो हमारा जिनयोन जो होता है उसे अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम जिनयोन है और मैं इनवा मर्चेंट ग्रुप का यंग मास्टर हूँ, जबकि साथ ही वो सोच रहा था कि इसने अपना नाम जो है वो मोयोंग बिन बताया है, लेकिन मोयोंग क्लैन का जो पैट्रियार्च था उसका नाम तो मोयोंग चू था। मोयोंग चू के साथ क्या हुआ है? तो इसी के साथ ही पैट्रियार्च होता है वो उससे पूछता है कि पैट्रियार्च ओयांग के साथ तुमने ये सब कुछ क्यों किया है, मुझे बताओ कि तुमने यहाँ पर इस तरह से रस्सियों के साथ बांधकर इसे क्रिमिनल की तरह खींचकर क्यों लेकर आ रहे हो? तो हमारा यंग मास्टर जो होता है उसे कहता है कि मैं तुम्हें सारी बात एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही मैं यहाँ पर एक कंप्लेन फाइल करने के लिए आया हूँ ताकि तुम्हारी जो एसोसिएशन है उसे यहाँ पर इस कंप्लेन के बारे में पता चल सके। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, और उसके बाद उसे सारी की सारी डिटेल्स बता देता है और साथ ही उसे बताता है कि ये 3 लोग जो इसके साथ हैं ये असैसिन्स हैं, इन्हें यहाँ पर गोल्डन सिल्वर ग्रुप से हायर किया गया है और इन लोगों को भी यहाँ पर बंदी बना लो। अब किसी के साथ ही मास्टर मोयोंग का एक साथी जो होता है उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर ये बात आसपास फैल जाती है तो फिर हमारी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी, हम लोग अपना एक अलग ग्रुप बनाकर बैठे हुए, हम लोग यहाँ पर म्यूरम अलायंस की अपोजिशन में है, अगर हमारे बारे में ये बात फैलती है तो फिर तो यहाँ पर बहुत ही बुरा हो जाएगा, इसी वजह से मुझे लगता है कि इस मसले को खुद यहाँ पर हैंडल करना चाहिए। तो मास्टर मोयोंग जो होते हैं उसे कहते हैं कि यंग मास्टर ली तुम यहाँ पर अनवा मर्चेंट ग्रुप से हो, मुझे बताओ कि तुम चाहते क्या हो, यहाँ पर तुम्हारे आने का मकसद क्या है, क्या तुम यहाँ पर ये बताओगे कि तुम यहाँ पर क्या चाहते हो, क्या तुम यहाँ पर इस बंदे को सजा दिलवाना चाहते हो या फिर हमारे साथ कोई डील करना चाहते हो? तुम्हारा यंग मास्टर ली उसे कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं यहाँ पर पैट्रियार्च से बात करके इसके खिलाफ यहाँ पर कंप्लेन फायर कर सकूं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं यहाँ पर खुद इसको मार डालूंगा तुम्हारा ग्रुप जो है वो मेरे पीछे आएगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम्हारा ग्रुप मेरे पीछे आए। तो मास्टर मोयोंग सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि अगर इस बंदे ने यहाँ पर वाकई में इसकी फैमिली को थ्रेटन करने की कोशिश की है तो फिर तो यहाँ पर इसे इस बंदे को जान से मार देना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद ये समझदारी दिखाकर इसे यहाँ पर लेकर आया, यानी ओयांग पैट्रियार्च को यहाँ पर लेकर आया ताकि हमारा ग्रुप जो है वो इनका पीछा ना करे और यहाँ पर सबूत को इधर उधर ना किया जा सके, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई और बंदा हमें फैमिली की धमकी दे तो हम उसे उसी वक्त मार सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर ओयांग फैमिली का पैट्रियार्च हमें धमकी देता है तो इसका मतलब है कि उसके पीछे म्यूरम अलायंस भी होगी, साथ ही हमारे एसोसिएशन के लोग भी होंगे। अगर ये लड़का उसे वहीं पर मार डालता यानी पैट्रियार्च को वहीं पर मार डालता तो फिर ये लड़का काफी बड़ी मुश्किल में पड़ सकता था। हमारा ली जिनयोन जो यानी हमारा फिश किंग जो था वहाँ पर मास्टर मोयोंग को सारी की सारी बात बताता है कि इस बंदे ने उनके साथ क्या किया और इसी वजह से वो यहाँ पर कंप्लेन फाइल करने के लिए आया है। तो मास्टर मोयोंग जो होते हैं वो भी सोच रहे होते हैं कि इसने जो किया वो ठीक किया और इसी के साथ पैट्रियार्च ओयांग उसे कहता है कि तुम सभी कमीने लोगों की वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, तो वो लोग वहाँ पर उस वक्त ग्रुप के अंदर मेरे ऊपर हंस रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे, इसी वजह से
मैंने जाकर ये सब कुछ किया। मैं अपनी रेपुटेशन को वापस हासिल करना चाहता था। अगर तुम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं करते, अगर तुम लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाते, मेरे पर गुस्सा नहीं करते, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। और मेरी वजह से अब देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, मेरी क्या हालत हो गई है। इसी वजह से अब यहाँ पर तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो फिर मैं भी यहाँ पर तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। अगर तुम यहाँ पर मेरी मदद करोगे तो कल को हमारी ओयंग फैमिली जो है वो तुम्हारा साथ देगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें पैसा चाहिए, स्पोर्ट चाहिए, या तुम्हें फोर्सेस चाहिए, तो हम लोग हर हाल में तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर मोयोंग आगे बढ़ते और उसकी गर्दन के ऊपर मारकर उसको बेहोश कर देते और कहते हैं, मैं यहाँ पर मोयोंग बिन तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाला, मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। और वहाँ पर मैंने तुम्हारा मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ाया था। जितना ज्यादा तुम यहाँ पर बात करोगे उतनी ज्यादा हमारे ग्रुप की इंसल्ट होने वाली है। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से बाकी के पैट्रियार्च या फिर बाकी के क्लैंस की भी इंसल्ट हो जाए। और उसको बेहोश करने के बाद अपने लोगों से कहता है कि तीनों असैसिन्स को जाकर जेल में बंद कर दो, इन्हें यहाँ पर जाकर ट्रीट करो उसी तरह जैसे असैसिन्स को ट्रीट किया जाता है। और साथ ही पैट्रियार्च को ले जाओ, जाकर एक रूम के अंदर लॉक कर दो, इसे एक पैट्रियार्च की तरह रखो। लेकिन यहाँ पर इसे तब तक रखना है जब तक यहाँ पर म्यूरम अलायंस की तरफ से लोग इसे लेने के लिए नहीं आ जाते। और साथ ही वो कहता है कि यंग मास्टर ली, अब तुम मेरे साथ आओ, तुम हमारे क्लैन में आ ही गए तो चलो बैठकर थोड़ी देर बातें करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर हमसे ज्यादा नफरत नहीं करते होगे। हमारी रूलर एसोसिएशन जो है वो यहाँ पर तुम्हें पूरी तरह से इसलिए कंपनसेट करेगी जो भी तुम्हारे साथ हुआ है। तुम्हारे यंग मास्टर से कहता है हाँ क्यों नहीं, जबकि मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो चलो यहाँ पर खाना खा कर ही जाते हैं। और इसी के साथ ही वो उसके साथ अंदर चला जाता है। दोनों वहाँ पर खाने के टेबल के ऊपर बैठे होते हैं। तो वहाँ पर बैठे बैठे हमारा यंग मास्टर सोच रहा होता है यार इनका पैट्रियार्च कहाँ पर चला गया। मुझे तो यही लगा था कि मोयोंग जू यहाँ पर इनका पैट्रियार्च है, जबकि दूसरी तरफ से मोयोंग सोच रहे होते हैं कि मैंने इसके बारे में सुना था कि इसने यहाँ पर ओयोंग जू को मार डाला। और अब यहाँ पर देखकर पता चल रहा है कि ये वाकई में एक बहुत ही महान मार्शल आर्टिस्ट है। और मुझे लगता है कि हमारा फ्यूचर जो है वो काफी ज्यादा बदलने वाला है, यानी कि अब यहाँ पर ये लड़का भी अपना नाम बनाने वाला है। फिर साथ ही वो मास्टर जो होता है वो से कहते हैं कि मास्टर ली, क्या तुमने यहाँ पर इस बारे में सोचा कि तुम इस मसले को कैसे हल करोगे, क्योंकि हम लोग ओयोंग को मार तो नहीं सकते, वो एक फैमिली का पैट्रियार्च है। हम लोग यहाँ पर इस मसले को अपने हिसाब से डील कर सकते हैं। तो हमारा यंग मास्टर से कहता है कि तुम बताओ कि तुम्हारा क्या प्लान है। तो वो से कहता है क्योंकि मैंने यहाँ पर से एक मैसेज जो है वो भिजवा दिया है म्यूरम अलायंस में। मैं यहाँ पर म्यूरम अलायंस के लोगों को बुला रहा हूँ ताकि वो मास्टर ओयोंग को खुद अपने साथ ले जाएंगे और वहाँ पर जाकर सारे मसले को इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो इसकी सजा बनती होगी वो इसको सजा देंगे, क्योंकि इसने तुम्हारी फैमिली के साथ गलत किया। और हम लोग यहाँ पर फॉर रूलर एसोसिएशन के लोग इसे पूरी तरह से सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ मुझे पता है कि इसकी वजह से हमारे रूलर एसोसिएशन को काफी नुकसान पहुंचेगा कि हमारे क्लैंस में से एक क्लैन ने ये सब कुछ किया, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर पब्लिक सेफ्टी को पहले रखते हैं और पब्लिक के साथ बुरा बर्ताव हम लोग इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि बाकी के तीनों क्लैन के पैट्रियार्च भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे क्योंकि वो लोग भी राइटियस लोग हैं। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है कि मुझे लगता है ये प्लान काफी ज्यादा अच्छा है। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आए मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम्हारे जो पहले पैट्रियार्च थे मास्टर चू, क्या वो यहाँ पर रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनकी रिटायरमेंट की सेरेमनी के बारे में मैंने सुना नहीं। तो ये बात सुनते ही मास्टर मोयोंग जो थे हैरान होकर उसे कहता है कि तुम एक मर्चेंट ग्रुप के यंग मास्टर हो, लेकिन लगता है कि तुम्हारा इन्फॉर्मेशन का सिस्टम बहुत ज्यादा स्लो है। मास्टर चू को गायब हुए पूरा 1 साल हो चुका है। मास्टर चू कहीं पर अचानक डिसअपियर हो गए, उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और उनके बाद अब यहाँ पर मैंने इस गद्दी को संभाल लिया और मैं कब से उन्हें ढूंढने के लिए लगा हुआ हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो ये बात सुनने के बाद हमारा यंग मास्टर जो होता है वो काफी हैरान होता है और कहता है क्या वो गायब हो गए, लेकिन ऐसे अचानक से वो कहाँ गायब हो सकते हैं। तो मास्टर मोयोंग उसे कहता है कि यही तो बात मुझे समझ नहीं आ रही, मैं यहाँ पर आसपास के पूरे एरिया में उन्हें ढूंढ चुका हूँ, लेकिन वो किसी भी जगह के पर मुझे मिल नहीं रहे और मुझे इस बात की बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है कि मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन सका, मैं यहाँ पर उनको ढूंढ नहीं पा रहा। जबकि हमारा यंग मास्टर फिश किंग सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर इस बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट हुए पूरा 1 साल हो चुका है। इसका मतलब यह है कि जब मैं रीइंकार्नेट हुआ था उसी दौरान जहाँ पर उसको मास्टर चू को भी मार दिया गया होगा। क्या डिमोनिक सेक्टर के लोगों ने ये किया होगा, क्योंकि मुझे भी तो डिमोनिक सेक्टर के लोगों ने मारा है। तो इसी के साथ ही हमारा फिश किंग उसे कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे फादर जो है उनकी फाइट यहाँ पर डिमोनिक फैक्शन के लोगों के साथ हो गई हो, डिमोनिक फैक्शन के लोगों ने उन्हें मार दिया हो। तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, डिमोनिक फैक्शन के लोग जब भी यहाँ पर दुनिया में अपीयर होते हैं वो बहुत बड़ी क्लैश करते हैं, यानी कि यहाँ पर हंगामा होता है, बहुत बड़ी तबाही और खून खराबा होता है। लेकिन डिमोनिक सेक्टर के लोगों के अपीयर होने के बारे में फिलहाल के लिए तो कोई भी न्यूज नहीं है और पिछले 20 साल से उन लोगों ने अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं। डिमोनिक सेक्टर का कोई भी इंसान हमारी म्यूरम प्लेन्स के ऊपर दिखाई नहीं दिया। तो वैसे भी तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा स्ट्रेंज हो जाएगा कि यहाँ पर इतने महान मास्टर्स को छोड़कर डिमोनिक सेक्टर के लोग आकर मेरे फादर को मारेंगे, जो कि यहाँ पर म्यूरम में इतने खास इंसान भी नहीं है। तुम्हारा फिश किंग सोच रहा था कि हाँ ये बात तो वाकई में सच है और यहाँ पर उनके फादर का डिमोनिक सेक्टर के साथ कोई पंगा भी नहीं था, लेकिन अगर देखा जाए तो मेरा भी डिमोनिक सेक्टर के साथ कोई पंगा नहीं था। मैं तो डिमोनिक सेक्टर के लोगों को जानता भी नहीं था, फिर भी उन लोगों ने मेरे पर अटैक करके मुझे मार डाला। तो इसी के साथ ही मुझे कहता है तो क्या तुम मुझे यहाँ पर ये बता सकते हो कि अगर तुम्हारे फादर की फाइट यहाँ पर कुछ तलवार बाजू के साथ हो जाए जो काफी ज्यादा स्पेशल हो, तो तुम्हारे फादर उनके सामने कितनी देर तक टिक पाएंगे। तो वो कहता है अगर मैं यहाँ पर अपने फादर की एक ब्रूटल फाइट की बात करूँ, अगर यहाँ पर बहुत सारे तलवारबाज आ जाएं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी हूँ, तो मेरे फादर जो है उनके सामने काफी देर तक टिक पाएंगे, क्योंकि मेरे फादर एक बहुत ही अच्छे तलवारबाज थे, इसी वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी थे। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है लेकिन अगर वो लोग यहाँ पर बुलेट प्रूफ बॉडी नाम में हो तब भी यहाँ पर तुम्हारे फादर उनके सामने टिक पाएंगे। तो ये बात सुनते मास्टर मोयोंग को भी एक झटका लगता है। मास्टर मोयोंग उसे कहते हैं कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, बुलेट प्रूफ नाम के मास्टर यहाँ पर मेरे फादर से फाइट करने के लिए क्यों आएंगे। और साथ ही हमारा यंग मास्टर फिश किंग वहाँ पर सोच रहा था कि लास्ट टाइम मैंने जिन लोगों से फाइट की थी वो डिमोनिक सेक्टर के कमीने लोग, चाहे वो यहाँ पर एलीट सोल्जर हो या फिर वहाँ पर नॉर्मल सोल्जर्स हो, उन सभी की बॉडीज के ऊपर यहाँ पर इस तरह की स्पेशल टेक्निक एक्टिवेटेड थी जिसे बुलेट प्रूफ बॉडी नाम कहते हैं। यानी कि मैं यहाँ पर अपनी ठंडा टेक्निक के साथ 10 फेज की एनर्जी के साथ अटैक करता था, लेकिन इसके बावजूद वो बेहोश ही होते थे और फिर उठकर खड़े हो जाते थे। हालांकि एक ही पंच के साथ उन्हें मर जाना चाहिए था, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान जो होता है उसकी बॉडी के ऊपर बुलेट प्रूफ आर्म नहीं होती, जैसे कि वहाँ पर उस
रीपर के साथ हुआ। मैंने अपनी 5th लेवल की एनर्जी के साथ उसकी बॉडी को पूरी तरह से हाक बना दिया, जबकि वहां पर डिमोनिक सेक्टर के कमीने जो 2 खास मास्टर थे उनके ऊपर मैंने 10th फेज की एनर्जी के साथ अटैक किया था और पूरे 10 पंचेस मारे थे, लेकिन इसके बावजूद उस लड़के की बॉडी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। वहां पर एक बंदा था जिसके पास बुलेट प्रूफ राम की बॉडी थी और दूसरा बंदा जो था वो खास किस्म के मैजिक को यूज कर रहा था। और अगर यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन बनता है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ वही मास्टर्स इनका मुकाबला कर सकते हैं जो कि बियॉन्ड ह्यूमन लेवल पर पहुंच चुके हैं। यानी कि हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसे मास्टर्स हैं जिनके टाइटल के साथ एम्परर या फिर किंग का टाइटल लगता है, सिर्फ वही उनका मुकाबला करने के लायक हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि डिमोनिक सेक्टर के लोग यहाँ पर सीक्रेटली क्यों मूव कर रहे हैं। क्या वो यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा प्लान कर रहे हैं और आखिर उन लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों मारा था। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें केव का दिखाया जाता है, जिस केव के अंदर वो मैजिशियन जो होता है छतरी लेकर आता है और आकर स्वर्ड डीमन से कहता है कि स्वर्ड डीमन फाइनली हमें यहाँ पर वो बंदा मिल गया है। तो स्वर्ड डीमन उसे कहता है कि ह्यूमन डीमन तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने यहाँ पर स्वर्ड किंग का पता लगा लिया, चलो अब यहाँ पर हमारे अगले शिकार का वक्त है, यानी कि उसे जाकर मार डालते हैं। और अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ। तो वहां पर उसके काफी सारे डिमोनिक स्क्वाड के लोग होते हैं और वो सभी लोगों को वहां पर तैयार करता है अगला शिकार करने के लिए और सभी लोग यहाँ पर से स्वर्ड किंग को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से हमें मोयोंग क्लैन का दिखाया जाता है, जहां पर हमारा फिश किंग जो होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पर म्यूरियम के अंदर जितने भी हाई लेवल के मास्टर्स हैं क्या तुम उन सभी के बारे में मुझे डिटेल में बता सकते हो कि इस वक्त वो सभी लोग क्या कर रहे हैं और कहां पर हैं। तो मास्टर मोयोंग से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें उन सभी के बारे में बता देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर काफी सारे एम्परर्स, काफी सारे किंग्स और काफी सारे गार्ड्स भी हैं, यानी कि ये सभी को टाइटल्स दिए गए हैं और वो उन्हें बताने लगे हैं कि वो सभी इस वक्त कहां पर और क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा फिश किंग जो होता है वहां पर मास्टर मोयोंग से पूछता है कि बताओ कि इस वक्त म्यूरियम में बड़े बड़े फिगर लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि जो पावरफुल मास्टर्स हैं वो सभी क्या लोग कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही वो बताते हैं कि फिलहाल की सिचुएशन ये है कि मैंने ब्लेड एम्परर के बारे में काफी अर्सा हो गया नहीं सुना, मुझे नहीं पता कि वो कहां पर है, लेकिन उसकी हेल्थ काफी ज्यादा अच्छी है। साथ ही वो बताते हैं कि ओयांग सैंग के बारे में अगर यहाँ पर बात करूं तो ब्लेड एम्परर जो थे वही यहाँ पर उसका मजाक उड़ा रहे थे। ब्लेड एम्परर जो कि नैमकोंग फैमिली के पैट्रियार्च और साथ ही हमारी लीग के मास्टर भी हैं, वही यहाँ पर हंस कर उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो ऐसे इंसान है जिससे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है या फिर तुम किसी के बारे में क्या सोचते हो। वो जिसका यहाँ पर मजाक उड़ाना चाहते हैं मुंह पर उसका मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा बेहतर कंडीशन में है। लगता है कि ब्लेड एम्परर की वजह से यहाँ पर उनकी ये हालत हुई है। ब्लेड एम्परर के मजाक उड़ाने की वजह से यहाँ पर जो मास्टर ओयांग थे, मास्टर ओयांग ने सब कुछ किया होगा। तो मास्टर ओयांग का जितना फैसला वो सारे का सारा तो यहाँ पर म्यूरियम अलायंस के लोग ही करेंगे। म्यूरियम अलायंस के लीडर जो है वो काफी ज्यादा अच्छे इंसान है, वो तुम्हारी बात को समझेंगे, उन्होंने यहाँ पर जो सजा देनी है वो देंगे। फिर साथ ही वो कहता है कि रही बात स्वर्ड गार्ड की, तो स्वर्ड गार्ड जो है वो क्लोज डोर ट्रेनिंग में चला गया है। मुझे लगता है कि 6 महीने पहले उसने फैसला किया था कि वो क्लोज डोर ट्रेनिंग में जाने वाला है और जिस तरह से उसकी स्किल्स है मुझे लगता है कि वो यहाँ पर बियॉन्ड द हीवन जाने वाला है, यानी कि वो ब्रेक थ्रू करने के बाद अगर यहाँ पर अगले स्टेप पर पहुंचना चाहता है तो उसके बाद वो हीवन लेवल पर पहुंच जाएगा। फिर साथ ही मुझे कहते हैं कि रही बात यहाँ पर स्वर्ड एम्परर की, तो स्वर्ड एम्परर जो है वो एक ऐसा इंसान है जो कि आसपास घूमता फिरता रहता है, वो कभी एक जगह के पर नहीं रुकता और उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता कि इस वक्त वो कहां पर होगा। लास्ट टाइम वो जब यहाँ पर मोयोंग क्लैन में आया था मेरे फादर के डिसअपियर होने से कुछ वक्त पहले ही वो आया था और उसके बाद उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर साथ ही उसे कहता है कि रही बात स्वर्ड किंग की, तो स्वर्ड किंग के बारे में ये कहा जाता है कि समझ लो कि वो तकरीबन रिटायर हो चुका है। रिटायर होने के बाद उसने यहाँ पर कुछ डिसाइपल्स को अपॉइंट किया, डिसाइपल्स को ट्रेनिंग देता रहता है, यानी कि वो डिसाइपल्स को टीचिंग्स दे रहा है। फिर साथ ही उसे कहता है कि रही बात यहाँ पर फिश किंग की, तो फिश किंग तकरीबन 1 साल पहले वो भी गायब हो गया, यानी कि एक साल पहले मैंने उसके बारे में सुना था और उसके बाद उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। इतना ज्यादा उसका फियर्स टेम्परामेंट है, मुझे लगता है कि उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकालना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। वो एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गैदर भी करना नहीं चाहेगा। हालांकि वो काफी ज्यादा अच्छा इंसान भी है, वो राइटियस भी है, लेकिन साथ ही उसके कुछ ऐसे कारनामे हैं जिसकी वजह से ज्यादातर लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है लेकिन ऐसी बात क्यों है, तुम यहाँ पर उसके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो उसे कहता है कि मैं ऐसी बात उसके बारे में क्यों नहीं करूँ, मैं यहाँ पर उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, वो कैसा इंसान है, वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला इंसान है। यहाँ तक कि वो जूनियर डिसाइपल जो कि चाहे वो ऑर्थोडॉक्स फैक्शन से हो या फिर किसी दूसरी फैक्शन के हो, उन सभी को ही पीटता रहता है। जब उसका दिल करता है किसी के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और किसी उसको मार पीट देता है, यहाँ तक कि एल्डर्स को भी नहीं छोड़ता था। यहाँ तक कि डिमोनिक सेक्टर के सीनियर एल्डर्स जो हैं वो भी यहाँ पर उसे मार खा चुके हैं। और रही बात यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर के लोगों की, तो वो जहाँ भी किसी अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर के बंदे को देखता था वहीं पर उसे मार डालता था। इसी वजह से सभी लोग उससे काफी ज्यादा डरते थे और बहुत सारे डिसाइपल्स हैं वो तो यहाँ पर नफरत करते थे क्योंकि वो यहाँ पर उन्हें पीटता रहता था। वहाँ फिश किंग उसकी बातें सुनने के बाद वहाँ पर चुपचाप बैठा होता है क्योंकि वो ऐसा ही इंसान था, इसी वजह से वो अपने बारे में सुन रहा होता है। तो इसी के साथ ही उसे कहता है लेकिन सेम टाइम की अगर ये बात की जाए तो वो एक अपराइट इंसान था, वो यहाँ पर किसी भी अनराइटियस बात को बिल्कुल ही फेस नहीं करता, यानी उसको बर्दाश्त नहीं करता था। यहाँ पर अगर डेमोनिक सेक्टर के लोग निकल कर आते तो मुझे लगता है कि सबसे पहले वही जाकर उन लोगों से फाइट करता। मुझे एक बात उसकी बहुत ज्यादा पसंद थी कि वो कभी किसी फाइट से पीछे नहीं हटा, फिर चाहे उसके सामने कितने पावरफुल एल्डर ही क्यों ना आ गया वो उसे फाइट करने के लिए जरूर आगे बढ़ता था। यही बात उसकी जो है वो यानी उसे किसी बात से डर नहीं लगता था। मुझे लगता है कि यही वजह है कि वो यहाँ पर इस बात की वजह से काफी ज्यादा फेमस हुआ और उसे किंग का टाइटल मिला। तो इसी के साथ फिश किंग उठकर खड़ा हो जाता है। तो मास्टर मोयोंग उसे कहता है कि आप तुम यहाँ पर से वापस अपने मर्चेंट ग्रुप में जाने वाले हो। तो वो कहता है तो मैं और कहाँ पर जाऊंगा। तो मास्टर मोयोंग उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर फिलहाल के लिए अपनी थोड़ी बहुत ड्यूटीज को बुलाकर कुछ और करना चाहिए, क्यों ना तुम यहाँ पर म्यूरियम अलायंस में चले जाओ। म्यूरियम अलायंस की तरफ से एक यंग मास्टर यहाँ पर आने वाला है, एक एल्डर यहाँ पर आने वाला है। अगर तुम चाहो तो तुम उस एल्डर के साथ यहाँ पर से जा सकते हो, यानी कि तुम मास्टर ओयोंग को खुद वहाँ पर लेकर जाना और खुद फैसला सुनना कि वो इसे क्या सजा देंगे और साथ ही तुम जाकर म्यूरियम अलायंस को भी विजिट कर सकते हो। तो यहीं पर नेक्स्ट दिन सुबह के वक्त का दिखाया जाता है। अगले दिन हमारा फिश किंग जो होता है वहां से जाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है, जहाँ पर उनका ये एक एल्डर
मास्टर होता है यानी कि हमारी म्यूरम अलायंस की तरफ से कैल्डर पर्सनली यहाँ पर मास्टर मोयोंग को लेने के लिए आता है। वहाँ पर आने के बाद वो उनसे कहता है कि ठीक है हम लोग अब यहाँ पर से जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो मास्टर मोयोंग जो है वहाँ पर एल्डर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं कि इस बंदे का नाम बेक हैन क्योंग है और जो म्यूरम अलायंस की तरफ से आया है, तो क्या तुम यहाँ पर इसके साथ जाना चाहोगे, क्योंकि तुम दोनों यहाँ पर साथ जाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मास्टर बेक खुद भी यहाँ पर से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जबकि हमारा फेस किंग जो होता है उसे वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो इसी के साथ ही मास्टर बेक जो होता है वहाँ पर अपने साथियों से कहता है कि ठीक है तुम लोग अपनी कैरेज को लेकर निकलो, जबकि हम लोग जहाँ पर से पहले निकलेंगे। मैं और जो लड़का यानी कि फेस किंग यानी कि ली जिनियन, हम दोनों जहाँ पर से अपनी मोबिलिटी आर्ट को यूज करते हुए तुम्हारे पीछे पीछे ही रहेंगे और हम लोग हो सकता है कि तुमसे पहले वहाँ पर पहुंच जाएं। तो इसी के साथ ही हमारे फेस किंग जो होता है मास्टर मोयोंग से कहता है कि मास्टर मोयोंग अब जबकि मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ तो प्लीज यहाँ पर मेरे मर्चेंट ग्रुप का ख्याल रखना, क्योंकि हम दोनों में बातचीत हुई थी। मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे अपने मर्चेंट ग्रुप की हिफाजत के लिए वहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो उसे कहते तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर से अपनी एक स्क्वाड्रन को यानी अपनी एक गार्ड्स की टीम को वहाँ पर भेज दिया है और वो लोग अभी तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच गए होंगे, वहाँ पर जाकर वो गार्ड की ड्यूटी करेंगे। तो इसी के साथ ही हमारा फेस किंग से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं यहाँ पर से बिना किसी दिक्कत के जा सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा, जाकर म्यूरम अलायंस के लीडर से मिलूंगा और साथ ही वहाँ पर देखूंगा कि वहाँ पर नया क्या चल रहा है। फिर साथ ही जाने से पहले वो उसे कहता है कि एक और बात, मैं यहाँ पर तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर गोल्ड सिल्वर असैसिन्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ग्रुप जो है यानी एम्परर्स लीग जो है उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करे और बताए कि आखिर वो लोगों का बेस कहाँ पर छुपा हुआ है। मैं जैसे इन जैसे कमीने लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पर और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करना चाहता, जो लोग यहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो क्या तुम लोग यहाँ पर हमारी मदद करोगे? तो मास्टर मोयोंग उसे कहता है कि मुझे लगता है ये काफी ज्यादा दिक्कत भरा होगा, लेकिन हम लोग उनके बेस को ढूंढ निकालेंगे। तो वहाँ हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर सच्ची बताऊं तो पहले मैं यहाँ पर पूरी तरह से तैयार होकर आया था कि मुझे मोयोंग क्लैन से फाइट करना पड़ेगी और मैं यहाँ पर यही सोच कर आया था मैं पूरे के पूरे मोयोंग क्लैन को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा अगर तुम लोग यहाँ पर मुझसे रूडली बात करते हो या फिर मास्टर ओयोंग का साथ देने की कोशिश करते हो। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहता है कि क्या यहाँ पर तुम हमसे फाइट करने के लिए आए थे, वो भी अकेले? तुम्हें लगता है कि तुम पूरे के पूरे मोयोंग क्लैन से अकेले फाइट कर सकते थे? तुम्हारा फेस किंग उसे कहता है कि हाँ मैं यही करने के लिए आया था और साथ ही वहाँ पर से निकल जाता है। उन दोनों के वहाँ चले जाने के बाद मास्टर मोयोंग सोच रहे होते हैं कि इस लड़के की बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये लड़का जो है इसे भी यहाँ पर एक बहुत ही महान टाइटल मिलने वाला है, यानी ये लड़का भी यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाएगा और यहाँ पर इस लड़के की वजह से मर्चेंट गिल्ड तो क्या पूरे के पूरे म्यूरम की किस्मत बदलने वाली है। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट 4 दिन के बाद का दिखाया जाता है। ये लोग एक गांव में उतरते हैं और वहां पर उतरने के बाद मास्टर बेक जो होता है वो सोच रहा होता है कि ये लड़का समझ लो मेरी तरह ही है, यानी कि बहुत ही कम बात करता है। पूरे रास्ते में हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही बात करते आए। मैं कहता चलो चलते हैं रेस्ट करने के लिए, मैं कहता कि रेस्ट करते हैं और आगे से सिर्फ इतना ही कहता हाँ चलो रेस्ट करने का कहता तो कहता हाँ चलो बैठते हैं, यानी कि सिर्फ ये 2 ही जुमले बोलता था। तो इसी के साथ ही रास्ते में चलते वक्त मास्टर बेक जो होता है उसका कंधा किसी के साथ टकरा जाता है। तो जैसे उसके साथ उसका कंधा टकराता है तो उसके चेहरे के ऊपर स्वर्ड मार्क देखता है और कहता है कि ये बंदा मुझे लगता है कि मैंने कहीं पर देखा है, इसका नाम विकेट रोग है, यानी कि ये बंदा जो है ये तो म्यूरम का पब्लिक एनिमी है, इसके बारे में है कि इसको जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाना है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि यंग मास्टर ली जिनियन क्या तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकोगे? मुझे यहाँ पर अपनी म्यूरम का एक पब्लिक एनिमी दिखाई दिया है, अभी अभी उसका कंधा मेरे साथ टकराया तो मैं उसके पीछे जाता हूँ, जाकर उसे पकड़ कर लाता हूँ, या फिर जिंदा या फिर उसे मार डालूंगा। तुम्हारा ली जिनियन उसे कहता है क्या वो अनऑर्थोडॉक्स सेक्शन का कोई मेंबर है? तो वो उसे कहता है कि हाँ वो अनऑर्थोडॉक्स सेक्शन का मेंबर है, लेकिन वो एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम है, इसी वजह से तुम यहीं पर रुकना, यहीं पर मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और मास्टर बेक जो होता है वहीं पर से छतों के ऊपर छलांगे लगाता हुआ उसका पीछा करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर कि जब मास्टर बेक का कंधा एक बंदे के साथ टकराता है तो वो एक मुजरिम होता है, वहां पर से वो भागना शुरू कर देता है। तो मास्टर बेक ली जिनियन को वहीं पर खड़ा करके उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और वो बंदा जो होता है वहीं पर से और तेजी के साथ भागता है, जिसकी वजह से मास्टर बेक कहता है कि इसे क्या लगता है कि यहाँ पर से इस तरह से भाग कर जा सकता है। फिर साथ ही वो कहता है कि ये कमीना यहाँ पर इतने अरसे से छुपा हुआ है और म्यूरम ने यहाँ पर कहा है कि इसको या तो यहाँ पर जिंदा पकड़ा जाए या फिर जान से मार दिया जाए। फिर ये यहाँ पर सभी लोगों के बीच से इस तरह से इतना शोर मचाकर क्यों भाग रहा है, यानी कि मुझे इसकी लोकेशन के बारे में पता चल जाए, आज यहाँ पर इसका कोई ना कोई मकसद तो जरूर हो सकता है। फिर साथ ही वो भागता भागता है खाली गली के अंदर जाकर रुक जाता है। तो मास्टर बेक जैसे ही वहां पर नीचे उतरते हैं वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये एक ट्रैप हो सकता है। तो वहां पर 2 और लोग होते हैं, वो दोनों उनका एक एक बाजू काट चुका होता है, लेकिन उनके हाथ में तलवारें होती हैं। तो वो लोग जो होते हैं वहां पर इस मास्टर बेक को पकड़ने के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि असल में यहाँ पर मास्टर बेक से वो बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि म्यूरम अलायंस के लोगों ने उनके साथ ये सब कुछ किया था। म्यूरम अलायंस के लीडर को जब गुस्सा आया था इन सभी लोगों के ऊपर, ये सभी लोग गद्दार लोग थे जो कि यहाँ पर उसके खिलाफ हो गए थे, इसी वजह से अलायंस लीडर ने इनका एक एक बाजू काट दिया था इनको सजा देने के लिए। तो मास्टर बेक उनसे कहता है कि तो तुम लोग अभी तक यहाँ पर जिंदा हो, तुम सभी कमीने लोगों को यहाँ पर देखकर मुझे बहुत ज्यादा घिन आ रही है कि तुम्हारे जैसे घटिया लोग, तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दिया गया, लेकिन इसके बावजूद तुम लोगों ने अपने घिनौने काम छोड़े नहीं है। हालांकि तुम्हें यहाँ पर सुधर जाना चाहिए था, एक बाजू कटवाने के बाद तुम यहाँ पर सुधर जाते, और ऊपर से तुमने यहाँ पर एक क्रिमिनल को यूज किया है, कैसे क्रिमिनल को जिसके ऊपर जिंदा या मुर्दा पकड़ने का इल्जाम है। और इसी के साथ ही वो दोनों से कहते तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारा मास्टर जो था उसकी ये हॉबी थी कि वो यहाँ पर अपने जितने भी मुजरिम होते हैं उनके बाजू काट देता है, लेकिन हमारी हॉबी यहाँ पर तुम्हारे जैसे कमीने लोगों को जाल में फंसाने की है। इसी के साथ उन्हें पीछे से आवाज आती है, फेस किंग उनसे कहता है कि तुम लोगों की हॉबी तो किसी काम की नहीं है। तो वो लोग पीछे घूमकर देखते हैं और कहते हैं कि अब जो पीछे कौन आ गया है। तो इसी के साथ ही मास्टर बेक कहते हैं कि ये लड़का यहाँ पर कैसे पहुंचा है, तुम्हें वहां पर गली में छोड़कर आया था। तुम्हारा फेस किंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसकी हॉबी यहाँ पर तुम्हारे जैसे कमीने लोगों को पीटने की है। तुम्हारे जैसे घटिया लोग मुझे जहाँ पर भी दिखाई देते हैं मैं उन्हें वहीं पर पीट देता हूँ। से नेक्स्ट दिन मर्चेंट गिल्ड का दिखाया जाता है कि म्यूंगो वहां पर आने के बाद शोर मचा रहा होता है कि मुझे यहाँ पर ली जिनियन से मिलना है, लेकिन वो लोग उसे कहते हैं कि ली जिनियन तो यहाँ पर से पहले म्यूरम अलायंस की तरफ चला गया, वो यहाँ पर नहीं है।
तो मिंगो उनसे कहता है कि वो कमीना यहाँ पर से कैसे जा सकता है, उसने मुझसे झूठ बोला, उसने मुझसे वादा किया था, फिर वो यहाँ पर कैसे चला गया। तो इसी के साथ ही हमारा जो सेकंड ब्रदर होता है वो सारी की सारी बात बताता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था, यानी कि मास्टर होयांग के बारे में, और सारी डिटेल उसे बता देता है कि उसके बाद मास्टर होयांग को वो खुद अपने साथ लेकर म्यूरम अलायंस में गया ताकि उसका फैसला करवाया जा सके। इसलिए अगर तुम्हें उससे बात करनी है तो फिर वहीं पर चले जाओ, जहाँ पर तुम्हें वेट करनी पड़ेगी। तो मैं उनको वहीं पर बैठ जाता और कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी यहीं पर ही बैठूंगा। उसने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं यहाँ पर 1 लाख बार छतरी को घुमाकर स्विंग करता हूँ तो फिर वो मुझे मार्शल आर्ट सिखाएगा। अब यहाँ पर वो नहीं है तो फिर मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ। तो इसी के साथ ही सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि उसने यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या वादा किया था, लेकिन तुम यहाँ पर से जाओ और हमारे दरवाजे के ऊपर यहाँ पर शोर मत मचाओ। लेकिन इसी के साथ ही मिंगो जो होता है अपना कपड़ा उतारता है, वहीं पर अपनी तशरीफ नंगी करके पॉटी करना शुरू कर देता है और कहता है मैंने उसे कहा था कि अगर यहाँ पर उसने अपने वादे को पूरा नहीं किया तो फिर मैं तुम्हारे दरवाजे के सामने टट्टी कर दूंगा। तो जब मुझे करने लगता है तो सेकंड ब्रदर कहता है ये तो पागल हो गया, और वो लोग दरवाजा बंद करके अंदर चले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये गंदा काम करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ पर जवाब चाहिए कि उसने अपने वादे को क्यों तोड़ा था, क्यों ना तुम म्यूरम अलायंस में चले जाओ, वो यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं है, क्या तुम सीखने के लिए वहां पर नहीं जा सकते। तो ये बात सुनने के बाद मिंगो कहता है कि यहाँ पर पॉटी करने से अच्छा है मैं म्यूरम अलायंस में चला जाऊं और वहां पर जाकर उस कमीने से पूछूं कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था। और साथ ही वो अपनी छतरी उठाता है, फिर से वहां पर अपनी छतरी को स्विंग करना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं पहले यहाँ पर इसे 1 लाख बार घुमा चुका हूँ, अब मैं यहाँ पर 1 लाख से भी ऊपर पहुंच चुका हूँ। अगर उसने यहाँ पर मुझसे वादा तोड़ा और उसने कहा कि मुझे मार्शल आर्ट्स नहीं सिखाएगा, मुझसे झूठ बोला था, तो फिर मैं ऐसी छतरी को उसके सर में दे मारूंगा और उसका सर फोड़ दूंगा। तो नेक्स्ट सीन में फिर से वहीं पर उस गली का दिखाया जाता है जहां पर वहाँ फिश किंग उनसे कहता है कि तुम्हारे जैसे कमीने लोगों को पीटना ये मेरी हॉबी है। तो इस बात से वो लोग जो होते हैं वो हैरान होते हैं। फिर साथ ही वहाँ पर वो जो किलर होता है वो कहता है कि देखो तो जरा एक लड़का यहाँ पर मारने के लिए आया है, मैंने तो इसे पहले कहीं पर किसी जगह के ऊपर देखा भी नहीं है, क्या ये कोई बहुत ही फेमस मास्टर है। फिर साथ ही वो लोगों से कहता है कि तुम दोनों जाओ जाकर मास्टर बैग से निपटो, इस कमीने के लिए तो मैं ही काफी हूँ, इस बंदे को जिसको हम लोग जानते भी नहीं है इसको मैं यहाँ पर पीटता हूँ। जब किसी के साथ में फिश किंग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम कमीनों को यहाँ पर अपने पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। तो वो किलर उसे कहता है कमीने कहेंगे क्या तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत है। तुम्हारा फिश किंग उसे कहता है नहीं मुझे तो इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसे हेल्दी इंसान को मुझे पीट कर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो मास्टर बैग से कहता है कि मास्टर बैग मुझे एक बात तो बताओ कि ये एक पब्लिक एनिमी है, इसका मतलब यह है कि अगर हम इसे जान से भी मार डाले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ अगर तुम चाहो तो तुम इसे जान से भी मार सकते हो, यानी कि इसके ऊपर यही रिवार्ड है कि अगर यहाँ पर इसे जिंदा पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, वरना इसे मार डालो ज्यादा बेहतर है। तो हमारा फिश किंग कहता है कि मेरे हाथ में खुजली हो रही थी, तो चलो यहाँ पर इनको मारकर अपनी खुजली मिटाते हैं। और इसी के साथ मास्टर बैग कहता है कि ये क्या सोच रहा है, हम लोग पिछले 4 दिन से यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या ये यहाँ पर इसे फाइट कर पाएगा। और इसी के साथ ही हमारा फिश किंग जो होता है वहाँ पर स्माइल दे रहा था और कहता है कि पिछले 4 दिन से मैंने यहाँ पर इसे स्माइल करते हुए नहीं देखा, और अब देखो यहाँ पर फाइट करने के नाम पर ये मुस्कुराना शुरू कर दिए। तो इसी के साथ ही वो तीनों जो होते हैं अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वो किलर आगे बढ़ता है और अपने पास से 3 नाइफ्स को थ्रो करता है। तीनों नाइफ्स जो होते हैं हमारे फिश किंग के पास से गुजरते हैं, वो अटैक को अवॉइड करता है। फिर साथ ही उनमें से 2 नाइफ्स को पकड़ लेता है और 2 नाइफ्स को पकड़ने के बाद वो सामने की तरफ थ्रो करता है। जैसे वो दोनों नाइफ्स जो होते हैं वो थ्रो करता है तो दोनों तलवार पास जो होते हैं उनके माथे में वो लगता है, वो दोनों वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरकर मर जाते हैं। अब यहाँ पर वो किलर बचता है। तो इसी के साथ ही हमारा जो फिश किंग होता है उसे कहता है कि पीछे क्या देख रहे हो, अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पर पहले मेरे पर अटैक नहीं करना चाहिए था अगर तुम इसे हैंडल नहीं कर सकते। तो इसी के साथ ही वो कमीना जो होता है अपने हाथ में अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेशल हो, जो तुमने यहाँ पर इन दोनों को मार दिया, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि वो दोनों काफी ज्यादा कमजोर थे। तुम्हें पता है कि मेरी स्पेशलिटी क्या है, मैं उन जगहों के ऊपर अटैक करता हूँ जो यहाँ पर लोग ज्यादातर यूज नहीं करते, और मुझे लगता है कि तुम्हारा लोअर पार्ट तुम यहाँ पर ज्यादा यूज नहीं करते होगे। और साथ ही वो अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करते हैं, बड़ी तेजी के साथ उसकी जांघों की तरफ आगे बढ़ता है ताकि उसके अंडे फोड़ सके। तो जैसे वो वहाँ पर नीचे जाता है, इसी के साथ हमारा फिश किंग उसे कहता है बेवकूफ कहीं कि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे अंडों तक पहुंच पाओगे। और जैसे वो उसके करीब पहुंचता है अपना हाथ लेकर उसे मारने लगता है। हमारा फिश किंग जो होता है वहीं पर से अपना पाँव उसके हाथ के ऊपर मारता है। जब वो अपना पाँव उसके हाथ के ऊपर मारता है तो उस बेचारे का हाथ टूट जाता है। तो वो कहता है ये क्या हो गया, और साथ ही जोर जोर से चलाना शुरू कर देता है। तो वो कहता है कमीने कहीं कि तुमने मेरे हाथ की हड्डियां तोड़ दी। तुम्हारा फिश किंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी के साथ यहाँ पर मेरे नीचे घुसकर मेरे अंडे तोड़ दोगे। तो उसे कहता है मैं सरेंडर करता हूँ, प्लीज मुझे मेरे अलायंस में ले जाओ, मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे जाकर जेल में बंद कर दो, मुझे जो सजा मिलेगी वो मैं लेने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मेरे करीब मत आओ। तुम्हारा फिश किंग उसे कहता है क्या मेरे माथे के ऊपर तिया लिखा हुआ है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं वो हूँ? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, अगर तुम्हें यहाँ पर जान से मार सकता हूँ तो फिर अपने साथ बोझ उठाकर क्यों लेकर जाऊँ। जबकि वो उसे कहता है कि नहीं तुम यहाँ पर मुझे मारो मत, मुझे वहाँ पर अपने साथ ले जाओ, मेरे पास बहुत सारे लोगों के नाम है, मेरे पास लिस्टें हैं जिसके अंदर बहुत सारे क्रिमिनल्स के नाम है, इससे तुम लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। तो हमारा ली जिनियन से कहता है कि मुझे यहाँ पर उससे क्या फायदा होगा, तुम यहाँ पर जितने क्रिमिनल्स के नाम दोगे ये फायदा तो म्यूरम अलायंस को होने वाला था, लेकिन मैं म्यूरम अलायंस का हिस्सा तो हूँ ही नहीं। और साथ ही वो उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, जबकि तुम यहाँ पर मरकर सरेंडर कर सकते हो। और इसी के साथ ही वो मास्टर बेग जो होता है वो दूर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है कि इस लड़के ने यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स में तीनों को मार डाला। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है कि क्या हम लोग यहाँ पर से जा सकते हैं। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि इन तीनों के लिए यही बेहतर था कि तीनों यहाँ पर मारे गए। तीनों ही काफी ज्यादा कमीने लोग थे जिन्होंने बहुत सारे लोगों की जान ली थी। अब इन लोगों को यहीं पर छोड़ो, चलो यहाँ पर से निकलते हैं, मुझे भूख लगी है, किसी रेस्टोरेंट में चलकर खाना खाते हैं। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो फिर चल के खाना खाते हैं। और इसी के साथ ही वो लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच जाते हैं। तो क्या यहाँ पर इस रेस्टोरेंट के अंदर भी इनकी फाइट किसी के साथ होने वाली है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर इस तरह के रेस्टोरेंट्स के अंदर इस तरह की बात हो जाती है कि कोई ना कोई एरोगेंट यंग मास्टर निकल आता है।
फिश किंग और मास्टर बेक जो होते हैं दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के लिए चले जाते हैं। तो वो दोनों वहाँ पर जाकर बैठे होते हैं और उनके लिए खाना वहाँ पर आता है। तो मास्टर बेक उसे कहता है कि यंग मास्टर, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम यहाँ पर इतने ज्यादा एक्सपीरियंस मार्शल आर्टिस्ट हो गए। तुमने कहा कि तुमने रिसेंटली यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखी है, लेकिन जिस तरह से तुमने यहाँ पर उन फाइटर से फाइट की, मुझे लगता है कि तुम तो एक एक्सपीरियंस मार्शल आर्टिस्ट हो। फिश किंग उसे कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। तो वो उसे कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, या फिर ये समझो कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब पहली बार मैंने इस बारे में सुना कि एक मर्चेंट गिल्ड के यंग मास्टर ने यहाँ पर मास्टर ओयांग के साथ ये सब कुछ और मास्टर ओयांग को मार डाला, ओयांग यू को मार डाला, तो मैंने इस बात का बिल्कुल भरोसा नहीं किया था। लेकिन अब तुम्हें देखने के बाद मुझे इस बारे में वाकई में अंदाजा हो गया है कि तुमने वाकई में ये सब कुछ किया है, कि तुम्ही से ये सब कुछ हुआ है और तुम यहाँ पर वाकई में काफी ज्यादा स्किल्ड इंसान हो। तुम्हारा फिश किंग मुझे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए। फिर साथ ही मुझसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मैं किसी की टेस्टिमोनी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुमने यहाँ पर ये सब कुछ किया, क्योंकि वहाँ पर जाकर मेरे अलायंस में तुम्हें लेकर जाना था ताकि तुम खुद जाकर ये बात उनके सामने रख सको। तुम खुद एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंसान और तुम्हारी वहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर साथ ही मुझे कहता है कि यंग मास्टर, क्या तुम हमारी म्यूरम अलायंस को ज्वाइन करना चाहोगे? मैं अपनी म्यूरम अलायंस की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते तुम्हें यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या तुम हमारी म्यूरम अलायंस को ज्वाइन करोगे? हमारी म्यूरम अलायंस एक ऐसी जगह है जहाँ पर सैलरी तो काफी ज्यादा कम होती है, लेकिन हमारा काम जो होता है वो काफी ज्यादा हार्डर होता है। हालांकि हमारा काम काफी ज्यादा हार्डर है, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी म्यूरम अलायंस को ही ज्वाइन करना। अगर यहाँ पर देखा जाए तो एम्परर्स लीग जो है यहाँ पर हमारी म्यूरम अलायंस के थोड़ा सा ऑपोजिट है। वहाँ पर सैलरीज काफी ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन काम इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन म्यूरम अलायंस के लोगों को यहाँ पर आसपास के जितने भी एरियाज हैं सभी में अमन शांति बनाकर रखनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमें हर वक्त यहाँ पर काम करना पड़ता है। हमारे पास एक विजन है, हमारे पास एक ऐसा विजन है जिसके नीचे हम लोग राइटनेस को फैलाना चाहते हैं और आसपास के हर एक ओरिजिन से हम लोग लोगों को लेते हैं, फिर चाहे वो कोई भी सेक्टर से क्यों ना आए हों। लेकिन फोर एम्परर्स लीग हमसे काफी ज्यादा अलग है। यानी मोयोंग क्लैन और ओयोंग क्लैन के जो लोग हैं वो फोर एम्परर लीग से हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को वहां पर एंट्री देते हैं और अपने क्लैंस के अलावा किसी को भी यहाँ पर उनके एम्परर्स लीग को ज्वाइन करने का मौका नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से हमारी म्यूरम अलायंस जो है वो यहाँ पर उनसे ज्यादा बेनिफिट में रहती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ज्यादा लोगों के साथ अपने अपने आइडियाज को शेयर करते हैं। जबकि तुम पहले यहाँ पर एम्परर असेंबली के एक मास्टर से मिल चुके हैं, दो मास्टर से मिल चुके हैं, उनकी दो फैमिलीज को देख चुके हो, तो तुम यहाँ पर इस बात का आइडिया लगा सकते हो कि वो लोग किस तरह के इंसान है। मुझे लगता है कि वो सभी लोग यहाँ पर पैसे की लालच में फोर एम्परर असेंबली को ज्वाइन करते हैं। उनके जितने मेंबर्स हैं वो सारे के सारे जब वक्त पड़ता है तो वो सभी लोग यहाँ पर सूखे पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर कोई बड़ा अटैक होता है तो म्यूरम अलायंस जो है वो अपने नीचे सभी लोगों को कमांड करती है और वो सभी लोग आ जाते हैं। लेकिन फोर एम्परर्स लीग के लोग जो है वो सूखे पत्तों की तरह हवा में उड़ जाते हैं, यानी कि वो सभी लोग यहाँ पर उनके सामने टिक नहीं पाते। तो जब मास्टर बेक उसके सामने ये सारी बातें कर रहा होता है, इसी के साथ ऊपर से एक यंग मास्टर बोल पड़ता है। इसी के साथ ऊपर बैठा एक यंग मास्टर जो कि एम्परर्स लीग से होता है, वो उसे कहता है कि बस बहुत हो गया, क्या मैं यहाँ पर इसी तरह तुम्हारी जो बातें सुनता रहा हूँ? तो म्यूरम अलायंस के लोग जो यहाँ पर हमारे बारे में इस तरह की बात कैसे कर सकते हो? तुम यहाँ पर एम्परर्स लीग के बारे में इस तरह की बात मत करो जो कि बाद में तुम्हें काफी ज्यादा महंगी पड़े। चलो ठीक है, मैं इस बात को समझता हूँ कि तुम किसी को अपनी अलायंस के अंदर रिक्रूट करवाना चाहते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी दूसरे की अलायंस के बारे में जहाँ पर इस तरह की बातें करो। तुम उनके बारे में ये तो नहीं कह सकते कि वो सूखे पत्तों की तरह उड़ जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है? क्या तुम्हें लगता है हमारा कोई महत्व नहीं है? तो इसी के साथ ही मास्टर बेक उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर एम्परर्स लीग से हो, प्लीज मुझे माफ करना। मैं मास्टर बेक म्यूरम अलायंस की तरफ से तुमसे माफी चाहता हूँ अगर मेरी कोई बात में बुरी लगी हो। क्या तुम यहाँ पर मुझे अपना नाम बताना चाहोगे? तो इसी के साथ ही वो लड़का उसे अपना नाम नहीं बताता और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे बस एक सूखा पत्ता कह सकते हो, क्योंकि तुम यहाँ पर सूखे पत्ते ही तो हमें कह रहे थे। तो इसी के साथ ही बाकी के सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। तो मास्टर बेक उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, प्लीज मुझे माफ करना। और वहाँ फिश किंग उसे कहता है कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मास्टर बेक प्लीज बैठ जाओ, तुमने वैसे भी उसे माफी मांग ली है। तो इसी के साथ ही वहीं पर बैठ जाता है, जबकि वो यंग मास्टर जो होता है वो भी उन्हें इग्नोर कर देता है और अपने वहाँ पर खाना खाना शुरू कर देता है। तो इसी के साथ ही हमारा फिश किंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये यंग मास्टर जो है ये भी वहीं पर अलायंस की तरफ ही जा रहा है। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे लगता है ये यंग मास्टर फोर एम्परर लीग्स की तरफ से उस फिनिक्स ड्रैगन कंपटीशन के लिए जा रहा होगा। ड्रैगन फिनिक्स टूर्नामेंट बहुत ही जल्दी होने वाला है, सभी यंग मास्टर्स वहाँ पर जाकर अपनी पावर दिखाने वाले हैं। तो फिर साथ ही उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहोगे? तुम्हारे स्किल्स वाकई में काफी ज्यादा अच्छे हैं। अगर तुम ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन में हिस्सा लेते हो और वहाँ पर अच्छी पोजीशन हासिल करते हो तो मुझे लगता है कि दुनिया में तुम काफी ज्यादा फेमस हो जाओगे, तुम्हारा नाम हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुम्हें से काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, तुम्हें बहुत सारे पैसे भी मिलने वाले हैं और साथ ही तुम्हें वैल्यूएबल एक्सपीरियंस भी मिलने वाला है। तो फिश किंग उसे कहता है कि नहीं, मैं इस सब में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मास्टर बेक उसे कहता है कि ये चांस जब जिंदगी में बार बार नहीं मिलता, तुम अपनी रेपुटेशन बिल्ड कर सकते हो। तो वो कहता है कि रेपुटेशन ऐसे बिल्ड नहीं होती, रेपुटेशन तो खुद ही बिल्ड हो जाएगी जब मेरे पास पावर होगी और मैं यहाँ पर दो चार हाई पावर प्रोफाइल लोगों को पीटूंगा तो सभी लोगों को मेरा नाम खुद ही पता चल जाएगा। जैसे कि तुम्हें पहले मेरा नाम पता नहीं था, लेकिन अब तुम भी मेरे बारे में जानते हो। तो इसी के साथ ही मास्टर बेक उसे कहते हैं लेकिन वहां पर कंपटीशन को जीतने पर एक टॉप ग्रेड का एलिक्सर मिलने वाला है जो कि यहाँ पर 100 साल की एनर्जी के बराबर पावर देगा। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं इस ड्रैगन कंपटीशन में हिस्सा लेने को तैयार हूँ। तो मास्टर बेक कहते हैं ये क्या तुमने बड़ी जल्दी अपना डिसीजन बदल लिया? तो हमारा फिश किंग उसे कहता है कि तुमने पहले मुझे बताया नहीं कि वहां पर कंपटीशन के इनाम के तौर पर एक पिल दी जाने वाली है। अगर तुम पहले बताते तो मैं पहले यहाँ पर तुम्हें हाँ बोल देता। तो थोड़ी देर के बाद वो लोग अपना खाना खत्म करने के बाद वहां पर से इनकीपर को थैंक यू बोलते हैं, वहां पर से बाहर निकलते हैं। जैसे ये लोग वहां से बाहर निकलते हैं इसी के साथ ही वही यंग मास्टर जो होता है मास्टर बेक के साथ अपना कंधा टकराता है और वहां पर कंधा टकराने के बाद उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मैं तो बस एक सूखे पत्ते की तरह जहाँ पर उड़ता हुआ तुम्हारे साथ टकरा गया हूँ, जहाँ फिर तुम्हारी जो लाइन वो कुछ ज्यादा स्लो है। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर से मुझे अवॉइड कर लेना चाहिए था पीछे हटकर। तो इस बात से मास्टर बेक भी काफी गुस्सा
आते हैं और कहता है कि जो अभी भी यहाँ पर मुझे टंट्रम दे रहा है, यानी कि अभी भी यहाँ पर मुझे इस तरह की बातें सुना रहा है। और इसी के साथ ही मास्टर बेक जो होते हैं वो कहते हैं कि यंग मास्टर, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर से तेजी के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सूखे पत्ते जो है वो यहाँ पर इतनी तेजी के साथ उड़कर हमारा पीछा कर सकते हैं। तो ये बात सुनने के बाद अब वो यंग मास्टर जो होता है वो भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है और इसी के साथ ही वो दोनों बड़ी तेजी के साथ भागना शुरू कर देते हैं। जबकि वो लड़का जो होता है उसका एक साथी उसे कहता है ये कुछ ज्यादा ही रूड है, ये देखो हमारे पास से कितनी तेजी के साथ भाग कर गए और साथ ही फिर से हमें यहाँ पर सूखा पत्ता कहकर चले गए हैं। तो इसी के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है अपने साथियों से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर हमारे गेस्ट के साथ आहिस्ता आहिस्ता आ जाओ, लेकिन मैं यहाँ पर पहले जा रहा हूँ, मैंने दिखाता हूँ कि असली स्पीड क्या होती है और साथ ही मैं देख भी लूंगा कि क्या है यहाँ पर म्यूनियम अलायंस के जो यंग मास्टर या फिर एल्डर्स हैं उनकी स्पीड कैसी है। और वो बड़ी तेजी के साथ उनका पीछा करना स्टार्ट करता है और कहता है कि देखते हैं कि ये कंपटीशन में कौन जीतता है। जबकि उसके साथ ही सोच रहे होता है कि देखो तो जरा ये बच्चों की तरह क्या कर रहे हैं। और इसी के साथ ही वो तीनों जो होते हैं एक दूसरे के पीछे पीछे वहां पर भाग रहे होते हैं। सबसे पहले हमारा फिश किंग जो होता है वहां पर पहुंचता है, तो फिश किंग सबसे आगे होता है और उसके पीछे पीछे वहां पर मास्टर बेक और वो यंग मास्टर होता है। तो मास्टर बेक अपने साथ देखता है कि वो दोनों यहाँ पर तकरीबन एक दूसरे के साथ साथ होते हैं। तो इसी के साथ ही मास्टर बेक कहता है कि आयुष बंदा इतना ज्यादा तेज कैसे हो सकता है, मुझे इससे आगे निकलना ही होगा। और इसी के साथ ही वो उससे आगे निकलने लगता है तो मास्टर बेक और ज्यादा स्पीड मारता है और बड़ी तेजी के साथ वहां पर आगे बढ़ता है, लेकिन बेचारा वहीं पर ग्राउंड के ऊपर जाकर धड़ाम से गिर जाता है। उसे लगता है कि वो यहाँ पर पहले पहुंचा है, तो वो ग्राउंड के ऊपर गिरने के बाद वहां पर कहता है कि यंग मास्टर ली जिनियन, जल्दी से बताओ कि हम दोनों में से कौन इस रेस को जीता है, अब बताओ कि मैं यहाँ पर पहले पहुंचा हूँ। जबकि वो यंग मास्टर से कहता है कि तुम जीतने के चक्कर में यहाँ पर मुंह के बाद ग्राउंड के ऊपर गिरे हो, मुझे लगता है कि तुम्हारी स्पीड इतनी भी अच्छी नहीं है। जबकि हमारा फिश किंग ली जिनियन उनसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कौन यहाँ पर जीता है, लेकिन साथ ही अलायंस लीडर पीछे से निकल कर आते हैं और कहता है कि मुझे लगता है कि ये दूसरा यंग मास्टर जो है उसने इस रेस को जीता है। तो यहाँ पर हम लोग अपने लोग जो होते हैं अलायंस के दरवाजे के बाहर पहुंचते हैं, जहाँ पर म्यूनियम अलायंस के लीडर जो होते हैं सामने खड़े होते हैं और उनको बताते हैं कि यहाँ पर इस कंपटीशन का विनर कौन रहा। तो वो सभी लोग वहाँ पर उन्हें ग्रीट करते हैं और इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है वो अपने बारे में बताता है कि उसका नाम इनवॉल है और वो हाक लैंड का यंग मास्टर है। तो वो उसे कहते हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ पर एम्परर्स लीग से आए हो, क्या तुम यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हो? तो वो कहता है कि जी मैं यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। और साथ ही वो हमारे यंग मास्टर ली जिनियन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि लड़के लगता है कि तुम यहाँ पर उस मर्चेंट गिल्ड की तरफ से आए हो। तो वो भी यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देता है। जब किसी के साथ इन्वॉल्व जो होता है वहाँ पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इसी लड़के ने ओयंग फैमिली का हेड जो है उसको यहाँ पर लेकर आया और ओयंग फैमिली के हेड के साथ जो कुछ भी हुआ वो इसी लड़के ने किया है। तो म्यूनियम अलायंस लीडर जो होते हैं उन सभी लोगों को वहाँ पर अपने बारे में बताते हैं और साथ ही अपना नाम बताकर उन सभी को इंट्रोडक्शन देते हैं। तो मास्टर यू जो होते हैं उनसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर ड्रैगन फिनिक्स टूर्नामेंट के लिए खास तौर पर यहाँ पर 4 एम्परर्स लीग का ये यंग मास्टर इन्वॉल्व, अगर तुम यहाँ पर कंपटीशन के लिए आए तो फिर ठीक है, तुम सभी लोग यहाँ पर से टूर्नामेंट हॉल की तरफ चले जाओ जहाँ पर तुम सभी लोगों के रहने का बंदोबस्त किया गया है। और साथ ही वो हमारे यंग मास्टर ली जिनियन से कहते हैं कि तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें खुद अपने साथ लेकर जाता हूँ। तो इन्वॉल्व जो होता है उनसे कहता है तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ये लोग अंदर जाने लगता है तो इन्वॉल्व जो होता है वहाँ पर हमारे यंग मास्टर फिश किंग से कहता है मैं यहाँ पर ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन में तुम्हें देखना चाहूंगा, यानी कि तुमसे फाइट करना चाहूंगा और देखूंगा कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हारी स्पीड तो देख लिया लेकिन तुम्हारी फाइट भी देखना चाहूंगा। और इसी के साथ इन्वॉल्व जो होता है वहाँ पर से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद हमारा जो मास्टर बेक होता है वो बेचारा काफी ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था, क्योंकि हमारे मास्टर यू से कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर उसके साथ रेस लगा रहे थे लेकिन तुमने यहाँ पर एक गलती कर दी। वो जानबूझकर अपनी स्पीड को कम रख रहा था ताकि तुम यहाँ पर उसे अपने स्किल्स दिखा सको। वो देखना चाहता था कि तुम यहाँ पर कितने ज्यादा बेहतर हो और मुझे लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर सेम समय के ऊपर पहुंचते, लेकिन वो तुमसे पहले पहुंच सकता था अगर वो अपनी फुल स्पीड को यूज करता था। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया क्योंकि वो लड़का यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आया है और ड्रैगन फिनिक्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का मतलब यह है कि वो अपने आसपास जितने भी दूसरे कंपटीटर्स हैं उन सभी की पावर्स और उनकी स्पीड्स को देखना चाहता है। उसका एक मकसद यहाँ पर तुमसे इस स्पीड को हारने, तुमसे इस रेस को हारने का ये भी था कि वो देखना चाह रहा था कि जहाँ पर दूसरा कंपटीटर जैसे कि हमारे यंग मास्टर ली जिनियन है उसकी स्पीड कैसी है। और मुझे लगता है कि ली जिनियन को पहले से ये बात पता थी। क्या तुम्हें ये पहले से बात पता थी? और इसी के साथ मास्टर बेक उसे कहता है कि यंग मास्टर क्या तुम्हें ये बात पहले से पता थी? क्योंकि मुझे तो इस बात का आइडिया नहीं हुआ, मुझे तो लगा कि वो हमसे जेलस होकर हमारा पीछा कर रहा है और हमसे इसी वजह से वो रेस लगा रहा है। तो ली जिनियन से कहता है कि हाँ मुझे ये बात पहले से पता चल गई थी कि वो यहाँ पर इसी वजह से ये सब कुछ कर रहा था ताकि वो देख सके कि उसके कंपटीटर्स कितने ज्यादा लायक हैं, क्या वो यहाँ पर उसे फाइट करने के लायक भी है या नहीं, या फिर उसे टफ है या फिर कमजोर है, इसी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा था। तो मास्टर बेक कहता है तो प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैं यहाँ पर इस पूरी सिचुएशन को असेस नहीं कर पाया। और इसी के साथ ही हमारा फिश किंग से कहता है नहीं तुम्हें यहाँ पर एम्बैरेस्ड होने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। और इसी के साथ ही वो लोग अंदर आ जाते हैं। तो म्यूनियम अलायंस के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मास्टर यू हमारे फिश किंग को अपने साथ अंदर लेकर आते हैं। वहां पर आने के बाद सभी एल्डर्स को वो ग्रीट करता है। तो एल्डर्स कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी एल्डर्स हैं वो सभी लोग यहाँ से चले जाएं, सिर्फ और सिर्फ ये लड़का ली जिनियन जहाँ पर रहेगा, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। और वो सभी लोग जो होते हैं वहां पास चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद मास्टर यू जो होते हैं उसे कहते हैं कि हमने यहाँ पर उस बारे में सोचा, यानी कि तुम मास्टर ओयांग को लेकर आए और उसके बारे में हमने यहाँ पर एक फैसला कर लिया है। जबकि मैं फिश किंग जो होता है वहां पर लीडर के सामने खड़ा होकर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि जब मैं फिश किंग था उस वक्त काफी अर्सा पहले यहाँ पर फिश किंग से मिला था अलायंस लीडर से, और अलायंस लीडर आज भी बिल्कुल वैसे के वैसे इंसान है। और मुझे लगता है कि ये बंदा वाकई में इज्जत के लायक है, क्योंकि इस बंदे ने यहाँ पर जो कुछ भी काम किया वो सारे के सारे काफी ज्यादा बेहतर हैं। और इस वक्त हमारे इस मार्शल वर्ल्ड के अंदर 3 डिवाइन स्टार्स हैं और यहाँ पर कहा जाए कि ये भी उन डिवाइन स्टार्स में से एक है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इसकी पावर लेवल्स भी काफी ज्यादा कमाल के। और लास्ट टाइम जब यहाँ पर एक फाइट हुई थी उस फाइट में इस बंदे ने हिस्सा लिया था और उस फाइट को जितवाया था जब हमारे डिमोनिक सेक्टर के साथ एक फाइट हुई थी। लेकिन अब इसके पास म्यूनियम अलायंस के लीडर की गद्दी है। इसका मतलब यह है कि ये वो इंसान है जो कि पूरी की पूरी ऑर्थोडॉक्स म्यूनियम को कमांड करता है, यानी कि सभी लोगों को एक ऑर्डर देगा और सभी लोग इसके सामने आकर घुटने टेक देंगे। तो मास्टर यू से कहते हैं कि तुम्हारे
तुम्हारे एक्सप्रेशंस मुझे देखने के बाद काफी ज्यादा अजीब हो रहे हैं, क्या तुम यहाँ पर मेरे बारे में कुछ सोच रहे हो? तुम्हारा फिश किंग उनसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर आपके बारे में कुछ सोच रहा हूँ। तो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे लड़के से यहाँ पर देख पाना या फिर उसको समझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे इस बात की काफी ज्यादा कदर है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा टैलेंटेड बच्चे हो। तो ली जिनियन से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम स्माइल करते हुए ज्यादा अच्छे लगते हो और तुम यहाँ पर सीरियस मूड में मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर पहले तक तो यही सोच रहा था कि कहीं तुम यहाँ पर फिश किंग के डिसाइपल तो नहीं हो। तो ये बात सुनती मैं फिश किंग वहीं पर हैरान हो जाता है कि इसने यहाँ पर ये सब कुछ कैसे अनुमान लगाया। तो मास्टर से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर बताओ क्या तुमने फिश किंग से क्लासेस लिया या फिर वो तुम्हारा मास्टर है, क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हारी टेक्निक्स के बारे में सुना है कि तुम यहाँ पर पंच को यूज करते हो और साथ ही तुम लाइटनिंग की पावर को यूज करते हो, क्योंकि लाइटनिंग की पावर को यूज करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। तुम्हारे जिचिनो से कहता है कि आपको यहाँ पर कैसे पता चला इस सब के बारे में। तो वो से कहता है कि तुम यहाँ पर इस बारे में अपसेट क्यों हो रहे हो, क्या तुम इस राज को छुपाना चाहते थे कि तुम फिश किंग के डिसाइपल हो? तो वो से कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर कुछ फिश टेक्निक को मास्टर किया है, लेकिन आपने ये कैसे पता लगाया कि मैं उसका डिसाइपल हूँ? तो वो से कहता है कि तुम लाइटनिंग की को यूज करते हो। तुम्हारा फिश किंग कहता है कि हाँ मैं यूज करता हूँ। तो वो से कहता है तो फिर इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 ही ऐसे क्लैन है, यानी हमारी म्यूनियम के अंदर सिर्फ 4 ऐसे क्लैन है जो कि इस लाइटनिंग की पावर को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। उनमें से एक ओरियो क्लैन है, एक नेमगो क्लैन है, एक सियोमून क्लैन और एक बेकरी क्लैन है। सियोमून के क्लैन के लोग जो है वो यहाँ पर तलवारबाजी करते हैं, इसी वजह से वो पंचेस को यूज नहीं करते। नेमगो क्लैन के लोगों ने ब्लेड के पाथ को यूज किया और वो यहाँ पर ब्लेड्स को यूज करते हैं और उसके साथ अपनी लाइटनिंग की को इम्ब्यूट करते हैं। जबकि बेकरी क्लैन के लोग जो है वो हमेशा से यहाँ पर इसको सीखना चाहते थे लाइटनिंग की को, लेकिन वो लाइटनिंग की को ठीक तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए, इसी वजह से उन्होंने मार्शल आर्ट्स को ही छोड़ दिया और एंड के ऊपर सिर्फ एक ही क्लैन बचता है, ओरियो क्लैन। और ओरियो क्लैन जो है वो एक बहुत ही पावरफुल सेक्टर है जहाँ का ज्यादातर लोग जो है वो फिजिकल फाइटर्स हैं, यानी कि वो अपने हाथों को यूज करते हैं और पंचेस टेक्निक को मास्टर करते हैं। फिश किंग भी वहीं पर से था, फिश किंग भी वहीं पर से निकला और पूरी दुनिया में फेमस हो गया और उसे किंग का टाइटल मिला था। और मुझे लगता है कि तुम उसी के सक्सेसर हो, इसी वजह से तुम यहाँ पर ये सब कुछ सीख कर सकते हो। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है कि अलायंस लीडर आपने यहाँ पर सही पहचाना, चले मैं इस बात को मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पर उसी का सक्सेसर हूँ, मैं फिश किंग का डिसाइपल हूँ, इसी वजह से मुझे यहाँ पर उसकी सारी टेक्निक्स पता है। तो मास्टर यू कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है और साथ ही उसे कहता है कि तुम तो उसके जैसे भी दिखाई देते हो। तुम्हारा फिश किंग कहता है ये कैसे आप कह सकते हैं? तो उसे कहता है क्योंकि यहाँ पर जो भी इस लाइटनिंग की को मास्टर करता है, खास तौर पर उस स्पेशल टेक्निक को जो व्हाइट थंडर पाम टेक्निक उसने मास्टर की हुई थी, जो भी इस टेक्निक को मास्टर करता है उसकी जो की रिजेम्बलेंस होती है वो ओरियो क्लैन के लोगों जैसी हो जाती है, क्योंकि उसका ओरा और उसकी जो इनर एनर्जी होती है और उसके जो शक्ल के भाव होते हैं वो सारे के सारे वैसे होते जाते हैं। ये खास टेक्निक जो है वो उस लाइटनिंग की वजह से आती है, ये खास कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उस लाइटनिंग की वजह से आते हैं, जो लाइटनिंग की टेक्निक तुम मास्टर कर रहे हो, इसी वजह से तुम यहाँ पर फिश किंग के जैसी होते जा रहे हो। हालांकि वो थोड़ा सा रूड था और उसका टेम्परामेंट काफी ज्यादा अजीब था, वो कभी भी गुस्सा हो जाता था और तुम भी यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहे हो। मुझे नहीं लगता कि उसके ज्यादा कोई दोस्त है, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान था जो कि हमेशा आगे बढ़ना चाहता था, कभी किसी फायर से पीछे नहीं हटा। वो एक ऐसा इंसान था जो कि अपने पंच के साथ आसमान को चीरना चाहता था, जो अपना पंच मारकर पूरे आसमान को डिस्ट्रॉय कर दे। ऐसे इंसान के साथ कौन खड़ा रहना चाहेगा, क्योंकि वो हमेशा आगे निकलना चाहता है। और साथ ही मास्टर यू से पूछते हैं कि मुझे ये बताओ कि फिश किंग इस वक्त कहाँ पर है, क्या वो ठीक है? उसके बारे में पिछले 1 साल से कोई भी न्यूज नहीं आई। तो वो से कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता कि वो कहाँ पर है। मास्टर मोयोंग से मेरी इस बारे में बात हुई थी, मास्टर मोयोंग ने कहा कि उनके फादर भी कहीं पर गायब है, पिछले 1 साल से वो भी यहाँ पर नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर यू से कहते हैं कि तुम यहाँ पर मोयोंग चू के बारे में बात कर रहे हो। चलो ये बात तो मानने वाली है कि फिश किंग जो एक वेंडरर था, वो आसपास घूमता रहता था, ट्रैवल करता था, लेकिन मास्टर चू वो अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं पर गायब हो गए। ये बात तो वाकई में चिंताजनक है, हमें इसके बारे में और ज्यादा डिस्कस करना चाहिए। तो मास्टर यू यानी अलायंस लीडर जो होता है वो ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि मास्टर चू भी गायब हो चुके हैं, पिछले 1 साल से मोयोंग क्लैन के लोगों का उनके साथ कोई भी ताल्लुक वास्ता नहीं रहा, यानी कि उसे ढूंढ नहीं पा रहे। तुम्हारा फिश किंग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है। मास्टर चू गायब हो गया और उसके बाद ये कह रहे हैं कि फिश किंग के बारे में नहीं पता, क्योंकि फिश किंग तो मैं ही और 1 साल पहले मुझे तो डिमोनिक सेक्टर के लोगों ने मार दिया था। तुम्हारा फिश किंग उनसे कहता है कि कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि डिमोनिक सेक्टर के लोगों ने ये किया होगा। तो मास्टर यू से कहता है कि डिमोनिक सेक्टर के लोग अगर यहाँ पर अपीयर होते तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा हल्ला गुल्ला होता, बहुत सारा खून खराबा होता, और इस तरह से मास्टर्स के अचानक से गायब हो जाने के पीछे अगर डिमोनिक सेक्टर के लोग हैं तो फिर तो वाकई भी एक बहुत ही बड़ी न्यूज हो सकती है। और इस वक्त मुझे लगता है कि डिमोनिक सेक्टर के लोग जहाँ वो छुपकर यहाँ पर कोई ना कोई प्लान बना रहे हैं, यानी कि वो यहाँ पर हमारे जितने भी हाई लेवल के मास्टर्स हैं उन सभी को टारगेट कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे यहाँ पर कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो मास्टर यू से कहते हैं कि लड़की अगर यहाँ पर वाकई में डिमोनिक सेक्टर के लोग वापस आ गए तो मुझे लगता है कि फिर से यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। आज से पहले भी एक जंग हुई थी, लेकिन उस वक्त तुम शायद पैदा भी नहीं हुए होगे। तुम्हारे पैदा होने से पहले की बात है जब हम लोगों ने डिमोनिक सेक्टर से फाइट की थी। तो हमारा फिश किंग से कहता है क्या तुम यहाँ पर 5 ड्रैगन्स वार की बात कर रहे हो? तो वो से कहता है कि हाँ यहाँ पर 5 ड्रैगन्स वार की बात कर रहा हूँ, लेकिन शायद तुमने ये कहानी नहीं सुनी होगी। 5 ड्रैगन्स वार के अलावा भी एक और बैटल हुई थी, वो बैटल जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ म्यूनियम के ऑफिशियल्स को इस बारे में पता है। क्या तुम्हें पता है कि हमारे जितने भी हाई लेवल के एक्सपर्ट्स हैं सभी लोगों ने डिमोनिक सेक्टर का एक ग्रैंड मास्टर था उसके साथ फाइट की थी। वो ग्रैंड मास्टर एक बहुत ही पावरफुल इंसान था, इतना पावरफुल इंसान कि हमारे तीनों हीवंस और जितने पावरफुल लोग थे सभी लोगों ने मिलकर उसके साथ फाइट की, लेकिन एंड के ऊपर भी हम सभी लोग बहुत ही बुरी हालत में थे, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग वहां पर मारे गए थे और मैं भी उस वक्त वहीं पर था। मैं उस वक्त बहुत ज्यादा यंग था, लेकिन मैं अभी उन हीवंस के लेवल तक बिल्कुल भी नहीं था। मैं वहां पर सर्वाइव कर पाया उन हीवंस की वजह से। जब भी मैं यहाँ पर स्वॉर्ड गार्ड के बारे में सुनता हूँ कि वो सर्कुलेशन में ट्रेनिंग करने के लिए बैठा है, मुझे वो सारी की सारी बातें याद आ जाती है, क्योंकि स्वॉर्ड गार्ड भी उस वार का एक हिस्सा था। स्वॉर्ड गार्ड और बाकी के सभी लोगों ने मिलकर वहां पर उस ग्रैंड मास्टर के साथ फाइट
फाइट की थी। तो मास्टर यू से कहता है कि एक हिडन हिस्ट्री है जिसके बारे में अलायंस में किसी को नहीं बताया गया। मैं बस हमेशा अपने अलायंस के मेंबर्स के सामने इस बात का जिक्र करता हूँ क्योंकि मैं उस वार का बेयर विटनेस था। मैंने खुद अपनी आंखों से उस वार को होते हुए देखा है जहाँ पर 3 डिवाइन मास्टर्स जो थे वो एक ग्रैंड मास्टर के साथ फाइट कर रहे थे। यही वजह है कि मैं यहाँ पर हमेशा यही बात करता हूँ कि हमारे यंगस्टर्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या उस ग्रैंड मास्टर ने अपने पीछे अपने सक्सेसर्स को छोड़ा, अपने डिसाइपल्स को छोड़ा। क्योंकि अगर उसने अपने डिसाइपल्स को छोड़ा होगा या डिसेंडेंट्स को छोड़ा होगा तो मुझे लगता है कि अब उनकी उम्र भी तुम्हारी उम्र के बराबर होगी, क्योंकि ये फाइट जो थी वो आज से 20 साल पहले हुई थी और वो लोग जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने वाले अगर उनके पास उनके ग्रैंड मास्टर की टेक्निक्स होंगी। इसी वजह से तुम्हारे जैसे जूनियर्स के में बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम्हें यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना है और सिर्फ स्ट्रॉन्गर नहीं बनाना, इतना स्ट्रॉन्गर बनाना है कि तुम यहाँ पर हमारे स्वर्ग गार्ड के लेवल तक पहुंच जाओ। सेल्फिशली तुम्हें यहाँ पर यानी कि अपने बारे में सोचना होगा, दुनिया को बुलाकर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, अपने आप को ट्रेन करने के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ पर इस वार को जीत पाएंगे। और तुम इस मसले के बारे में भूल जाओ। मास्टर ओयांग के साथ जो कुछ भी किया और उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके बारे में हम लोगों ने पहले ही सोच लिया कि उसका हमने क्या करना है। अपने पर डाउट करने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि तुम फिश किंग के डिसाइपल हो। इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर वही रिस्पेक्ट मिलेगी जो कभी यहाँ पर फिश किंग को दी जाती थी। और मास्टर ओयांग जो है वो आगे अपनी बाकी सारी जिंदगी यहीं पर हमारी जेल के अंदर गुजारने वाला है। उसे यहाँ पर जेल में बंद कर दिया जाएगा। और मुझे बताओ कि क्या तुम यहाँ पर ड्रैगन फिनिक्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हो? अगर तुम हिस्सा लेने वाले तो जाओ जाकर रेस्ट कर लो, क्योंकि बहुत ही जल्दी कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा और फिर तुम्हें रेस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो फिर साथ ही उसे अपने साथ लेकर आते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ तुम्हारे क्वार्टर्स में। तो नेक्स्ट सीन में हमारा फिश किंग जो होता है वहाँ पर अकेला सोच रहा होता है, जहाँ पर ग्रैंड मास्टर ने उसे यहाँ पर 3 हीवंस और ग्रैंड मास्टर की फाइट के बारे में बताया था। तो जब उसे वहाँ पर उस फाइट के बारे में बता रहे होते हैं तो हमारा फिश किंग जो होता है वहाँ पर उनसे एक सवाल पूछता है। वो उनसे कहता है कि उस डिमोनिक पाथ के उस ग्रैंड मास्टर का नाम क्या था, क्योंकि हमारे फिश किंग को ऐसे किसी मास्टर का नाम याद नहीं आ रहा होता। तो उसे कहता है कि ग्रैंड मास्टर के बारे में क्या ही कहेंगे, उसका नाम क्या था, डिमोनिक पाथ के मास्टर को नाम की क्या जरूरत है। उस यहाँ पर हमें उसका नाम नहीं पता, बस इतना पता था कि वो एक बहुत ही पावरफुल मास्टर था। तो हमारा फिश किंग जो होता है उनसे पूछता है कि बताओ कि क्या वो मर गया, यानी कि क्या फाइट के बाद रिजल्ट क्या निकला, क्या उसे मार दिया गया। तो वो उसे कहता है कि हाँ उसको मार दिया गया, मैंने खुद यहाँ पर अपनी आंखों से उसे मरते हुए देखा था। हमारे मास्टर्स ने उसकी बॉडी के इतने टुकड़े किए थे कि वो दोबारा से रीजनरेट होकर या फिर रिइनकार्नेट होकर वापस ना आ सके। उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उसकी बॉडी को जला दिया गया, फिर साथ ही उसकी खाक को चारों इलाकों में जाकर फैला दिया गया, यानी कि हमारी पूरी म्यूरम के हर एक बड़े सिटी के अंदर जाकर हमने उसे फैला दिया ताकि उसकी खाक भी दोबारा से इकट्ठी होकर दोबारा से रिइनकार्नेट ना हो सके। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो ग्रैंड मास्टर दोबारा किसी भी तरीके से जिंदा होकर वापस ना आ सके। मैंने वहां पर इस बात को मेक श्योर किया था कि आने वाली म्यूरम में इस तरह का कोई ग्रैंड मास्टर वापस ना आ सके, चाहे वो यहाँ पर किसी भी तरीके से अपने डिसेंडेंट्स को लेकर, अपने डिसाइपल्स को लेकर या रिइनकार्नेट होकर। इसी वजह से हमने यहाँ पर उसकी बॉडी को उसको जलाकर उसकी एशेज को आसपास हर एक इलाके में जाकर फैला दिया था। तो हमारा फिश किंग जो होता है वहाँ पर उसकी जब बात कर रहा होता है तो वो काफी ज्यादा भावुक होता है, जिसकी वजह से उसका ओरा रिलीज होता है। तो फिश किंग कहता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर के बारे में बात करते वक्त भी वो अपनी इतनी ज्यादा पावरफुल किलिंग इंटेंट और ओरा को रिलीज कर रहे थे। मुझे लगता है कि वो ग्रैंड मास्टर वाकई में फॉर्मिडेबल होगा, यानी बहुत ही पावरफुल इंसान रहा होगा, जिसके साथ फाइट करते वक्त इन्हें भी यहाँ पर इतनी ज्यादा दिक्कत हुई और अब यहाँ पर बात करते वक्त भी उनकी इतनी पावर रिलीज हो रही है। तुम्हारा फिश किंग जो होता है वो ग्लियारे में चलता हुआ जा रहा था, तो उसी के साथ ही मास्टर बेक वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम लोगों की बात अच्छी रही? तो वो कहता है कि हाँ हमारी बात अच्छी रही, मुझे यहाँ पर उनसे बात करके काफी ज्यादा अच्छा लगा। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि उन्होंने यहाँ पर मेरे साथ सारी की सारी बातें की, तो क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर चलोगे, क्या तुम मुझे मेरे क्वार्टर्स तक छोड़ आओगे? तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे क्वार्टर्स तक छोड़ आता हूँ। और साथ ही वो उसे लेकर जाता है, उसके क्वार्टर्स के बाहर जाकर उसे कहता है कि ये लो ये तुम्हारे क्वार्टर्स हैं, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छे रूम का बंदोबस्त किया, जहाँ पर सनलाइट भी काफी ज्यादा अच्छी आती है। और साथ ही वो दरवाजा खोलता है और उसे कहता है कि प्लीज आप अंदर चले जाओ। और जैसे वो लोग अंदर आते हैं तो वहाँ पर पहले से कोई बैठा होता है। तो मास्टर बेक कहता है कि लड़की अब तुम कौन हो, जहाँ पर क्या कर रहे हो, ये रूम पहले से बुक्ड है। तो इसी के साथ में फिश किंग कहता है बेवकूफ इंसान, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। तो इसी के साथ ही वो छतरी पकड़कर वहाँ पर बैठा म्यूंगो होता है। तो म्यूंगो से कहता है कि ये जगह काफी ज्यादा बढ़िया और मुझे लगता है कि 2 लोगों के रहने के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई तुम्हें ढूंढने के लिए, तुम एक झूठे इंसान हो। तुमने मुझे कहा था कि यहाँ पर एक काम को पूरा करो, उसके बाद तुमने वादा किया था कि तुम मुझे अगला मूव सिखाओगे। अब बताओ कि क्या तुम यहाँ पर मुझे सिखाने वाले हो? तुम्हारा फेस किंग उसे कहता है कि बताओ कि तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर रुका हूँ? तो म्यूंगो से कहता है कैसे पता चलेगा, मैं रास्ते में आते हुए हर एक रेस्टोरेंट के अंदर गया, वहाँ पर नेम लिस्ट को चेक करता गया कि क्या यहाँ पर ली जिन योन के नाम से कोई रूम बुक है, और फाइनली मुझे यहाँ पर आकर पता चला कि यहाँ पर एक रूम है। तो म्यूंगो उसके सामने छतरी फेंकता है और उसे कहता है कि लो मैंने यहाँ पर 1 लाख बार उस छतरी को स्विंग कर लिया, 1 लाख बार से तो ज्यादा ही किया होगा, जहाँ पर रास्ते में आते हुए मैं ऐसे स्विंग करता रहा हूँ। अब जल्दी से बताओ कि क्या तुम मुझे अगला मूव सिखाओगे या फिर नहीं, क्या तुम अपने वादे को पूरा करने वाले हो भी या नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी के लिए आया हूँ, मैंने यहाँ पर बहुत ही लंबा सफर तय किया है तुमसे मिलने के लिए। तुम्हारा फिश किंग जो होता है वो हैरान परेशान वहाँ पर खड़ा होता है कि जो बेवकूफ तो वाकई में सीरियस हो गया। और इसी के साथ ही हमारा म्यूंगो से कहता है कि वहाँ पर खड़े खड़े किसका वेट कर रहे हो, तुम्ही ने कहा था ना कि मुझे यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहिए और उसके लिए तुम मुझे अगला मूव भी सिखाओगे, अब जल्दी से बताओ कि अगला मूव क्या है, अब जल्दी आ भी जाओ। तुम्हारा फिश किंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और मास्टर बेक से कहता है कि मास्टर बेक क्या यहाँ पर आसपास कोई अच्छी जगह है जो काफी ज्यादा खुली भी हो और काफी ज्यादा अच्छी भी हो ट्रेनिंग के लिए? तो मास्टर बेक उसे कहता है क्या तुम ट्रेनिंग करना चाहते हो? तो वो कहता है कि मैं खुद भी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ और इस बेकार इंसान को भी ट्रेन करना चाहता हूँ। और इसी के साथ वो अपने
अपने साथ उन्हें लेकर एक झरने के पास आता है। तो वो जगह काफी ज्यादा खुली होती है और साथ ही काफी ज्यादा खूबसूरत भी होती है। मास्टर बेक उसे कहता है कि ये एक अलग जगह है जहाँ पर म्यूरम अलायंस लीडर और बाकी के कुछ एल्डर्स जो है वो ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं। आज के लिए ये जगह पूरी तरह से खाली है, इसलिए तुम दोनों यहाँ पर बैठकर ट्रेनिंग कर सकते हो। ये जगह काफी ज्यादा खूबसूरत भी है। तुम्हारा फिस्किंग उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है अब तुम जाओ, हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे फिर वापस आ जाएंगे। तो फिस्किंग जो होता है वो एक खाली स्पेस के अंदर जाता है जहाँ पर हमारे म्योंगो को अगला मूव सिखाने वाला है। तो मास्टर बेक के वापस चले जाने के बाद म्योंगो से कहता है कि ये जगह वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है। तो मास्टर बेक जो होता है वहां पर से जब चला जाता है तो उसके चले जाने के बाद म्योंगो कहता है क्या बताओ कि तुम मुझे यहाँ पर क्या ट्रेन करने वाले हो और तुम खुद यहाँ पर क्या ट्रेनिंग करने वाले हो। तुम तो वैसे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें यहाँ पर लाइटनिंग के साथ पंचेस मारते हुए देखा था, फिर तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा ट्रेनिंग करने की क्या जरूरत है। तो फिस्किंग उसे कहता है बेवकूफ इंसान कहीं के, ट्रेनिंग कभी खत्म नहीं होती, कल्टीवेशन लिमिटलेस होती है, ये हमेशा आगे बढ़ती रहती है और हम लोग यहाँ पर कितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं होती। और मैंने यहाँ पर फिलहाल के लिए जिस व्हाइट लाइटनिंग 10 फेज आर्ट को मास्टर किया हुआ है वो एक डिफेंसिव आर्ट है और उस आर्ट के अलावा मुझे यहाँ पर फैंटम ब्लॉसम डिवाइन आर्ट को मास्टर करना होगा अपनी कमियों को कवर करने के लिए। तो उस बेचारे के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे तो यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखनी स्टार्ट किया, उसे क्या पता कि आर्ट्स के नाम भी होते हैं। तो वहाँ फिस्किंग जो होता है वहां से जंप करते हुए सामने एक पत्थर के ऊपर चला जाता है और उसे वहां पर जाने के बाद कहता है आप यहाँ पर गौर से देखो, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात तुम्हें ये दिखाने वाला हूँ। जबकि हमारा म्योंगो कहता है कि मुझे भी तो अपने साथ नीचे लेकर जाओ, क्या मैं यहाँ पर इतनी दूर से खड़े होकर देखूंगा। तो उसे कहता है कि हाँ वहीं पर खड़े होकर देखो क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। और साथ उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्यों दूसरी टेक्निक को सीखने वाला हूँ। और वो पाँव के अंदर अपना पाँव लगातार साथ ही अपनी थंडर पावर को रिलीज करता है। जब वो थंडर पावर को रिलीज करता है तो वो पानी के ऊपर ही खड़ा हो जाता है क्योंकि लाइटनिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। तो वो उसे कहता है कि मेरे पास यहाँ पर लाइटनिंग टेक्निक है। ये लाइटनिंग टेक्निक एक बहुत ही पावरफुल ऑफेंसिव टेक्निक है, यानी कि यहाँ पर किसी को भी अटैक करने के लिए टेक्निक को यूज किया जा सकता है, किसी को मारने के लिए इस टेक्निक को यूज किया जा सकता है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि एक ट्रू मार्शल मास्टर को जिसके पास यहाँ पर काफी सारा नॉलेज हो, यानी कि एक हाई लेवल का मास्टर हो और उसने मार्शल आर्ट्स कई सालों से सीखी हो, क्या उसके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ऑफेंसिव टेक्निक के साथ अपने आप को बचाया जा सकता है? नहीं, इस टेक्निक के अंदर काफी सारी खामियां हैं और इन खामियों के साथ मैं यहाँ पर इस टेक्निक के साथ ही उनको नहीं हरा सकता। अभी तक मैं जिन लोगों से फाइट कर चुका हूँ वो सारे के सारे नॉर्मल लेवल के मार्शल मास्टर्स थे, इसी वजह से उन सभी के अटैक्स को, उन्हीं की पावर को उनके खिलाफ यूज करके मैं हरा पाया हूँ। जैसे कि वहां पर क्रिम्सन रीपर जैसी वो मेरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा, मैंने उसी की टेक्निक को उसी के ऊपर दे मारा, यानी कि उसके हाथों को उसे अपनी टेक्निक के साथ ब्लॉक किया और उसी की पावर को यूज करके उसके ऊपर अटैक करता रहा हूँ। लेकिन अगर यहाँ पर एक रियल मास्टर होगा तो वो कभी मुझे ऐसा नहीं करने देगा, मुझे अपनी मार्शल आर्ट्स को एक्सप्लॉइट नहीं करने देगा। तो अब यहाँ पर फैंटम ब्लॉसम डिवाइन आर्ट की बारी आती है। मुझे यहाँ पर फैंटम ब्लॉसम डिवाइन आर्ट की जरूरत है जिसकी वजह से मैं इस खामी को कवर कर सकता हूँ। फिस्किंग उसे कहता है कि इसका अल्टीमेट सीक्रेट ये होता है कि फैंटम ब्लॉसम डिवाइन आर्ट जो होती है ये किस तरह की आर्ट होती है जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पर किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी की मदद से हम लोग यहाँ पर किसी भी चीज को टेलीकाइनेसिस से कंट्रोल कर पाएंगे। बिना हाथ लगाए अपनी एनर्जी के साथ हम लोग चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। बिना किसी चीज को टच किए मैं यहाँ पर वेपन्स की ट्रैजेक्टरी को चेंज कर सकता हूँ। फर्ज करो मेरे पर सामने से एरोज शूट हो रही है, मैं उन एरोज की ट्रैजेक्टरी को बेंड करके उनको दूसरी तरफ फेंक सकता हूँ या फिर किसी की स्वॉर्ड को मोड़ सकता हूँ अपनी एनर्जी के साथ, या फिर उसके हाथ उसका वेपन छीन सकता हूँ। अब जरा सोच कर देखो, अगर मेरी लाइटनिंग की के साथ मेरे पास ये टेक्निक आ जाए तो फिर तो यहाँ पर मैं पूरी तरह से एक मास्टर बन जाऊंगा। मैं दोनों साइडों से अपने आप को कवर कर सकता हूँ। मैं ऑफेंसिव के तौर पर पंचेस मार सकता हूँ, डिफेंसिव के तौर पर यहाँ पर अपनी फैंटम आर्ट को यूज कर सकता हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पर क्लोज रेंज कॉम्बैट मास्टर हूँ, इसी वजह से मुझे यहाँ पर ये आर्ट सीखनी ही पड़ेगी अपने डिफेंस के लिए। और साथ ही वहां पर उसके पास म्योंगो के पास एक पेड़ से वो एक डाली को उखाड़ता है अपनी टेक्निक के साथ, उसे खींचकर अपने पास लेकर आता है और उसे कहता है अब क्या तुम्हें कुछ समझ आए? तो म्योंगो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी जितनी बातें की उसमें से सिर्फ इतनी समझ आया कि तुम यहाँ पर जिस फैंटम आर्ट की बात कर रहे हो वो चोरों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की टेक्निक जो है वो खास तौर पर चोर यूज करते हैं कि दूर से किसी भी चीज के ताले को खोल दिया या फिर चीज को निकाल लिया। तुझे टेक्निक तो काफी ज्यादा कमाल की लगती है। तुम्हारा फिस्किंग जो होता है वहां पर उसे एक बिजली का झटका देता है जिससे म्योंगो ऊपर से नीचे गिर जाता है। तुम्हारा फिस्किंग उसे कहता है कि अपने दिमाग को सही जगह के ऊपर यूज करो, तुम यहाँ पर फिर भी वैसे ही ठग्स की तरह ही अपने दिमाग को यूज कर रहे हो। अब तुम कसीनो नहीं चला रहे बल्कि तुम यहाँ पर मार्शल आर्ट सीख रहे हो। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। फिर साथ में फिस्किंग उसे कहता है लेकिन चलो कम से कम तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया तो हुआ कि इस टेक्निक का मकसद क्या है, ये टेक्निक कर क्या सकती है। चलो खैर तुम इसके साथ चोरी कर लेना, लेकिन ये टेक्निक जो है ये काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है। फिर साथ ही उसे कहता है लेकिन मैं तुम्हें ये टेक्निक नहीं सिखाने वाला बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हें अगला मूव सिखाने वाला हूँ। तो इसी के साथ ही मैं म्योंगो से कहता है कि हाँ मुझे बताओ कि अगला मूव क्या होने वाला है। तुमने मुझे 1,00,000 बार कहा था कि मैंने उस छड़ी को घुमाना है, तो मैंने छड़ी को घुमा दिया। मेरे मसल्स जो है देखो पंप अप हो चुके हैं, यानी कि मेरे मसल्स वगैरह बन गए, लेकिन इसके अलावा मुझे यहाँ पर इसमें कोई खास चीज दिखाई नहीं दी। सिर्फ छड़ी को घुमाने से कौन किसी को मार पाएगा या फिर मार्शल आर्ट सीख पाएगा। तो वहां फिस्किंग उसे कहता है कि शायद तुम्हें इस बारे में आइडिया नहीं हुआ। मैं तुम्हें यहाँ
यहाँ पर स्वर्ड आर्ट के बारे में बताता हूँ कि एक स्वर्ड आर्ट कैसे बनती है। तो वो उसे कहता है कि जरा इस अम्ब्रेला की तरफ देखो। और माँ फिस्किंग वहां पर सोच रहा था कि मैंने यहाँ पर इस अम्ब्रेला को घुमाने के लिए इसलिए कहा था कि या तो ये इसे छोड़कर चला जाएगा या फिर यहाँ पर ये 1,00,000 बार इसको घुमाएगा, और अगर इसने 1,00,000 बार इसको घुमा दिया तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर पोटेंशियल है और जो मार्शल आर्ट सीख सकता है, और मैं यहाँ पर इसे मार्शल आर्ट सिखाऊंगा भी क्योंकि इसने यहाँ पर अपने वादे को पूरा किया है। तो माँ फिस्किंग उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुमने 1,00,000 बार जहाँ पर जो टेक्निक को घुमाया था उस 1,00,000 में से हर 3,000 या 5,000 या फिर 10,000 स्विंग्स में से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी स्विंग थी जो काम की थी, और वो एक ऐसी स्विंग थी जो काफी ज्यादा डिफरेंट थी। अब जरा अपने दिमाग में उसका नक्शा बनाओ, तुम जहाँ पर सोच कर देखो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक तलवारबाजी की आर्ट कैसे बनती है। जरा सोचो कि तुमने यहाँ पर उनमें से जो परफेक्ट स्ट्राइक लगाई सीधी वो कौन सी थी, फिर सोचो कि तुमने उसमें से जो परफेक्ट साइड कट लगाया वो कौन सा था, फिर सोचो कि तुमने जहाँ पर उसमें से जो परफेक्ट कट लगाया डाउनवर्ड वो कौन सा था। तो म्योंगो जो होता है वहां पर उसकी बातें सुन रहा होता है, साथ ही साथ वहां पर इमेजिन कर रहा होता है कि उसने यहाँ पर 1,00,000 बार अपनी छड़ी को घुमाया था और उसमें से उसने सीधा नहीं उसको घुमाया, कई बार उसने उसको यहाँ पर कट्स भी लगाए थे। तो वो कहता है कि यहाँ पर उनमें से अगर देखा जाए तो मैंने उसको यहाँ पर ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घुमाया, फिर सीधा घुमाया, फिर डाउनवर्ड घुमाया। तो वो कहता है अगर यहाँ पर इसे जोड़ा जाए तो ये तो एक आर्ट बन जाती है। तो वहां फिस्किंग उसे कहता है यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक या एक तलवारबाजी की टेक्निक को इसी तरह से बनाया जाता है। हम लोग यहाँ पर अपनी तलवार को घुमाते हैं और उसमें से जो मोस्ट प्रोफिशिएंट एफिशिएंट तरीके के साथ हम लोग एक चेन बनाते हैं, उस चेन को हम लोग तलवारबाजी की टेक्निक का नाम दे देते हैं। अगर तुम यहाँ पर 3-4 स्विंग्स को एक साथ जोड़ देते हो तो वो एक नई तलवारबाजी की टेक्निक बन जाएगी, लेकिन उसमें तुम्हें एफिशिएंट होना चाहिए कि तुम उस टेक्निक को बार बार परफॉर्म करो। अभी फिलहाल तुम्हारी टेक्निक के अंदर की पावर की कमी है क्योंकि तुम एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन पाए। अगर तुम इसके अंदर की पावर को यूज करोगे तो फिर तुम इस स्विंग के साथ एक पेड़ को भी काट पाओगे। प्रैक्टिस एक बहुत ही अलग चीज है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर रियल बैटल एक्सपीरियंस चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर रियल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किसी ऐसे ओपोनेंट के साथ जो कि यहाँ पर तुम्हारे सामने किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा हो। क्योंकि अगर तुम यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस के साथ बैटलफील्ड में चले जाते हो तो वहां पर तुम्हें समझ भी नहीं आएगी कब तुम यहाँ पर मारे गए हो। और म्योंगो जो होता है उसकी सारी बातें सुनने के बाद कहता है कि मुझे यहाँ पर समझ आ गई कि तुम यहाँ पर मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। मुझे तो लगा था कि मार्शल आर्टिस्ट जो है बस यहाँ पर ऐसे वैसे अपनी तलवार को घुमा देते हैं, लेकिन अब मुझे पता चला कि हर एक स्विंग के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। मुझे लगता है कि सभी मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं वो पागल होते हैं, उन्हें बस यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना और हर वक्त इसी वजह से वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। और मुझे लगता है कि मार्शल आर्ट्स को हासिल करना या फिर इसको सीखना ये भी एक अपने आप में पागलपन है। तो माया फिस्किंग उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर टफ टाइम नहीं देने वाला, मैं तुम्हें सिंपल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स दूंगा जिनके साथ तुम अपना डिफेंस कर पाओगे। म्योंगो से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे खास किस्म की टेक्निक नहीं देना चाहते, अगर तुम मुझे खास टेक्निक दोगे तभी तो मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बन पाऊंगा। तुमने तो कहा कि यहाँ पर इस दुनिया में बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट है जो कि नई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक के साथ अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं, तो क्या मैं किसी सेक्टर को जाकर ज्वाइन कर लूं जहाँ पर मैं उनकी टीचिंग्स को लेकर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकता हूँ। तुम्हारा फिस्किंग उसे कहता है कि सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर को ज्वाइन करने से, उस सेक्टर की रिनाउंड मार्शल आर्ट्स को मास्टर कर लेने से या फिर किसी ग्रैंड मास्टर से टीचिंग्स ले लेने से तुम कोई स्ट्रॉन्गर इंसान नहीं बन जाओगे। स्ट्रॉन्गर बनने के लिए तुम्हें यहाँ पर अपनी मेहनत लगेगी। स्ट्रॉन्गर बनना सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि तुम कौन सी मार्शल आर्ट्स को मास्टर कर रहे हो, तुम्हारे अंदर वो बात होनी चाहिए कि तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो। ये सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन अपनी जिंदगी को ज्यादा सीरियसली जीना चाहता है, यानी कि कौन अपने इस मसले को ज्यादा सीरियसली लेता है। अगर तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, तुम इस बात को सीरियसली लोगे तभी तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 30 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा म्योंगो भी यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट बन पाएगा या फिर नहीं।